अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। भाई आज की वीडियो बहुत स्पेशल है जिसके अंदर हम लोग एनईडी यूनिवर्सिटी 2026 के एडमिशन्स को डिस्कस करने वाले हैं कि वो तमाम बच्चे जो एनईडी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे आप गैप ईयर के ऊपर हैं, चाहे आप सेकंड ईयर के अंदर भी मौजूद हैं, चाहे आप ए लेवल्स के अंदर मौजूद हैं, चाहे आप फेडरल बोर्ड से अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट कर रहे हैं, आगा खान बोर्ड से कंप्लीट कर रहे हैं, तो एनईडी यूनिवर्सिटी के 2026 के एडमिशन्स कब अनाउंस हो रहे हैं। और इसके अलावा एक और चीज जो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि एनईडी का लास्ट 5 ईयर्स का मेरिट क्या था और इस साल का एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर मेरी इंटर के अंदर, ये ए लेवल्स के अंदर परसेंटेज इक्विवेलेंसी कम है, तो क्या मैं एनईडी के अंदर अच्छी फील्ड में जा सकता हूं। सर वो अगर मुझे कंप्यूटर की फील्ड नहीं मिलती तो फिर मैं किस फील्ड में एडमिशन लूं, कौन सी फील्ड इंटरेस्ट का बायस बनेगी। या फिर सर एक और क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा इंटरेस्ट किसी फील्ड में नहीं है, मैं कौन सी फील्ड को सेलेक्ट करूं। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी स्पेशल होने वाली है। इट इज जस्ट फ्रॉम द प्रोफेशनल जो कि खुद एनईडी का ग्रेजुएट रहा, जिसने एनईडी के अंदर एक बड़ा नाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी के अंदर कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो मेरा शागिर्द ना हो, मैं आपको गारंटी से बात दे सकता हूं। कि कोई भी दायरा जो आपसे क्लेम करता है ना उसकी एनईडी के अंदर पोजीशन है, दे आर जस्ट ब्लफिंग। सही है ना। उनकी एनईडी के अंदर 90 प्लस वाले 4 भी नहीं बैठे हुए होंगे। आपसे कोई दायरा अगर ये क्लेम करता है कि भाई हमारे फलाने बच्चे की एनईडी में पोजीशन थी ना, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे भी हमारे यूट्यूब से आके तैयारी कर रहे होते हैं। और कोई दायरा जो आपसे क्लेम कर रहा है कि उसकी एनईडी में पोजीशन है, आपने उससे पता है क्या सवाल करना है, उससे आपने सिर्फ ये बात पूछनी है एनईडी में कितने बच्चों का 90 प्लस स्कोर था। मुश्किल से 10 भी निकल आए तो बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस से 2025 के अंदर 131 बच्चों ने 90 या 90 ज्यादा का स्कोर किया था। अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी के आज भी जितने वाइस चांसलर हैं, आज भी जो चेयरमैन हैं, वो सारे मुझे पर्सनली जानते हैं और एनईडी के एक एक टीचर मुझे जानते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एनईडी मेरा अपना घर है। तो एनईडी के अंदर मेरा किरदार ये है, कोई इदारा जो आपसे क्लेम करता है ना उसकी एनईडी के अंदर पोजीशन है ये है, उनसे सिर्फ ये बात कहिएगा सर हाशिम के साथ एक विजिट कर लीजिए एनईडी का, आपको लग पता जाएगा कि भाई एनईडी के अंदर आपकी ग्राउंड प्रेजेंस क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह जबरजल एनईडी के अंदर मेरा इतना बड़ा एक काम है कि आज भी मेरे पास जो मेरे असतज़ा हैं उनकी तरफ से बड़े अच्छे मैसेजेस आते हैं। तो मैं आपको वो डिटेल्स भी शेयर करना चाहूँगा कि एनईडी 2026 के एडमिशन्स के ऊपर मेरे पास क्या अपडेट है, मैं वो भी ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले नंबर के ऊपर इफ़ वी अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि एनईडी 2026 के एडमिशन्स के हवाले से बेटा ये वीडियो बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम इन तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहले नंबर के ऊपर एनईडी 2026 के एडमिशन्स, दूसरे नंबर के ऊपर एनईडी के अंदर लास्ट 5 ईयर्स का मेरिट, तीसरे नंबर के ऊपर कौन सी फील्ड अच्छी है कौन सी नहीं है, उसके ऊपर मैं आपको अपना बैकग्राउंड भी से डिफाइन बैक कर रहा हूँ। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक इंट्रोडक्शन। माय नेम इज इंजीनियर मोहम्मद हाशिम ज़िया। आई डिड माय बैचलर्स इन द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम द एनईडी यूनिवर्सिटी। अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी मेरा अपना घर है। सही है। इसके अलावा देन आई वर्क फॉर द जीएसके, इट इज ग्लोबल स्मिथ क्लाइंट, दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी। कभी आपने पैनाडोल वगैरह अगर खाई हो तो मैंने उसके इदारे के अंदर काम किया। आई वाज मैनेजिंग द सप्लाई चेन ऑफ द इजिप्ट, अल्जीरिया, लेबनान एंड जॉर्डन। एंड देन आई गॉट द देन अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल आई गॉट द स्कॉलरशिप फ्रॉम द टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी। देन आई मूव टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स, वहां पे जाके मैंने मेरा मास्टर्स कंप्लीट करा। एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह फुल टाइम वापस अपने इदारे को दे रहा हूँ। इस इदारे को बड़ी मेहनत से हम लोग ने डेवलप किया, जहाँ पे आज पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास से बच्चे पोजीशन सिक्योर करते हैं। सिर्फ एनईडी के अंदर नहीं, नस 2026 की पहली पोजीशन, नस 2025 की पोजीशन, चाहे जीआईके की पोजीशन, चाहे फास्ट की पोजीशन, चाहे एमडी कैट के अंदर पूरे पाकिस्तान से फर्स्ट पोजीशन, वो हमारे इदारे का उसके ऊपर बड़ा काम है। और इदारे ने अल्हम्दुलिल्लाह उसको सस्टेन किया और इदारे ने अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल इतनी मेहनत हम लोगों ने करते हैं कि हमारे पास से हर यूनिवर्सिटी के अंदर, हर बोर्ड से पोजीशन आती हैं। इसके अलावा बिजनेस यूनिवर्सिटीज की अगर बात करें तो आईबीए के अंदर चौथी पोजीशन 2025 के अंदर हमारे पास से आई, आईबीए 2024 की फर्स्ट पोजीशन हमारे पास से आई एंड सो ऑन। तो बताने का मकसद ये कि हमारी एक बड़ी इसके ऊपर वर्किंग है। मगर एनईडी की जब बात आती है तो एनईडी तो मेरा अपना घर है। एनईडी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई बीट नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह ताला की ज़ात से हमें उम्मीद है, क्योंकि हम मेहनत जो हम करते हैं, जो हम एफर्ट्स करते हैं, उसके अंदर बेतहाशा बच्चे पूरे पाकिस्तान से, पूरे सन से एनईडी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। और लास्ट ईयर के अगर मैं आपको सिर्फ स्टेट्स दिखा दूं ना बेटा, तो ये इदारे वालों को शर्म आनी चाहिए जो 70,000 रुपए चार्ज करते हैं। लास्ट ईयर एनईडी के अंदर हमारे बैचेस से 131 से ज्यादा बच्चों ने एनईडी के अंदर टॉप पोजीशंस ली। 131 से ज्यादा बच्चों ने। तो अगर बाकी इदारों से 5-5, 6-6 भी पोजीशन या 90 प्लस वाले आए थे तो जाहिर सी बात है उनको शर्म आनी चाहिए। और सारे बच्चे हमारे बैच के थे, नॉट द यूट्यूब वन। तो सारे हमारे बैच के थे। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम ये बात बहुत धड़ल्ले से कहते हैं कि एनईडी के अंदर जो भी बच्चा बैठा है वो हमारा कभी ना कभी शागिर्द रहा है। सही है। तो जो बैच के अंदर बैठे हैं वो तो अलग है ही हैं, बाकी यूट्यूब वाले भी होते हैं जो कि किसी कोचिंग के अंदर पैसे देके फंस जाते हैं, इतने महंगे महंगे कोचिंग के अंदर, एप्लीकेशंस के अंदर, उसके बाद भी पढ़ते वो हमारे पास से ही है। कालों से होशियार रहना जो कि आपको गलत गाइड करें। सही है ना बेटा। मैं स्टार्टिंग के अंदर हमेशा बात कहता हूँ, क्योंकि भाई बच्चे फिर बाद में परेशान होते हैं, बच्चे बाद में फिर रोते हैं कि सर एनईडी में एडमिशन हासिल नहीं कर सके। उसके पीछे रीजन ये कि बेटा ब्रो यू वर गेटिंग द गाइडेंस फ्रॉम द रॉन्ग पर्सन। उसके पीछे रीजन क्या है कि बच्चे गलत जगह से गाइडेंस लेते हैं। नॉर्मली जो आपको गाइड करने वाले होते हैं वो नॉर्मल सिर्फ टीचर्स होते हैं जिन्होंने बीएस एमएस इंग्लिश किया हुआ है या बैठ के किसी जगह से केमिस्ट्री की तालीम करी हुई है। उन्होंने ना तो कभी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करी है, ना उन यूनिवर्सिटीज के एडमिशन के गाइडेंस का उनको प्रॉपर्ली आइडिया है। मेरी वीडियोस को बैठ के सर्च करके आपको गाइड कर रहे होते हैं। सो द पॉइंट इज दैट कि यू शुड रिमेंबर दिस थिंग कि आप कहां से गाइडेंस ले रहे हैं, आपको इस बारे में बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। खैर,
इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर लेते हैं। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर दी एनईडी यूनिवर्सिटी, एनईडी क्या है? एनईडी हजारों इस कौम के बच्चों का एक ख्वाब है। वो ख्वाब जिसकी ताबीर करने के लिए हर साल कई हजार बच्चे लगते हैं, निकलते हैं अपने घरों से, मगर कुछ खाली उस मंजिल को जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि एनईडी के अंदर जो आपको फैसिलिटीज मिलती हैं, एनईडी के अंदर जो आपको क्वालिटी मिलती है, एनईडी के अंदर जो आपको फीस स्ट्रक्चर मिलता है, वो बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज के मुकाबले में बिल्कुल पीनट्स है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी सिर्फ 3 है आपके पास, और बाकी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर 1 साल की कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई तकरीबन 4 लाख की है। नस के अंदर चूंकि एक सेमेस्टर की फीस 2 लाख रुपए है, फास्ट में एक सेमेस्टर की फीस 2 लाख रुपए है, जीआईकेआई में 1 साल की फीस 8 लाख रुपए है, उसी सेम डिग्री की। तो बताने का मकसद ये कि कंपटीशन लेवल हद से ज्यादा है। अच्छा, ये सवाल इंतहाई फजूल होता है कि सर अभी कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट करें? आप टेस्ट सबके दो, मगर अफोर्डेबिलिटी भी बड़ी मैटर करती है कि आप कहाँ अप्लाई कर रहे हो। दैट्स द रीजन कि जब बच्चा एनईडी को टारगेट करता है तो भाई एनईडी एक तो अफोर्डेबल ऑप्शन है, सेकंड नंबर के ऊपर आपके पास कंपटीशन लेवल इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि पाकिस्तान के तमाम टॉप ब्रेन जो सिंध लेवल का, कराची लेवल का, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी तो डोमिसाइल का फैक्टर बड़ा इन्वॉल्व होता है, तो मेजोरिटी बच्चा सिंध से या कराची साइड से उसका ख्वाब एनईडी में जाना होता है। मिडिल क्लास फैमिली का ख्वाब होता है एनईडी के अंदर जाना, क्योंकि वहां पे आपको सेम कोर्स स्ट्रक्चर आपको साल का 60,000 रुपए के ऊपर पड़ता है, जबकि वही सेम स्ट्रक्चर आपको फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, एक तो है भी भैंस कॉलोनी के ऊपर फास्ट यूनिवर्सिटी, कराची से तकरीबन आउटस्कर्ट्स के ऊपर है, उसके अलावा सिर्फ जाने आने की कॉस्टिंग 50-60 हजार रुपए आपके साल के लग जाएंगे, 50-60 हजार रुपए, क्योंकि महीने की आपकी पॉइंट की फीस तकरीबन 20-22 हजार रुपए के आगे का खर्चा पड़ रहा होता है। तो बताने का इशू क्या है? बताने का मकसद ये कि भाई अगर आप एनईडी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा मिलेगा। पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में शुमार होती है, एलुमनाई नेटवर्क दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट एलुमनाई नेटवर्क है। सिंस ये बात आपको बेटा कोई नॉर्मल बंदा नहीं बताएगा, मैं खुद एनईडी का हूं, मैंने एनईडी की इंटरनेशनल एलुमनाई कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया वॉशिंगटन के अंदर। नेक्स्ट ईयर ये मेरे ख्याल में कनेटिकट के अंदर हो रही होगी। तो बताने का मकसद ये है कि भाई एनईडी का एलुमनाई नेटवर्क दुनिया की हर पर्टिकुलर फर्म के अंदर बैठा हुआ है, फर्म के अंदर हर जगह पे आपको एनईडीएन मिलेगा। उसके पीछे रीजन यही है कि एनईडी 100 साल पुराना एक लेगेसी को लेकर चल रही है, 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, जहां पे फीस स्ट्रक्चर भी आपको कम है। आपको शायद उस तरह का एक लेविश माहौल नहीं मिलेगा जिस तरह का रेड कार्पेट माहौल आपको फास्ट में या नस्ट में मिलता है या जीआईके में मिलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप पैसा भरते हैं, पैसा फेंक तमाशा देख, मगर आपको कंपटीशन लेवल और आपको फैसिलिटीज उसी लेवल की मिलेंगी जिस तरह आपको बाकी यूनिवर्सिटी में मिलती हैं। बिल्कुल आपको एयर कंडीशन मॉल नहीं मिलेगा, कोई मसले की बात नहीं, एयर कंडीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 साल की तालीम हासिल करना इंपॉर्टेंट है, और उस तालीम की बेसिस के ऊपर दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज से एक्सेप्टेंस हासिल करना इंपॉर्टेंट है, और वो आप इजीली कर सकते हो। ये बात आपको वो बंदा बता रहा है जिसने दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और मेरे पास हर जगह से एक्सेप्टेंस थी, एनईडी की बेसिस के ऊपर ही। एनईडी की बेसिस के ऊपर आप तमाम के तमाम जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज है वहां जा सकते हो। तो भाई आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो रिमेंबर दिस थिंग, वहां पे डिफिकल्टी लेवल बड़ा मैटर करता है। तो एनईडी के अंदर एक डिफिकल्टी लेवल है, एक कंपटीशन लेवल है, एक आपके पास। इसके अलावा एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको सबसे बड़ा फैक्टर ये मिलता है कि टेस्ट करीब है, तो उसकी तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी है। सबसे पहले नंबर के ऊपर अगर हम एनईटी के 2026 के एडमिशन्स के बारे में बात करें, तो मेरी कल ही एनईटी यूनिवर्सिटी के एडमिशन कमेटी के एक बड़े मौजूद मेंबर से बात हो रही थी कि वो तमाम बच्चे जो एनईटी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं, वो चाहते हैं कि एनईटी में उनका एडमिशन हो। तो एनईटी 2026 के एडमिशन्स के जो फॉर्म्स आपके पास लाइव हो रहे हैं, फॉर्म्स, टेस्ट नहीं, फॉर्म्स फरवरी एंड से हो रहे हैं, मार्च के अंदर हो जाएंगे, यानी कि रमजानों के अंदर आपके पास एनईटी के एडमिशन फॉर्म्स आ जाएंगे। एनईटी के जो एडमिशन फॉर्म्स होते हैं ऑनलाइन होते हैं, सिंपल तरीके से एनईटी की वेबसाइट पर जाके आप अपना पोर्टल आईडीज वगैरह साइन अप करते हैं, उसके बाद आप एडमिशन फॉर्म को फिलअप करते हैं। वो सारी चीजें मैं आपको गाइड करूंगा वक्त के साथ साथ। मगर सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि मेरी कल ही एनईटी यूनिवर्सिटी के एडमिशन कमेटी के एक बड़े मौजूद मेंबर से अल्हम्दुलिल्लाह बात हो रही थी, जिसके अंदर हमने बात, उन्होंने मुझे बताई कि एनईटी 2026 के जो एडमिशन फॉर्म्स हैं वो इंशाल्लाह ताला आपके पास फरवरी एंड के अंदर, फेब एंड नहीं तो मार्च स्टार्ट के अंदर आपके पास अनाउंस होंगे। मार्च फाब में आपको अब गलत लोग गाइड कर रहे होंगे फरवरी में टेस्ट आ गया, हालांकि फरवरी में टेस्ट हो नहीं सकता बेटा, क्योंकि नॉर्मली एनईटी 1.5 से 1 महीने का टाइम आपको प्रोवाइड करता है टेस्ट का फॉर्म फिल करने के अंदर। तो अगर जनवरी में फॉर्म आते हैं तो फिर आपके पास फरवरी या मार्च में टेस्ट हो सकता है, मगर अभी एनईटी के टेस्ट फरवरी के अंदर आएंगे, ये बात मैं आपको ऑफिशियल सोर्स से कोट करके बता रहा हूं। तो एनईटी के जो आपके पास टेस्ट के फॉर्म्स लाइव होंगे, फॉर्म आपके पास सिर्फ आएंगे वो फरवरी मार्च के अंदर आएंगे। जबकि एनईटी का जो पहला राउंड हमारे पास आ रहा है, एनईटी का जो राउंड नंबर 1 आपके पास आ रहा है, मैंने आप लोगों को बहुत पहले से प्रेडिक्ट किया हुआ था, ये अप्रैल मई के अंदर आएगा। एनईटी यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट राउंड आपके पास आ रहा है, इट विल बी कमिंग इन दी अप्रैल मई। तो खुदारा तैयारी को अभी स्टार्ट कर दीजिए, तैयारी को डिले मत करिए, आप अभी भी तैयारी स्टार्ट करके अच्छी पोजीशन ले सकते हैं। देखो इन तमाम बच्चों की शक्लें दिखाने के पीछे मोटिव ये नहीं होता कि मैं इन बच्चों को खाली प्रमोट कर रहा हूं, तो नहीं, मैं जानता हूं कि इनमें से कई बच्चे बहुत नॉर्मल मुतवसत तबके से बिलोंग करते हैं। एनडीटी के अगर लास्ट 4 इयर्स की मैं पोजीशंस की बात करूं, तो भैया इस साल तो खैर 131 पोजीशन आई हैं, तो हम उसका तो बना नहीं सकते थे। तो लास्ट 4 इयर्स के अंदर हमारे पास जिन बच्चों ने टॉप किया था, इनमें से
2 बच्चे ऐसे भी हैं जिनके बारे में मैं पर्सनली जानता हूँ कि उनके पास एक रिक्शे तक का किराया नहीं होता था। मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। तो पॉइंट इज़ दैट कि भाई ये बच्चे आप जैसे घरों से बिलॉन्ग करते हैं। मगर इनमें एक चीज़ खाली एक ऐसी है जो कि आप में नहीं है या अभी तक आप में नहीं आ सकी और वो है कि इन्होंने नो कहना सीखा दावतों को, इन्होंने नो कहना सीखा फैमिली फंक्शंस को, इन्होंने पढ़ाई को सीरियस लेके अभी से पढ़ना स्टार्ट किया। तो इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट द एनईडी यूनिवर्सिटी, अगर आप वाक़ई में सीरियस हैं एनईडी यूनिवर्सिटी को लेकर, तो खुदारा आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है। तो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर जो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि एनईडी के जो एडमिशन फॉर्म्स हैं, ये आपके पास फ़ेब मार्च के अंदर आ जाएँगे रमज़ानों के अंदर। और उसके बाद एनईडी यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट नंबर 1 कंडक्ट हो रहा है, ये आपके पास इस दफ़ा अप्रैल मई के अंदर कंडक्ट होगा। खुदारा ये चीज़ ज़हन में रखें, तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दें। अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी, आप ज़्यादती कर रहे हैं अपने साथ। क्योंकि बेटा देखो यूनिवर्सिटी के एक-एक टेस्ट की फीस 4-4 हज़ार रुपए, 5-5 हज़ार रुपए होती है। आपने यूनिवर्सिटी का टेस्ट देके सिर्फ पैसे ज़ाया नहीं करने। ज़ाहिर-सी बात है आपने उस टेस्ट को अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म करना है। आपने उस यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर अच्छे तरीके से एस करना है। आपने उस यूनिवर्सिटी के टेस्ट को क्लियर करना है। आपके माँ-बाप के पैसे बड़े कीमती हैं। तो मैं अक्सर बच्चों को बात बताता हूँ, बात समझते नहीं हैं। मैं उनको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई यूनिवर्सिटी के सिर्फ टेस्ट को देके पैसे ज़ाया नहीं करने। उस टेस्ट में अच्छा परफ़ॉर्म भी करना है और परफ़ॉर्म करने के लिए एक लाज़मी है कि आप उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट करें। आप ऑलरेडी हद से ज़्यादा लेट हैं। क्योंकि जो बच्चे ये समझ रहे हैं ना सर अगर मैं इंटर के बाद के पेपर एनईडी का टेस्ट दे दूँ, तो एनईडी यूनिवर्सिटी का जो राउंड नंबर 2 का टेस्ट कंडक्ट होगा, ज़रा गौर से बात समझिएगा। एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 2 का जो टेस्ट कंडक्ट होगा, ये आपके पास सिंपल तरीके से जून के स्टार्ट में कंडक्ट हो जाएगा और आपके मई के एंड के अंदर, मई के मिड के अंदर आपके इंटर के ए लेवल्स के पेपर्स होंगे। फिर पेपर्स के बाद आपके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। तो आपके पास मुश्किल से 4 से 5 दिन का टाइम बचेगा सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड की तैयारी करने का, जो कि इम्पॉसिबल है कि आप परसेंटेज को हासिल कर सकें। याद रखिएगा एनईडी के अंदर सिर्फ आपको टेस्ट क्लियर नहीं करना, एनईडी पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटी के अंदर शुमार होती है। पाकिस्तान के अंदर मिडिल क्लास फैमिली के लिए एनईडी एक जन्नत है, क्योंकि वही सेम कोर्स आपको जो जीआईके आई है 9 लाख रुपए साल के ऊपर कवर करवा रही है, फास्ट यूनिवर्सिटी साल के 4 लाख पे कवर करवा रही है, नस साल के 4 लाख पे कवर करवा रही है, आईबीए 8 लाख पे कवर करवा रहा है, लम 16 लाख के ऊपर से 10 लाख के दरमियान पे कवर करवा रहा है। तो बताने का मकसद ये कि भाई एनईडी के अंदर सबसे ज्यादा बच्चा क्यों अप्लाई करता है, ये बात कोई नहीं आपको बताएगा, कोई आपको नहीं बताएगा। मैं आपको बताता हूँ एनईडी में मेजॉरिटी बच्चा इसलिए अप्लाई करता है, कंपटीशन लेवल ज्यादा होता है। आपको इस मुल्क के सबसे अच्छे ब्रेन्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको जो कंपटीशन लेवल वहां पे मिलता है किसी और यूनिवर्सिटी में आपको फेस करने को नहीं मिलता। इसके अलावा वहां पे आपको एनईडी के अंदर आपको बिल्कुल लेवल स्टाइल नहीं मिलेगा जिस तरह नस के अंदर या और जगहों पे आपको लेवल स्टाइल मिलेगा। उसके पीछे रीजन क्या है भाई, नस के अंदर या जीआईके के अंदर या फास्ट के अंदर आप पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात है, क्योंकि साल की फीस 4-4 लाख रुपए, एक सेमेस्टर की फीस 2 लाख रुपए, तो साल के 4 लाख रुपए बन गए। जबकि एनईडी के अंदर वही कोर्स आपको 60 हज़ार रुपए के ऊपर पड़ेगा साल के। तो दैट्स द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ द यूनिवर्सिटी, दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। बताने का मकसद ये है कि भाई इसीलिए एनईडी के अंदर बहुत सारा बच्चा अप्लाई करता है। आप जिस दिन एनईडी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने के लिए जाओगे, आप देखोगे जो एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर मेन जो आपका कैंपस होगा, वहां पे यूनिवर्सिटी रोड पूरी ब्लॉक हुई हुई होती है। इतना बच्चा आया हुआ होता है, इतना बच्चा आया हुआ होता है। तो आपको खुदारा तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अक्सर लोगों को ये बात नहीं मालूम होती। इसीलिए मैं आपको गाइड करना चाहूंगा कि तैयारी अभी से अपनी शुरू करिए। अभी आपके पास टाइम अभी भी अवेलेबल है, अभी आप तैयारी स्टार्ट करिए। क्योंकि अगर आप मई के बाद सोच रहे हैं कि सर मैं तो सिर्फ राउंड नंबर 2 दूंगा, मैं एक बहुत कॉमन मिथ को यहाँ पे बस कर दे, तो बेटा मैं यहाँ पे कॉमन मिथ को आपके लिए जो है ना बस्ट आउट कर देता हूँ। अक्सर बच्चों के ज़हनों में कॉमन मिथ होती है कि सर मैं तो सिर्फ एक ही राउंड में अप्लाई करूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो भाई अगर आप सिर्फ एक राउंड पे अप्लाई करोगे ना, आप अपना 90% चांस ऑफ एडमिशन कैंसल आउट कर रहे हो। क्योंकि एनईडी के अंदर एक साल में तकरीबन 20-30 हज़ार बच्चा अप्लाई करता है पूरे कराची से, 20-30 हज़ार बच्चा। और एनईडी के अंदर जो सीट्स अवेलेबल है, 1400 सीट्स अवेलेबल है रेगुलर कैटेगरी के ऊपर। 1400 बच्चों के लिए, 1400 सीट्स के लिए कराची की 3.5 करोड़ की आबादी जो है ना उसके ऊपर कम्पीट करती है। इसके अलावा फिर इंटीरियर सिंध का कोटा अलग है, इंटीरियर सिंध की सीट्स अलग एंड सो ऑन। तो बताने का मकसद ये है कि भाई आपके पास इसके अलावा ऑप्शंस नहीं है। अगर आप में से कोई बच्चा अभी भी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं हुआ, मैं आपको रियलिटी चेक दे देता हूँ। रियलिटी चेक क्या है, इस पूरे मुल्क के अंदर आपके पास मुश्किल से अच्छी गवर्नमेंट सेक्टर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज कितनी होंगी? चलो गवर्नमेंट, अगर मैं सिर्फ गवर्नमेंट की बात करूं तो अच्छी गवर्नमेंट सेक्टर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी सिर्फ 3 है। एनईडी है, मेरान है, यूईटी है। मेरान और यूईटी के अंदर कराची का डोमिसाइल होल्डर एडमिशन नहीं ले सकता, आपको बात मालूम नहीं होगी। यूईटी के अंदर सिंध का डोमिसाइल होल्डर एडमिशन नहीं ले सकता। मेरान आपके पास जो इंटीरियर सिंध का डोमिसाइल होल्डर है, इंटीरियर सिंध के बोर्ड का बच्चा है, उसकी एनईडी के अंदर इतनी ज्यादा सीट्स नहीं है, सीट्स हैं बट कम है। तो बताने का मकसद ये कि कंपटीशन लेवल इसलिए भी ज्यादा होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी में चूंकि फीसेस कम होती हैं, तो बहुत बच्चा अप्लाई करता है, तो वहां पे कोटा सिस्टम होता है, सीट्स लिमिटेड होती हैं। सेकंड नंबर के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, वो ये है कि भाई यूनिवर्सिटीज की फीसें इतनी ज्यादा हैं, यूनिवर्सिटीज की फीसें इतनी ज्यादा है, तो हर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते। तो आप सिर्फ यूनिवर्सिटी के टेस्ट भी अगर दे रहे हो, तो आपने लाजमी तौर पर कम से कम 2 टेस्टों को देना है। हम क्यों बार बार बच्चों को
रिकमेंड करते हैं कि भाई राउंड नंबर 1 जो अप्रैल मई के अंदर आ रहा है, आप आज दिसंबर की 21 तारीख के ऊपर खड़े हुए हो और दिसंबर की 21 तारीख से लेके आपके पास पर्टिकुलरली जो एनईडी का राउंड नंबर 1 है मुश्किल से 4 महीने दूर है। तो भाई आज आप अगर दिसंबर के अंदर खड़े हुए हो, तो दिसंबर से लेके इस पर्टिकुलर दिसंबर के महीने से लेके आपके पास जो एनईडी का राउंड नंबर 1 की टेस्ट की डेट्स आ रही हैं, इट्स जस्ट राउंड द कॉर्नर। आपके पास आपको पता भी नहीं चलेगा कि बीच के अंदर अभी आपके स्टैंड अप स्टार्ट्स होंगे, अभी आपके प्रीलिम स्टार्ट होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा टाइम कैसे गुजर गया और आपके पास राउंड नंबर 1 सर पे खड़ा हुआ होगा। तो दोनों राउंड्स देने का फायदा क्या होता है? अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर एनईडी के दोनों राउंड्स हम क्यों दें? भाई उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि भाई जब आप प्रॉपर्ली तैयारी कर रहे हैं हमसे, तो भाई हम आपको तमाम पास्ट पेपर्स भी कवर करवाते हैं, जो रीसेंट ईयर्स के मॉड्यूल्स हैं, रीसेंट ईयर के एनईडी के पेपर्स में क्वेश्चंस हैं, वो सब भी कवर करवाते हैं। इसके अलावा लाइव क्लासेस के ऊपर आपकी कंप्लीट तैयारी कवर अप करवाते हैं। इसके अलावा मल्टीपल टाइम कोर्स रिवाइज करवाते हैं, ताकि आप राउंड 1, राउंड 2 दोनों के लिए तैयार हो जाओ। एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर जो 2 राउंड्स होते हैं, इनका सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि भाई आपका बेस्ट ऑफ 2 स्कोर काउंट होता है, यानी कि आपके पास एक राउंड 1 है और एक राउंड 2 है। तो भाई लेट्स सपोज एक बच्चा है जिसने राउंड 1 के अंदर 75 का स्कोर किया। अब अगर वो सिर्फ एक राउंड दे रहा है तो उसका 75 का स्कोर काउंट होगा और यकीन मानिए उसको एडमिशन भी नहीं मिलेगा। 75 इज अ वेरी लिमिटेड स्कोर। यू मस्ट एम फॉर 90 प्लस और 90 प्लस लेना सिंपल है। भाई हमारे बच्चों ने प्रूव किया, किसी बेकार एप्लीकेशन से आप तैयारी नहीं कर रहे ना, किसी बेकार इदारे से तैयारी कर रहे हैं जहां पे गाइडेंस देने वाले इंग्लिश के टीचर हूं, केमिस्ट्री के टीचर हूं। भाई ऐसे इदारों के अंदर ना तो प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं, ना उनका कोई तजुर्बा है उस फील्ड के अंदर। हमारे पास से जब बच्चा तैयारी करता है तो जाहिर सी बात है फिर रिजल्ट कुछ इस तरीके का दिखता है। ये बच्चे आप जैसे घरों से बिलोंग करते थे, इनमें ये किसी के सेठ के बच्चे नहीं है, होंगे इनमें से कुछ ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे ही, मगर मेजॉरिटी बच्चे नॉर्मल घरों से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर ये पोजीशन लेकर आ सकते हैं तो आप भी लेकर आ सकते हो। तो आपका जो एम होना चाहिए हमेशा, वो आपका एम होना चाहिए कि आपने मैक्सिमम को टारगेट करना है। तो अगर आप राउंड नंबर 1 में कम स्कोर करते हो तो फिर राउंड 2 देने का देखो फायदा क्या होता है। आपका चूंकि बेस्ट ऑफ 2 स्कोर काउंट हो रहा है, जब आप राउंड नंबर 1 का एग्जाम देते हो तो भाई जाहिर सी बात है जब हमसे तैयारी कर रहे हो तो हम आपको आपकी गलतियां बताते हैं, हम आपको बताते हैं आपने कहां पे डिफिकल्टी के ऊपर आपने आपको कहाँ डिफिकल्टी हो रही है, कहाँ पे आप चीज़ों को इंप्रूव कर सकते हो। मैं ऐसे-ऐसे इदारों को भी जानता हूँ क्योंकि हमने बड़े ग्राउंड लेवल से अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों को स्टार्ट किया। एक बड़ा मशहूर इदारा है, मैं नाम नहीं लेता। बच्चे ने आके बताया कि सर मेरे जो है ना एक फलाने एग्ज़ाम के अंदर उसके राउंड नंबर 2 के अंदर मेरे नेट नंबर 2 में बता देता हूँ, नेट नंबर 2 के अंदर मेरा स्कोर आया था न 90 का, नेट नंबर 4 के अंदर 89 का। तो मैंने आप उनसे बच्चे से पूछा कि भाई आपने क्या उस इदारे से गाइडेंस नहीं ली थी? आपने उनसे पूछा नहीं था कि भाई जब राउंड नंबर 2 के बाद आपका इतना कम स्कोर था, तो उन्होंने आपको क्या गाइड किया था? सर उन्होंने तो कुछ गाइड ही नहीं किया था, बस सिर्फ हमसे मार्क्स पूछ लिए थे। मतलब दैट्स द लेवल ऑफ देयर डेडिकेशन। ऑन दी अदर हैंड हम बच्चों को एक बात साफ तौर पे बताते हैं कि भाई आपने राउंड नंबर 1 में जो जैसा भी परफॉर्म किया, आप राउंड नंबर 1 लाज़मी तौर पे दो। उससे फ़ायदा ये मिलता है कि भाई आप राउंड नंबर 2 के लिए फिर फुली प्रिपेयर होते हो। क्योंकि राउंड नंबर 1 का जो एक्सपोज़र होता है कि बिल्डिंग कैसी थी, माहौल कैसा था, कॉन्फिडेंस कैसा आपने फेस किया, आपने प्रेशर कितना फेस किया, आपने पर्टिकुलरली किस तरीके के एटमॉस्फेयर को फ़ील करा, ये तमाम चीज़ें भी मैटर करती हैं। ये बातें कोई आपको एप्टीट्यूड में नहीं बताएगा क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उनके पास वो गाइडेंस नहीं होती। उन्होंने खुद कभी किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से पढ़ा ही नहीं है। उन्होंने खुद किसी पाकिस्तान के टॉप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम ही नहीं करा हुआ। उन्होंने क्या किया भैया, इंटर के अंदर अच्छे नंबर नहीं आए थे, तो ज़ाहिर-सी बात है बीएससी, एमएससी कर लिया एंड देन आपको गलत मेरी वीडियो से देख-देख के गाइड कर रही होती हैं। तो भाई ये चीज़ बुनियादी चीज़ है। अगर मैं इस बात पे बड़ा एम्फसाइज़ करता हूँ माज़रत के साथ, मुझे इसके ऊपर बच्चों को बताना चाहता हूँ कि भाई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक दफ़ा एक बच्चे ने आके मुझसे कहा कि सर वो मेरे फलाने टीचर कह रहे थे कि अगर तुम्हारी इंटर में 70 से कम परसेंटेज है एनईडी में अप्लाई करना ही भूल जाओ। अब ये बच्चे के साथ ज़्यादती नहीं है तो क्या है? अब मुझे इस पे गुस्सा नहीं आना चाहिए तो क्या नहीं आना चाहिए? मैं समझता हूँ कि भाई इस कौम के कई बच्चे ऐसे हैं जो कि अफ़ोर्ड नहीं कर सकते महँगे इदारे, या फिर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास गाइडेंस की कमी होती है, जो कि महँगे इदारों में भी जाते हैं, फिर भी गाइडेंस नहीं की जाती। क्योंकि उन टीचर्स को पता ही नहीं होता कि भाई क्या चीज़ है, किस तरीके से रेलेवेंट सिस्टम काम कर रहा है। ये तो अब जब मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करी तो लोग कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। तो भाई एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि आपकी इंटर की कोई भी परसेंटेज है, ए लेवल की कोई भी इक्विवेलेंसी, यू मस्ट अप्लाई फॉर बोथ द राउंड्स। आप राउंड्स में जितना अच्छा स्कोर करोगे वो आपको बताएगा कि आपने कितना ज़्यादा जाके टेस्ट के अंदर आपने जो टेस्ट की जो कारकर्दगी होगी वो डिफाइन बैक करेगी आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सेकंड नंबर के ऊपर जब राउंड नंबर 1 में आप 60 का भी स्कोर करते हो, अगर राउंड नंबर 1 के अंदर आप 60 का भी स्कोर करते हो, उस स्कोर को आपने इंप्रूव करना है। वो इंप्रूव करने की स्ट्रेटेजी हमारा काम है, वो इंप्रूव करने की स्ट्रेटेजी बताना हमारी चीज़ है। ज़ाहिर-सी बात है ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं आपको एक चीज़ बार-बार ये क्यों बताता हूँ कि भाई हमारे पास से एनईडी के अंदर 131 पोजीशंस आई थी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई भी इदारा जो हमसे बड़े वॉल्यूम के ऊपर काम कर रहे थे, भाई हमसे बड़े वॉल्यूम पे काम कर रहे थे, 2000 से एस्टेब्लिश है, 1980 से एस्टेब्लिश है कई इदारे। फिर उसके बाद भी उनके पास एनईडी के टेस्ट के अंदर खाली 8 या 9 पोजीशंस आई। अब कोई बच्चा बोलता है सर उनके पास तो लिमिटेड बच्चे होते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने बेटा कभी वहाँ पढ़ाया नहीं है, हमने 200-200 की क्लास को ऑडिटोरियम में पढ़ाया है। एक क्लास में 300 बच्चे मुर्गी के दड़बे की तरह भरे हुए होते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर ये तो शर्म का मुकाम है कि उनके पास इतना बच्चा होता है कि एक उसके अंदर 10-10 सेक्शंस बनते हैं। उसके बाद भी उनके पास एनईडी के अंदर सिर्फ 8 या 9 90 प्लस वाले होंगे। तो देयर इज अ क्लियर डिफरेंस कि दे आर नॉट गाइडिंग यू, दे आर जस्ट मिसट्रीटिंग द पीपल।
तो बताने का मकसद ये कि भाई वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे पैसे ले रहे हैं और आपको कोई गाइड नहीं कर रहे। तो भाई ये फिर हमारा काम आता है कि जब आप हमसे तैयारी कर रहे होते हैं, कि हम आपको गाइड करते हैं कि भाई आप कहाँ पे आप वीकनेस फेस कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ए लेवल्स का बच्चे मैट्रिसेस के अंदर कमज़ोर है, हमें बात मालूम है। एक नॉर्मली जो प्री इंजीनियरिंग का बच्चा है, वो किन सब्जेक्ट्स के अंदर डिफ़िकल्टी फेस करता है, वो वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर डिफ़िकल्टी फेस करता है, ये हमें मालूम है। तो हम उन की पॉइंट्स को वर्किंग कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपको बेस्ट फैकल्टी मिलती है, बेस्ट फैकल्टी। इसके अलावा आपको हमारे इदारे के अंदर बेस्ट फैकल्टी मिलती है। आपको सर हाशिम की मैथ्स अच्छी नहीं लगती, पाकिस्तान के बेस्ट टीचर्स हमने आपको प्रोवाइड करें। किसी भी पाकिस्तान के इदारे के अंदर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए मल्टीपल प्रोफेसर्स नहीं होते। आप चेक कर लीजिएगा, आपको गारंटी दे सकता हूँ मैं, वो इदारे जो 70,000 रुपए भी चार्ज कर रहे हैं ना, आपका कोई फ्रेंड बैठा हुआ होगा या फिर आप अपने वालिदैन के पैसे ज़ाया करके किसी मशहूर इदारे के अंदर बैठे भी होंगे, तो ईमान से जवाब दीजिएगा, क्या 70,000 रुपए पे करने के बाद भी आपको एक सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रोफेसर्स मिले? नहीं मिले। गारंटी दे सकता हूँ नहीं मिले। क्या आपको वहाँ पे डाउट टीम मिली? नहीं मिली होगी। क्या वहाँ पे आपको टेस्टिंग डिपार्टमेंट के अलग से टीचर्स, अलग से प्रोफेसर मिले? नहीं मिले। हमारे बैचेस के अंदर आपको हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर्स मिलते हैं, हर सब्जेक्ट के। इतनी लिमिटेड फीस होने के बाद भी, इतनी लिमिटेड फीस, इसका मतलब वो इदारे आपको उससे अच्छा दे सकते थे, बट उन्होंने आज तक कभी दिया नहीं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे। इसके अलावा आपको सर हाशिम के मैथ्स के लेक्चर अच्छे लगते हैं, वो भी आपको पढ़ाएंगे। सर आफ्ताब के अच्छे लगते हैं, पाकिस्तान के बेस्ट नेम, बेस्ट ब्रांड, वो आपको पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स के अंदर सर बिलाल जिया, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड, फिजिक्स का सबसे मशहूर नाम पूरे पाकिस्तान में एप्टीट्यूड के अंदर। केमिस्ट्री में सर साद वकार, प्रोफेसर शहरियार, इंग्लिश के अंदर मिस जोहा जैन या फिर प्रोफेसर एहतशाम। इससे बेहतर पूरे पाकिस्तान में कोई टीम नहीं हो सकती है। तो मैंने सिर्फ चंद वो फेसेस बताए जो सामने सामने हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के अंदर टेस्टिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर अलहदा हैं, जो कि हर आपको प्रैक्टिस सॉल्यूशन का आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको टॉपिकल पास्ट पेपर्स का प्रैक्टिस सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हर टेस्ट का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। ये तीसरे प्रोफेसर हैं। इसके अलावा आपकी लाइव डाउट क्लासेस अलहदा हो रही हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी इदारे में बैठे हो, पाकिस्तान के किसी भी इदारे के अंदर बैठे हुए हो, आपने नस के नेट नंबर 2 की तैयारी कर रहे होगे या आईबी की तैयारी कर रहे होगे, आप मुझे बताओ किसी भी इदारे में आपकी लाइव डाउट क्लासेस होती हैं। एक तीसरा प्रोफेसर जो आपकी हर सब्जेक्ट की लाइव डाउट क्लास कंडक्ट कर रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कोई कंडक्ट कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपसे ज्यादती की जाती है। दैट्स द रीजन कि भाई उनके पास ये रिजल्ट्स नहीं है। तो भाई हमारे सिस्टम के अंदर तमाम फैसिलिटीज मिलती हैं। इसके अलावा आपको व्हाट्सएप के ऊपर जो डाउट ग्रुप्स होते हैं, वहां पे आपको अलग फीचर्स मिलते हैं, वहां पे आपको अलग डाउट टीम मिलती है। यानी कि हर सब्जेक्ट के ऑन एवरेज आपको 5 टीचर्स मिलते हैं, 3 प्रॉपर प्रोफेसर्स, 2 जूनियर टीचर्स। जैसे मैथ्स के अंदर आपको डाउट टीचर मिलेंगे मिस राफी और मिस इकरा। इनका काम क्या है? 24/7 आपके डाउट्स को रिस्पॉन्ड बैक करना। और अगर आप अभी हमारे एलएमएस पोर्टल्स को देख रहे होंगे, ऐप को देख रहे होंगे, उसमें आपको मेजर चेंजेस दिखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह और ज़बरजल आपको और बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जो आपको पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा ऑफर नहीं कर सकता। तो बताने का मकसद ये कि अगर आप दोनों राउंड्स को देते हैं तो फायदा क्या है? आपको फीस बार-बार नहीं देनी। आपको दोनों राउंड देने के ऊपर सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि भाई अगर राउंड 1 में आपने कम स्कोर किया है, तो राउंड नंबर 2 में आप उसको इंप्रूव करते हो। लेट्स सपोज राउंड नंबर 2 के अंदर आपने स्कोर को 90 कर लिया, तो बोथ राउंड्स का फायदा ये होता है कि भैया आपका जो बेस्ट ऑफ 2 स्कोर होगा, जो हाईएस्ट स्कोर होगा, वो हर जगह पे काउंट होगा। इसके अलावा आप यकीन मानिए, मैं ऐसे-ऐसे बच्चों को जानता हूं। मैं अगर सिंपल सी बात है, मैं नाम ले देता हूं क्योंकि मैं उनकी वालिदा को भी जानता हूं, मेरी उनसे भी मुलाकात हुई थी। रमीज कामरान 2024 की पहली पोजीशन होल्डर है, 2024 का, जिसने एनईडी यूनिवर्सिटी के राउंड नंबर 1 के अंदर 97 का स्कोर किया था। ही वाज द फर्स्ट पोजीशन होल्डर राउंड नंबर 1, क्योंकि 2024 के अंदर एनईडी ने जस्ट 2 महीने पहले अनाउंस किया कि वो मई के अंदर टेस्ट ले रहे हैं। सही है। तो इस बच्चे ने लिमिटेड टाइम में 97 का स्कोर किया। देन मैंने इस बच्चे के साथ पॉडकास्ट भी करी थी। मैं इसकी शक्ल भी दिखा देता हूँ। ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ आवर 2024 का ये बच्चा था हमारा, 2024-25 का ये बच्चा है रमीज कामरान। फर्स्ट पोजीशन थी इस बच्चे की, रमीज कामरान की, माशाल्लाह से। मैं इनकी वालिदा से भी मिला था। तो बताने का मकसद ये है कि भाई इस बच्चे ने राउंड नंबर 2 भी दिया था, हालांकि इसने राउंड नंबर 1 में 97 का स्कोर किया था। आप कंपटीशन लेवल चेक करिए कि एक बच्चा जिसने राउंड 1 में 97 का स्कोर किया था, इस बच्चे ने राउंड 1 में 97 का स्कोर किया था, स्टिल ही ऑप्टेड फॉर द राउंड नंबर 2। कंपटीशन लेवल एनईडी में इतना ज्यादा होता है। तो भाई आप किस ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हो बैठ के, क्या आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं सिर्फ एक दफा टेस्ट दूंगा? तो भाई एनईडी के अंदर जिस बच्चे ने राउंड नंबर 1, आपको ये बात मालूम नहीं होगी, इस बच्चे की पॉडकास्ट मेरी यूट्यूब पे अवेलेबल है। इस बच्चे ने राउंड नंबर 1 में 97 का स्कोर किया, उसके बाद स्टिल ही ऑप्टेड फॉर द राउंड नंबर 2, और राउंड नंबर 2 के अंदर इन्होंने फिर 93 का स्कोर किया था। तो बेस्ट ऑफ 2 स्कोर चूंकि काउंट होता है, इसीलिए 97 का स्कोर इनका काउंट हुआ, तो इनकी टॉप पोजीशन थी। निशंत कुमार, जिन्होंने इस दफा फर्स्ट पोजीशन, टॉप की तीसरी पोजीशन ली है, ही इज फ्रॉम द कराची बोर्ड। तो इस बच्चे ने भी राउंड नंबर 2 दिया। मैं इसी तरीके से, मैं एक और बच्चा जिसने इस दफा, नवीद जाहिर, इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर। इस बच्चे का राउंड नंबर 1 में 93 का स्कोर था। अब अगर कोई नॉर्मल बच्चा होता है ना, वो कहता 93 के नंबर ले लिए मैंने, अब तो मुझे राउंड नंबर 2 देने की जरूरत नहीं है। इस बच्चे ने उस स्कोर को इंप्रूव किया और फिर राउंड नंबर 2 के अंदर 97 का स्कोर किया। तो भैया ये पोजीशन होल्डर है, इसकी 100% फीस माफ होगी एनईडी के अंदर।
क्योंकि अगर आप टॉप 3 पोजीशंस एनईटी के टेस्ट अपने मेरिट के ऊपर लेकर आते हैं, टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर आपके इंटर लेवल्स के मार्क्स के बाद जो आपका मेरिट बनता है, अगर आपने उसमें टॉप की पोजीशन हासिल करी तो उसमें 100% स्कॉलरशिप है। यार 60,000 रुपए भी अगर आपके वालिदैन के साल के बच रहे हैं तो उसमें क्या का बात है भाई। 60,000 रुपए के ऊपर एंजॉय करने जाना, कश्मीर वश्मीर जाना, शुगरान जाना, या फिर कल को पैसे वैसे सेव करके तुर्की शुर्की जाना घूमने के लिए। तो बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि भैया आप लाज़मी तौर के ऊपर तमाम राउंड्स को देते हो। कंपटीशन लेवल एनईडी में कंसोल ईमान जो बच्ची यहाँ पे आपके सामने दिख रही है, इसकी एनईडी के अंदर टॉप पोजीशन है। इस बच्चे ने राउंड नंबर 1 में 91 का स्कोर किया था। इसी तरीके से मैं माहिनुल इस्लाम को जानता हूँ, खैर इन्होंने तो दूसरा राउंड नहीं दिया था, मगर बाकी तमाम बच्चों ने तमाम राउंड्स को दिया था। तो आपने तमाम राउंड्स को देना है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, उससे फायदा ये होता है कि बेस्ट ऑफ 2 स्कोर काउंट होता है। एनईडी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप लॉजिकली एक चीज़ सोचो, ये जो 131 बच्चे हैं, इन 131 बच्चों ने एनईडी में 90 प्लस का स्कोर लिया। एनईडी में सॉफ्टवेयर की जो सीट्स है ना, टोटल सीट्स, वो मुश्किल से आपके पास 60 के करीब आ रही हैं, 60 से 70 के करीब आ रही हैं। अब आप खुद सोचो, अगर हमारे पास से 131 पोजीशंस हैं, तो बाकी इदारे भी तो बेटा खेलने कूदने नहीं बैठे हुए ना। गलती से चलो मान लिया खराब पढ़ाते हैं, मैं कुछ तो पढ़ाते ही है ना, कि एक आध बच्चे, 2-3 बच्चों ने 90 प्लस का स्कोर किया होगा। तो चलो मान लिया हद मार के 150 बच्चों ने 90 प्लस का स्कोर किया। इसका मतलब टॉप की जितनी फील्ड्स थी वो 90 प्लस पे क्लोज हो जाएंगे। टॉप की जितनी फील्ड्स होंगी वहां पे मेजॉरिटी बच्चा चला गया होगा। सही है, कुछ बच्चे जाहिर सी बात है नस चले जाएंगे, कुछ जेके चले जाएंगे, कुछ पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, इट्स ऑब्वियस। मगर बताने का मकसद ये है कि भाई कंपटीशन लेवल हर साल इंक्रीज होता है, ज़हन में रखिएगा। कंपटीशन हर साल इंक्रीज होगा। इस साल जो आपको मेरिट लिस्टें यहाँ पे दिख रही हैं, वो मेरिट लिस्टें इस साल की, अगले साल वो मेरिट इंक्रीज करेगा। हर साल मेरिट इंक्रीज होता है। बेटा बताने का मकसद ये है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, एनईडी के अंदर कंपटीशन हर साल अब इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, आपके पास लास्ट ईयर जो मेरिट था उस पर लिमिटेड बच्चों ने अप्लाई किया। अब लास्ट ईयर के अंदर जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ, बहुत सारे वो बच्चे भी अप्लाई कर रहे होंगे। फिर हर साल बच्चों की तादाद में इजाफा होता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन तो ग्रोथ कोई नहीं होती है, पॉपुलेशन कंट्रोल तो हमारी कोई है नहीं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी एक्सटेंसिव है। यानी कि भाई हर साल आपके पास बच्चों की तादाद में हमेशा इजाफा ही होगा, कभी इजाफा ही कम नहीं हो सकता। रिमेंबर दिस थिंग। तो भाई इसीलिए हर साल चूंकि ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, तो सीट्स की तादाद में उस रेफरेंस से इजाफा कभी भी नहीं होता। सीट्स की तादाद में कभी भी उस हिसाब से इजाफा नहीं होता, इसलिए मेरिट हमेशा इंक्रीज होगा। मैं भी आपको मेरिट के ऊपर भी लेकर जाऊंगा थोड़ी देर के अंदर। इसी तरीके से एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको खास तौर पे बता देता हूँ कि इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द एनईडी यूनिवर्सिटी, एनईडी के अंदर ऑल्दो कैलकुलेटर अलाउ होता है, बट मैं अपने किसी भी बच्चे को कैलकुलेटर की बीमारी से दूर रखता हूँ। अगर मैं आपको मेरिट फील्ड्स के ऊपर जाने से पहले, मेरिट क्लोजिंग के ऊपर जाने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझाऊं। एनईडी यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट का पैटर्न है, इस टेस्ट के अंदर 4 सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब देखो एप्टीट्यूड की तैयारी क्यों जरूरी है, मैं क्यों कहता हूँ एप्टीट्यूड खुदारा अभी से कवर करना स्टार्ट करो। आप इंटर या ए लेवल्स के साथ अगर एप्टीट्यूड की तैयारी करते हो, उससे आपको फायदा मिलेगा। आपकी सेकंड ईयर डैमेज नहीं होगी, आपकी सेकंड ईयर में इनफैक्ट आपको फायदा मिलेगा। आप ज्यादा अच्छे से सेकंड ईयर में परफॉर्म कर सकोगे, क्योंकि जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है। एनईटी के टेस्ट के अंदर 4 सब्जेक्ट्स हैं। आपके पास एक पोर्शन है फिजिक्स का, या फिर जिन बच्चों ने इंटर में फिजिक्स नहीं पढ़ी होती उनके टेस्ट में आता है स्टैट्स का पोर्शन। इसी तरीके से एक पोर्शन होता है केमिस्ट्री का, जिन बच्चों ने इंटर में केमिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई होती, कंप्यूटर पढ़ी हुई होती है। सही है। इसी तरीके से एक पोर्शन होता है मैथ्स का, और जो बच्चे जिन्होंने इंटर या ए लेवल्स के अंदर मैथ्स नहीं पढ़ी हुई होती उनके टेस्ट के अंदर बायो का पोर्शन आता है। इसी तरीके से सबके टेस्ट के अंदर इंग्लिश कंपलसरी होती है। तो एनईडी के टेस्ट के अंदर 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, और हर सब्जेक्ट के अंदर 25 एमसीक्यूज काउंट होते हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर 25 एमसीक्यूज होते हैं, यानी कि इन टोटल आपके पास 4 सब्जेक्ट्स के 25 एमसीक्यूज का मतलब है इन टोटल आपके पास 100 एमसीक्यूज का पेपर होता है। और 100 एमसीक्यूज का मतलब ये कि 100 नंबर आपके पेपर के अंदर मार्क्स होते हैं। अब अक्सर बच्चों के जहनों में गलतफहमी होती है, सर वो एनईडी का टेस्ट जस्ट पास कर लेंगे तो एडमिशन हो जाएगा। आप यकीन मानिए, अगर आपने एनईडी का टेस्ट जस्ट पास करा, आपने 70 नंबर भी अगर एनईडी के टेस्ट में लेकर आए, आप गेट से अंदर दाखिल भी नहीं हो सकते बेटा। लेवल ऑफ कंपटीशन ये है। पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज में बेटा ऐसी शामिल नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर के अंदर। एनईडी के ग्रेजुएट्स एलुमनाइज दुनिया भर में अगर बैठे हुए हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? कंपटीशन लेवल बहुत स्ट्रांग है। तो भैया एनईडी जाने का अगर ख्वाब रखते हो तो सिर्फ टेस्ट को पास नहीं करना। अगर आपके जहन में, अब देखो बच्चों को बात गाइड नहीं करता कोई, फलाने टीचर से आपने पूछ लिया, उसने बोला कि भाई एनईडी के टेस्ट में सिर्फ परफॉर्म कर लेना है, या एनईडी के टेस्ट के अंदर बस पास कर लेना है। आप यकीन मानिए, एनईडी के टेस्ट के अंदर अगर आप स्पॉन्सर के ऊपर भी अप्लाई कर रहे हो, स्पॉन्सर का मतलब ये होता है कि वो सीटें, सर का मतलब ये होता है कि भाई वो ऐसी तमाम सीट्स जो कि ज्यादा पैसे देने के ऊपर, कम मेरिट के ऊपर आपको मिल जाए, वहां तक पे स्पॉन्सर के ऊपर मेरिट अप काउंट होता है। और मेरिट के अंदर आपके कम से कम 80 प्लस का नंबर होगा, तो वहां पे भी सॉफ्टवेयर आपको मिलेगी। नॉर्मली अगर आप रेगुलर कैटेगरी के ऊपर एनईडी के अंदर सॉफ्टवेयर में हासिल एडमिशन करना चाहते हो, तो वहां पे 90 प्लस का टेस्ट
10 का नंबर होना चाहिए क्योंकि बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बार इंक्रीज कर दिया है। अब किसी बच्चे को बुरा लगे या ना लगे, पहले ज़माने में होता था जिसके पास पैसे होते थे ना, वो सिर्फ़ महँगे बेकार इदारे में जाके तालीम हासिल करता था और वो अच्छा स्कोर करता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह तालीम सबके लिए एक्सेसिबल है। पूरे साल की फीस हम लोगों ने पीनट्स के बराबर रखी हुई है, 9000 8500 ₹7,500। तो भाई वो पीनट्स हैं। क्यों पीनट्स हैं? क्योंकि पूरे साल की फीस है और इसका फ़ायदा ये है कि भाई अब तालीम सबके लिए एक्सेसिबल है। जब तालीम एक्सेसिबल है तो बेटा वो जो मेरिट का ग्राफ पहले यहाँ पे था वो यहाँ पर मौजूद है। तो इसीलिए आपको तैयारी पहले से करनी है। तो एनईटी के टेस्ट के अंदर 4 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। इफ यू आर फ्रॉम द प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो आपके टेस्ट के अंदर फिजिक्स होगी, मैथ्स होगी, केमिस्ट्री होगी, इंग्लिश होगी। अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपके टेस्ट के अंदर फिर कंप्यूटर होगी, मैथ्स होगी, फिजिक्स होगी और इंग्लिश होगी। अगर आप आईसीएस बैकग्राउंड के हैं तो आपके टेस्ट में स्टैट्स होगी, कंप्यूटर होगी, आपके टेस्ट में स्टैट्स होगी, कंप्यूटर होगी, मैथ्स होगी और इंग्लिश होगी। और जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो भी एनईटी के अंदर इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर, कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम्स के अंदर, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर, फूड इंजीनियरिंग के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इन तमाम फील्ड्स के अंदर ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, इन तमाम फील्ड्स में मेरिट काउंट होता है, हर चीज़ में मेरिट है, मेरिट। तो प्री मेडिकल के बच्चे के पेपर के अंदर बायोलॉजी का पोर्शन होता है, फिजिक्स का पोर्शन होता है, केमिस्ट्री का पोर्शन होता है, इंग्लिश का होता है। अब ये छोटी-छोटी बातें जो मैं आपको बताता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई इदारा आपको गाइड नहीं करेगा। सही है। अब बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि भाई सर मैं कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मेरे टेस्ट में केमिस्ट्री आएगी या कंप्यूटर आएगी। कितने सारे बच्चों के ज़हनों में क्वेश्चन होगा। अपने दोस्तों को बात पूछिएगा, नहीं पता होगा। तो याद रखिएगा आप किसी भी फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं, आपका टेस्ट मैटर करता है आपके इंटर या ए लेवल्स के सब्जेक्ट के ऊपर। आप किसी भी फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं, हर चीज़ मैटर करती है आपके इंटरमीडिएट के ऊपर, आपके ए लेवल्स के ऊपर। अगर आपने इंटर में केमिस्ट्री पढ़ी है, तो आपका टेस्ट केमिस्ट्री बैकग्राउंड से होगा। अब कोई बच्चा कहता है सर मैंने तो कंप्यूटर साइंस में जाना है, तो मैं अभी से कंप्यूटर की तैयारी करूँगा ना? नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने इंटर या ए लेवल्स में अगर केमिस्ट्री पढ़ी आपके टेस्ट में केमिस्ट्री का पोर्शन होगा। इंटर या ए लेवल्स में कंप्यूटर पढ़ी आपके टेस्ट में कंप्यूटर का पोर्शन होगा। इसके अलावा एक और सबसे बड़ी गलत चीज़ जो बच्चे करते हैं, मेजॉरिटी इदारों का रिजल्ट क्यों नहीं आता? देखो मैं तो भाई इसलिए बात बता रहा हूँ, कोई इदारे वाले भी अगर बैठ के सुनते हैं सारे इदारे वाले, तो भाई खुदारा अपने ऊपर थोड़ी वर्किंग करा करें। तो आप लोग कैलकुलेटर की ट्रिक्स बच्चों को सिखाते हैं। तो एनईटी यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने कैलकुलेटर जैसी बीमारी से दूर रहना है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसी बात कर रहे हैं? भाई एनईटी में कैलकुलेटर अलाउ ज़रूर है, मगर हम किसी बच्चे को कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करने को देते। हमारे बैचेस की खास बात ये क्यों? क्योंकि आप एनईटी के अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज को भी तो टारगेट करोगे ना। अब जो बच्चा एनईटी को टारगेट कर रहा है, जाहिर सी बात है वो फास्ट का टेस्ट भी देगा, नस का भी देगा, जेआईका का भी देगा, दाऊद का देगा, कराची यूनिवर्सिटी का देगा या मेहरान यूनिवर्सिटी का देगा। आप यकीन मानिए पाकिस्तान में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज हैं जो बच्चों को निकम्मा निकट्टू इस मामला में बना रही हैं। मैं एनईटी का खुद ग्रेजुएट हूं, मैं एनईटी की बड़ी इज्जत करता हूं। एनईटी के आज भी चेयरमैन वगैरह मुझसे कांटेक्ट करते हैं। तो पॉइंट इज दैट कि भाई मैं एनईटी की बड़ी तारीफ करता हूं, मगर मैं एनईटी के इस मुकाम के साथ खिलाफ हूं। कैलकुलेटर का इस्तेमाल बैन होना चाहिए और आपको नहीं पता कभी भी बैन हो जाए, आपको नहीं पता, हो सकता है इस साल से एनईटी अपनी नई पॉलिसी निकाले, उसमें कैलकुलेटर को बैन कर दे। तो यू मस्ट प्रिपेयर एवरीथिंग, यू मस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आप जिंदगी के अंदर हमेशा ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, बट यू ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो भाई कैलकुलेटर इस साल अगर एडमिशन पॉलिसी के ऊपर बैन हो जाए, एडमिट कार्ड से पहले आपको पता चले कि बैन हो गया, तो कैलकुलेटर की ट्रिक सीखने की जरूरत नहीं है। आपकी किसी यूनिवर्सिटी में चूंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, तो आपने जो अपनी तैयारी करनी है वो ऐसे करनी है कि भाई आप पोजीशन हासिल कर सको। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं जब आपने हमसे तैयारी करोगे, हम आपको कैलकुलेटर के बगैर तैयारी कवर करवाएंगे। आप एनईडी के टेस्ट में मैथ्स का पोर्शन विद इन 5 मिनट्स में कर सकते हो, विद इन 5 मिनट्स के ऊपर मेरी गारंटी है आपको। भाई इसी वजह से एनईडी के अंदर 131 पोजीशंस बैठी है, मजाक नहीं है। कोई इदारा जो आपसे कहता है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई आप पाकिस्तान के किसी भी इदारे में बैठे हुए हो, उनसे जाके पूछिएगा एनईडी में कितने बच्चों का 90 प्लस स्कोर है। भाई एनईडी के अंदर हमारे पास से 131 ज्यादा बच्चों का 90 प्लस स्कोर है। नस 2026 की जो भी पोजीशन आई है, नस 2026, नस का नेट नंबर 1 ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। नस 2026 के अंदर जो आपके पास नस 2025-26 का जो टेस्ट था नेट नंबर 1 का, इस्लामाबाद में कंडक्ट होता है, नवंबर दिसंबर में हुआ। पूरे पाकिस्तान से जिस बच्चे ने पहली पोजीशन हासिल कर दी है, अरसलान फैसल, वो प्री मेडिकल बैकग्राउंड का था, मुझसे तालीम उसने हासिल करी है। एंड आज उस बच्चे की नस के अंदर नेट नंबर 1 में पहली पोजीशन है पूरे पाकिस्तान से। ये हमारा इंपैक्ट है। नस के अंदर ही जो पूरे पाकिस्तान से दूसरी पोजीशन है, वो लोग जो कहते थे ना सिर्फ सर हाशिम के एनईडी का स्कोर अच्छा होता है, बेटा नस के अंदर दूसरी पोजीशन ही पूरे पाकिस्तान से 166 के स्कोर के साथ सनी कुमार महेश्वरी, इंटीरियर सिंध के गांव का बच्चा, उसकी मैंने पॉडकास्ट भी डाली है, अपने वाले साहब को सपोर्ट करता है, दुकान पे बैठता है उनकी। तो शहरी इलाके के बच्चे क्या काम कर रहे हैं यार? आपके घरों पे आपके वालिदैन मम्मी डैडी आपको बना के रखते हैं, आपके घरों पे आपके वालिदैन आपको सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। एक वो बच्चा जो गांव से बिलोंग करता है थर पारकर के, उस बच्चे ने उमरकोट से बिलोंग करते हुए नस का ट्रैवल किया, नेट नंबर 1 के लिए इस्लामाबाद किया और वहां जाके उसने स्कोर के अंदर टॉप पोजीशन हासिल करी है। तमाम बच्चों को बताता हूं कि लिमा फिक्रिया है। खुदारा इस बात को समझिए, खुदारा इस बात को समझिए, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। अब सिर्फ आपको मैक्सिमम के ऊपर तैयारी बजा सकती है, सिर्फ आपको अपना कहीं पे बेयर मिनिमम नहीं देना, आपको अपनी एक स्टडी रूटीन डिजाइन करनी है। तो
बेटा अब दुनिया बेयर मिनिमम नहीं मानती। आप ज़िंदगी की किसी रिलेशनशिप की बात कर लीजिए या दुनिया की किसी हकीकत की बात कर लीजिए। दुनिया के अंदर आपको मैक्सिमम करना है, तो आपको टेस्ट के अंदर एटलीस्ट 90 प्लस नंबर लेकर आने के आपका मेरिट लिस्ट में नाम आए। अगर टेस्ट में 70s में नंबर लेकर आओगे, 80s में नंबर लेकर आओगे, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, खुदारा ये बात समझो। ये बात आपको वो बंदा बता रहा है जो कि इस चीज़ को बहुत तरीके से जानता है, क्योंकि मैंने खुद अपने ज़माने में एनईडी, आईबीए इनके टेस्टों को क्लियर किया था अच्छे नंबरों से, आज से कई साल कबल। तो भाई उस सालों से लेकर आज तक हम बच्चों को तैयारी कवर अप करवा रहे हैं, इदारे के अंदर पढ़ा रहे हैं। इस इदारे की खास बात ये क्या है कि भाई मैं आपको वो चीज़ गाइड करूँ जो हम रियलिस्टिकली देख रहे होते हैं। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, एनईडी के अंदर कंपटीशन लेवल अब बहुत ज़्यादा है, तो 90 प्लस का आपने मैक्सिमम टारगेट करना है, ताकि आप जब 90 प्लस का स्कोर लेकर आओ तो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आए और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए। दूसरे नंबर के ऊपर कैलकुलेटर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। कैलकुलेटर आपको सिर्फ निकम्मा बनाएगा। आप कैलकुलेटर के बगैर सारी मैथ्स सीखोगे, हम सारी मैथ्स आपको सिखाएँगे अपने बैचेस के अंदर। भाई बैचेस के अंदर फ़ायदा क्या होता है? अच्छा, एक कन्फ्यूजन यहाँ पे मैं दूर करना चाहूँगा। अक्सर बच्चे जो ये कहते हैं, उनके पेरेंट्स अक्सर कहते हैं, सर अगर हम अभी अपने एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट करते हैं, अगर हम लोग अभी अपने एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो हमारा तो इंटर या ए लेवल्स डैमेज हो रहा होगा। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये सबसे बड़ा एक मिसकॉन्सेप्ट है। आप ऑलरेडी हद से ज़्यादा लेट हो। एक नॉर्मल बच्चे के ज़हन में, एक एवरेज बच्चे के ज़हन में और एक अच्छे बच्चे में डिफरेंस ये होता है। एक अच्छा बच्चा जो होता है वो स्टार्टिंग से तैयारी स्टार्ट करता है। आप ऑलरेडी हद से ज़्यादा लेट हो, इस वक़्त 21 दिसंबर चल रहा है। हमारा जो पहला बैच स्टार्ट होता है वो अगस्त में होता है, जुलाई एंड में होता है, और उस बैच के लिए बच्चे मई-जून से रजिस्ट्रेशन करवा के बैठे बैठे होते हैं, पैसे देके बैठ जाते हैं कि सर जैसे ही बैच स्टार्ट हो बस मेरी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। उनका ऑलरेडी कोर्स 2 दफ़ा कवर हो चुका है। आपने अभी तक कोर्स को स्टार्ट नहीं करा। एक नॉर्मल बच्चा जो होता है ना, एक एवरेज बच्चा, उसके ज़हन में खाली ये कॉन्सेप्ट होता है कि भाई सिर्फ कोर्स कवर कर लेंगे तो तैयारी हो गई। बेटा दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, सिर्फ आपको कोर्स तैयार नहीं करना। मैं बार-बार ये बात समझा रहा हूँ, मैं क्यों इतनी आपको चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ। अक्सर बच्चे जो इस मिसकॉन्सेप्ट का शिकार होते हैं कि शायद सिर्फ एक दफ़ा कोर्स कवर करना होगा। नहीं, कोर्स कवर करना बेयर मिनिमम है आज के ज़माने में। आपको कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर करना है। सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या करना है, कोर्स एटलीस्ट 3 से 4 दफ़ा कवर करना है। दूसरे नंबर के ऊपर आपको तमाम के तमाम प्रैक्टिस सेशंस को करना है। तमाम के तमाम प्रैक्टिस सेशंस का वीडियो सॉल्यूशंस गो थ्रू करना है कि अगर कोई क्वेश्चन आप डिटेल मेथड पे कर रहे हो, उसका शॉर्टकट मेथड क्या है, वो सब प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करना है। आखिरी के 10 दिन में बच्चा तैयारी करना स्टार्ट करता है, फिर बैठ के हमें तंग करता है कि सर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सिर्फ वीडियो में आप करवाए थे, लाइव क्लास में करवाए थे, वही कवर कर लूँ, ये इंतहाई गलत चीज़ है। आप कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग। तो प्रैक्टिस मटेरियल का आपने लाज़मी तौर पे कंप्लीट उसको सॉल्व करना है, उसका वीडियो सॉल्यूशन जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो मोर देन इंपॉर्टेंट है, उसको लाज़मी तौर पे कवर करना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने तमाम के तमाम हफ्तेवार टेस्टों को देना है। हमारे बैचेस के अंदर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट हर चैप्टर के मिलेंगे। आपको वीकली टेस्ट क्लासेस के अंदर जो टॉपिक कवर करवाया गया, दोनों प्रोफेसर्स की जानिब से हर सब्जेक्ट के दोनों प्रोफेसर आपको टॉपिक कवर करवाएंगे, उसका चैप्टर वाइज टेस्ट कंडक्ट होगा। उस चैप्टर वाइज टेस्टों को आपने लाजमी तौर पर देना है, उसके चैप्टर वाइज टेस्टों को आपने लाजमी तौर पर देना है, और फिर उन चैप्टर वाइज टेस्टों को आपको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि कहीं पे गलती कर रहे हैं, कहीं पे आपने डिटेल मेथड इस्तेमाल किया, उसका शॉर्टकट मेथड क्या होगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको कहीं नहीं मिल रही होती। भाई आपने डाउट क्लासेस के ऊपर, आप खुद से कोई मटेरियल सॉल्व कर रहे हो, खुद से कोई चीज सॉल्व कर रहे हो, तो डाउट क्लासेस के ऊपर उस चीज को आप पूछ सकते हो, कंफर्म बैक कर सकते हो। इसके अलावा ना सिर्फ ये, भाई आप हमेशा मैक्सिमम पे तैयारी जब करते हो ना, तो भाई आपको तमाम पास पेपर्स कवर करने, टीपीपीस कवर करने। अब टीपीपीस क्या होते हैं भाई, हमारे बैचेस के खास फीचर होता है टीपीपीस, टॉपिकल पास्ट पेपर। तो आपको क्लासेस में जितने क्वेश्चंस कवर करवाए जाते हैं, दे ऑल फ्रॉम द टॉपिकल पास्ट पेपर्स। भाई यूट्यूब से आप तैयारी नहीं कर सकते। भाई यूट्यूब पे सिर्फ हमने डेमो डाला हुआ है, हमारे बैचेस में उससे आपको 10 गुना ज्यादा चीजें मिलती हैं। क्यों? क्योंकि यूट्यूब क्या, पूरे पाकिस्तान में वो इदारे जो 70,000 रुपए भी फीस ले रहे हैं ना, वो भी आपको फीचर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे अपने पेड क्लासेस के अंदर, जो आपको हमारे बैचेस में मिल रहा है। यूट्यूब तो बहुत दूर की बात है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई टॉपिकल पास्ट पेपर्स के अंदर आप लोगों को हम लोग एक और फीचर बहुत जल्द प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा। वो आप लोगों को मिलेगा एमसीक्यू सॉल्यूशन का, इंशाअल्लाह ताला ज़वजल बहुत जल्द आपको वो भी दिखेगा। इसके अलावा आप लोगों को विद इन द एप्लीकेशन, विद इन द आपके पास जो हमारा एलएमएस पोर्टल है, उसके ऊपर चैट करने का फीचर्स भी आप लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाएगा। वो अभी आपने देखा होगा, जो बच्चे बैच में बैठे हुए मुस्कुरा रहे होंगे, हमारा पूरा का पूरा पोर्टल अभी रीब्रांड हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल हमारी बैक साइड पे आईटी टीम बड़े फीचर्स के ऊपर काम कर रही है, जो कि हम आप लोगों को दे रहे हैं। तो वो इदारे जो आप 70,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं ना, दे आर नॉट ऑफरिंग दोस पर्टिकुलर थिंग्स। ना वो आपके ऊपर पैसे लगा रहे हैं, हम जितने पैसे इस कौम के बच्चों से ले रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा आप पे लगा रहे हैं। तो बताने का मकसद क्या है कि भाई एक एवरेज बच्चा जो होता है ना, सिर्फ वो एक दफा कोर्स तैयार करने पे जाता है। वो एंड के 2 दिन पहले पूछ रहा होता है मैसेज करके, सर सिर्फ पास पेपर्स कवर कर लूं तो तैयारी हो जाएगी। बेटा पास पेपर्स कवर करके आप टेस्ट पास भी नहीं कर सकते, रिमेंबर दिस थिंग। क्योंकि भैया पास पेपर सिर्फ वहां पे हेल्प करता है
अक्सर बच्चों का जो क्वेश्चन होता है सर अगर पास पेपर्स कवर कर लेंगे तो तैयारी हो जाएगी। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, पास पेपर्स सिर्फ़ आपको तब हेल्प करते हैं जब आपने कंप्लीट तैयारी कवर करी हुई हो। आप डायरेक्टली पास पेपर्स कवर करके कभी भी टेस्ट में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर सकते। आप तैयारी पूरी करते हैं उसके बाद पास पेपर्स के ऊपर जाते हैं। आपको टॉपिकल पास पेपर्स हम तभी प्रोवाइड करें ताकि साथ-साथ आपकी 100% और कंप्लीट तैयारी हो सके। ये चीज़ ज़हन में रखिए, छोटी-छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। लोग आपको नहीं गाइड करेंगे, लोग आपको इन बारे में नहीं बताएँगे, तो अभी भी मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझ सकें खुदारा। इसके अलावा एक और फीचर जो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ कि बच्चों को मालूम होना चाहिए। अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि सर हमारी क्या सेकंड ईयर डिस्टर्ब हो जाएगी, हमारा ए लेवल्स डिस्टर्ब हो जाएगा। भाई किसी का डिस्टर्ब नहीं होता। आप अनोखे नहीं हैं इस कौम के अंदर। आप डिप्रेशन में नहीं जाएँगे। आप ये चीज़ ज़हन में रखिए। देखिए आप अकेले नहीं हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक चीज़ बड़ी अच्छी फरमाई है कि भाई जिसके ऊपर जितनी मुश्किलें आती हैं अल्लाह ताला उसकी नफ्स के साथ ही, उसकी जान के साथ ही उतना ही उसके ऊपर मुश्किलें डालते हैं। उसका मफ़हूम मैं आपको बता रहा हूँ। तो बताने का मकसद ये है कि भाई आप अकेले इस कश्ती में सवार नहीं हो। आपके साथ इस मुल्क के लाखों बच्चे हैं जो कि सेकंड ईयर के साथ ए लेवल के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो भाई आप भी मैनेज करोगे। दूसरे नंबर के ऊपर जब आप एप्टीट्यूड की तैयारी कवर करते हो ना, आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि भाई एप्टीट्यूड चूँकि इंटरमीडिएट की और ए लेवल्स की एडवांस फॉर्म है। तो एप्टीट्यूड में आपको फ़ायदा ये मिलता है कि भाई आपका सेकंड ईयर का पोर्शन ऑलरेडी साथ-साथ कवर हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप एडिशनल मैथ्स को दे रहे हो तो एडिशनल मैथ्स की आपकी पूरी तैयारी हमारे बैचेज़ से वैसे ही कवर हो जाएगी। भाई आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है उसके अंदर। अगर आप अभी सेकंड ईयर में मौजूद हो तो आपके सेकंड ईयर के जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके एमसीक्यूज़ की तैयारी वैसे ही कवर हो गई। क्यों? अक्सर बच्चों को मैं अपने ज़माने का वैसे बाय द वे इंटरमीडिएट का टॉपर रहा था। आई वाज़ अ टिजेरियन बैक इन द डेज़ अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर मैं आपको बात बताऊँ, अक्सर बच्चों को ये तक नहीं मालूम होगा कि इंटरमीडिएट में सबसे ज़्यादा नंबर किस चीज़ के कटते हैं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूँ नहीं पता होगा। मैं आपको लॉजिकली बताता हूँ। इंटरमीडिएट के अंदर अक्सर बच्चे जो मेजॉरिटी मार्क्स अपने गँवाते हैं ना, वो गँवाते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर। आपको लेट्स सपोज़ आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स होते हैं इंटर के अंदर। एक सब्जेक्ट के अंदर आपके जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ आते हैं 20 मार्क्स के आते हैं, सही है? इंटर के अंदर जो 5 नंबर होते हैं उसके ऊपर आपकी नॉर्मली 1 परसेंटेज बनती है क्योंकि नॉर्मली आपके 550 का अगर इंटर के फर्स्ट ईयर के नंबर हैं तो 550 डिवाइडेड बाय आप कर दीजिए। तो आपके पास जो 1 परसेंटेज आपकी इंटर में फॉर्म होती है वो 5.5 पे होती है। 1 परसेंटेज जो आपकी इंटर में बनती है वो 5 नंबरों के ऊपर होती है। आप तमाम लोगों का भी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया। खुद सोचिएगा, जब आपने फर्स्ट ईयर के भी इंटर के पेपर्स दिए होंगे, तो आपने हर सब्जेक्ट के अंदर ऑन एवरेज कितने एमसीक्यू गलत किए? कभी ज़रा इस लेवल के ऊपर जाके थिंकिंग करिएगा जो हम आपको करवाते हैं। ज़रा इस लेवल के ऊपर कभी चीज़ों को एनालाइज़ करिएगा कि भाई लेट्स सपोज़ आपने मैथ्स का पेपर देकर आए, फिर आपने डिफरेंट वेबसाइट को चेक करा कि आपके मैथ्स के अंदर 20 में से आपने 16 नंबर हासिल करे। आप खुश हो रहे हो कि आपने 16 नंबर मैथ्स में हासिल कर लिए। हालाँकि आप इंतहाई नालायक हो। 16 नंबर अच्छा बच्चा हासिल करता है, 16 नंबर अच्छा बच्चा हासिल करता है, पहले बता रहा हूँ। आप खुश हो रहे हो कि आपने 16 नंबर हासिल करे, मगर आपको गम का पता नहीं है जो 4 नंबर आपने गँवाए हैं, ये आपकी 1 परसेंटेज कम हो गई है। सिमिलरली फिज़िक्स का पेपर आप देकर आए, फिज़िक्स के अंदर एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे आए थे, बहुत अच्छे आए थे, आपको आते थे। आपने 18 एमसीक्यू सही करे। ऑन एवरेज 2 एमसीक्यूज़ तो अच्छे बच्चे के भी गलत हो जाते हैं, सही है? इसी तरीके से आपने केमिस्ट्री का पेपर दिया, केमिस्ट्री के अंदर लेट्स सपोज़ वैसे फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ 15 नंबर के होते हैं, बट चलो मैं ऑन एवरेज आपको बता रहा हूँ ना। आपने 15 एमसीक्यूज़ में से लेट्स सपोज़ आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 13 सही कर दिए। आपके 2 एमसीक्यूज़ यहाँ पे भी गलत हो गए, सही है? केमिस्ट्री के अंदर भी लेट्स सपोज़ 15 नंबर के एमसीक्यूज़ आ रहे थे, आपने 11 एमसीक्यू सिर्फ़ सही करे, 4 आपके यहाँ पे कट गए। इसी तरीके से आपने उर्दू के अंदर तो बहुत सारे एमसीक्यूज़ आते हैं, तो उर्दू के अंदर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 20 के अंदर से अ, 3 एमसीक्यूज़ आपने गलत कर दिए। आपने 17 नंबर हासिल करे उर्दू में। आपको लग रहा है आपने अच्छा काम किया है। मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि भाई आप अगर एप्टीट्यूड की तैयारी कवर नहीं कर रहे, आप कितना नुकसान कर रहे हो अपने साथ। इसी तरीके से आपके पास पीएसटी आ गई या फिर आपके पास पर्टिकुलरली तीसरा सब्जेक्ट कौन सा इंग्लिश आ गया। इंग्लिश के अंदर भाई नॉर्मली ऑन एवरेज जो अच्छा बच्चा भी होता है ना, वो 14 या 15 एमसीक्यू तो सही कर पाता है। तो आपके 6 नंबर यहाँ पे कट गए। पीएसटी के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 10 नंबर का अगर एमसीक्यूज़ का पोर्शन था तो आपने उसके अंदर से खाली 7 एमसीक्यू सही करे, 3 कट गए। अगर आप इसका सम करते हो, सम क्या बनेगा? 4 और 4 10 और 2 ये 20 बन गया। सिमिलरली 3 और 3 6, 6 और 6 ये आपके पास बन गया सिंपल तरीके से 12। तो 12 22, 22 का मतलब जानते हो? ये मैंने बहुत अच्छे बच्चे के नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ बताए हैं, जो बच्चे अच्छे लेवल के ऊपर बैठे हुए हैं। आप खुद सोचिएगा कि आपके इससे कम नंबर एमसीक्यूज़ में थे, इससे ज़्यादा थे। मेरे ख्याल में ऑन एवरेज इतने ही होंगे, अगर आप अच्छा पढ़ने वाले हो। ये अच्छे बच्चे का मैं आपको रिजल्ट कार्ड बता रहा हूँ। तो 22 नंबर अगर आपने एमसीक्यूज़ में गँवा दिए, 22 नंबर का मतलब पता है क्या है? 22 नंबर का मतलब ये है कि सीधी-सीधी आपकी 4 परसेंटेज यहाँ पे कम हो गई। तो अगर किसी बच्चे ने पहले 86 परसेंटेज लेनी थी, तो अब उसकी 82 परसेंटेज है। और याद रखिएगा एप्टीट्यूड के अंदर आप यूनिवर्सिटीज़ में जब अप्लाई करते हो, आपकी एक-एक परसेंटेज बड़ी मैटर करती है। कल को जब एनईटी की मेरिट लिस्ट आएगी ना, तो आप देखोगे कि भैया 87 के मेरिट के ऊपर 15 बच्चे बैठे हुए होंगे 87 के मेरिट के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनके टेस्ट के और इंटर की परसेंटेज बराबर होगी,
फ़ॉर्मूला सबका मेरिट का 87 पे शो कर रहा होगा, तो फिर किसको पहले या किसको बाद मिलता है, फिर उनके टेस्ट के नंबर देखे जाते हैं। अगर टेस्ट के नंबर भी सिमिलर हो, तो फिर उनके इंटर के मैथ्स के नंबर देखे जाते हैं, सो ऑन। तो बताने एक लंबा प्रोसीजर है उसका। बताने का मकसद ये है कि भाई एक-एक नंबर के ऊपर 20-20 बच्चा बैठा हुआ होता है और आप लोग इतनी बदयांती करते हो, आप लोग इतनी गलत काम करते हो कि आप लोग कभी भी इस चीज़ को नोटिस ही नहीं करते कि आप इतनी आसानी से अपने नंबर्स को गँवा रहे हो। तो आपके एमसीक्यूज़ मेजर पोर्शन रखता है आपका। तो जब आप एप्टीट्यूड की तैयारी कवर कर रहे हो, हम आपको कंप्लीट टॉपिक पहले उसमें पढ़ाते हैं। तो भाई एप्टीट्यूड की जो बच्चे भी परेशान है ना एप्टीट्यूड कवर करें ना करें, जो पेरेंट्स परेशान है, तो उनको ये बात समझाओ कि भाई हम एप्टीट्यूड के अंदर आपको पहले कंप्लीट टॉपिक पढ़ाते हैं। यानी कि लेट्स सपोज अगर टॉपिक इंटीग्रेशन का पहले हमने आपको पढ़ाया, प्रोफेसर आफ्ताब ने या मैंने, तो भाई पहले आपको कंप्लीट इंटीग्रेशन के बारे में समझाएँगे, पढ़ाएँगे, कंप्लीट कॉन्सेप्ट देंगे। उसकी बेसिस पे आप एडिशनल मैथ्स के अपने इंटर के मैथ्स का पेपर क्लियर कर सकते हो उसकी बेसिस के ऊपर। उसके बाद आपको एमसीक्यूज़ के ऊपर लेकर जाया जाता है। तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी इंटरमीडिएट की ए लेवल्स की तैयारी वैसे ही यहाँ पे कवर हो रही है। और ये जो आप अपने फ्री के नंबर गँवा रहे थे, ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी आपको जब समझ में आती है, जो अपने फ्री के नंबर गँवा रहे थे, ज़ाहिर-सी बात है जब आपने एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर मैथ्स को कवर किया है, तो आपके लिए इंटर की मैथ्स हलवा होगी और इसके अंदर 100% स्कोर करोगे। जब आपने एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर कॉन्सेप्ट को कवर किया, तो आपकी फिजिक्स के अंदर आपकी बच्चों वाली फिजिक्स आपको लगेगी इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर। तो बताने का मकसद ये है कि भाई एप्टीट्यूड की तैयारी इसलिए पहले से स्टार्ट की जाती है कि वो आपकी अल्टीमेटली सेकंड ईयर को साथ-साथ वैसे ही कवर कर लेती है। आपके एफएससी के पोर्शन को, ए लेवल्स के पोर्शन साथ-साथ वैसे ही कवर अप कर लेती है, ज़हन में रखिएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। यही रीज़न है कि आपको हमारे बैचेज़ में हर सब्जेक्ट के मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलते हैं। भाई सर हाशिम की मैथ्स अच्छी नहीं लग रही, प्रोफेसर आफ्ताब की मौजूद है। प्रोफेसर आफ्ताब की नहीं लग रही, सर हाशिम की मौजूद है। आपको हर टीचर बेसिक टू एडवांस लेवल पे कवर करवाएगा, कंप्लीट टॉपिक समझाएगा। आप चाहे इंजीनियरिंग के बैचेज़ के अंदर हैं, चाहे आप हमारे बिज़नेस के बैचेज़ के अंदर हैं, चाहे हमारे एमडी कैट के बैचेज़ के अंदर हैं। इस वक्त पाकिस्तान के बेटा सिर्फ हमारी एनईडी में 131 पोजीशन नहीं है, हमारी नस में भी टॉप पोजीशन थी, फास्ट में भी टॉप पोजीशन थी, जीआईके में भी टॉप पोजीशन थी, हमारी इस दफा एमडी कैट में भी टॉप पोजीशन थी, मेरान की डिस्ट्रिक्ट में टॉप पोजीशन थी, आईबी के अंदर टॉप पोजीशन थी। तो भाई उसके पीछे रीजन ये स्ट्रेटेजी जो हम फॉलो करते हैं। और वो स्ट्रेटेजी क्या होती है? भाई वो स्ट्रेटेजी ये होती है कि आपको लाइव क्लासेस के ऊपर मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाया जाता है। आपको हमारे पास बेसिक स्ट्रेटेजी क्या मिलती है कि भाई लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर होता है, आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर करवाया जाता है। इसके अलावा आपको दोबारा पूरे साल कोई फीस नहीं देनी है। इस फीस में आपकी पाकिस्तान की तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर अप करवाई जाएगी। इसके अलावा जो भी क्लास हमारी कंडक्ट होती है हमारे स्मार्ट बोर्ड्स पे कंडक्ट होती है। अब देखो पाकिस्तान में वो इदारे, इनको शर्म आनी चाहिए, जो 70,000 रुपए चार्ज करते हैं। मैं तो भाई बार बार इसका नाम लेता हूँ क्योंकि मुझे अफसोस है। जो इदारे 70,000 रुपए भी चार्ज करते हैं, वो इदारे स्मार्ट बोर्ड का फीचर आपको नहीं देते। हम आपको स्मार्ट बोर्ड पर टीचिंग करते हैं, तमाम क्लासेस आपके सामने जिस तरह नॉर्मल क्लास हो रही होती है वैसे खड़े होकर पढ़ा रहे होते हैं। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसके अंदर प्रैक्टिस मटेरियल आपको साथ प्रोवाइड किया जाता है, टॉपिकल पास पेपर्स साथ साथ कवर करवाए जाते हैं ताकि आपको अलग से पास पेपर्स कवर ना करने पड़े। अगर आपने क्लास के अंदर लेक्चर्स को तरीके से लिया, उसके बाद आपने प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व किया, आपको उस प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन तक प्रोवाइड किया जाता है जो आपको और कहीं ऑफर नहीं होता। ना सिर्फ ये बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कहीं नहीं मिलती, आप लोगों की लाइव डाउट क्लासेस अलहदा कंडक्ट होती हैं भाई, लाइव डाउट क्लासेस। और इन लाइव डाउट क्लासेस के अंदर आपके तमाम टॉपिक्स, तमाम चीजें एक तीसरे प्रोफेसर कवर अप करवाते हैं। इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली टेस्ट भी कंडक्ट होती है और उन टेस्टों का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। इसके अलावा आप लोगों को 24/7 के ऊपर डाउट टीम अलहदा मिलती है जिसका काम ये होता है कि अगर आप किसी क्वेश्चन में फंसे हो, किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, आप अपनी एप्लीकेशन के ऊपर चैट के ऑप्शन पे, नहीं तो अपने व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप्स के ऊपर चैट के ऑप्शन पे चीजों को डिस्कस कर सको। इसके अलावा आपको कोऑर्डिनेटर का एक्सेस मिलता है। भाई हमारे कोऑर्डिनेटर कोई बीएससी एमएससी पास इंग्लिश वाले नहीं है, वो रेलिवेंट इस फील्ड में रहे हैं। प्रोफेसर हंसला बुखारी, ही हिमसेल्फ इज अ पेट्रोलियम इंजीनियर। उस जमाने में उन्होंने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करी थी जब पूरे पाकिस्तान में पेट्रोलियम का बूम था। इसके अलावा वो ए लेवल्स ओ लेवल्स की काफी सालों से टीचिंग करते रहे। आज वो फुल टाइम हमारे इदारे के अंदर मौजूद हैं। आप अक्सर उन्हें देखते हो, पसंद करते हो, फिजिक्स के बड़े मायनास टीचर रहे। इसके अलावा अब वो कोऑर्डिनेटर के फराइज सारा अंजाम दे रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है, फील्ड के रिगार्डिंग कोई गाइडेंस चाहिए, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। किस इदारे के अंदर एक प्रॉपर इंजीनियर, प्रॉपर प्रोफेशनल इंसान मौजूद होता है। भाई बीएससी एमएससी इंग्लिश वालों को बिठाया हुआ होता है, उन लोगों को बिठाया हुआ होता है, इनका रेलिवेंट कोई तजुर्बा नहीं होता। तो हमारे पास से आपको वो लोग मिलते हैं। हमारे पास जो सरसाद वकार है वो ओरेकल के अंदर मैनेजर शिप छोड़कर अपनी हमारे पास है। ओरेकल दुनिया की सबसे बड़ी ईआरपी की कंपनी है, बेटा कभी सर्च करिएगा। प्रोफेसर बिलाल जो इस पर्टिकुलर इदारे के डायरेक्टर के अंदर आते हैं, वो के इलेक्ट्रिक के अंदर मैनेजर के रूल्स कर रहे थे जो उनको छोड़कर आए। सही है। तो जितने यहाँ पे डायरेक्टर्स बैठे हुए सारे प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर अपना एक प्रॉपर मुकाम रखते थे, जिन्होंने उन तमाम चीजों को खैराबाद किया और उसके बाद वो यहाँ पर आए। मेरा जाती तारुफ छोटा सा गलती से
यूएस से एक मास्टर्स रहा 100% स्कॉलरशिप के ऊपर। इसके अलावा मेरा एक छोटा-सा तारुफ कि भाई मैं जीएसके के अंदर काम कर रहा था। अपने ज़माने के टॉप के उसके ऊपर काम कर रहा था। बेटा किसी मजबूरी के ऊपर पढ़ाने के ऊपर नहीं आए कि किसी मजबूरी के लिए किसी के साथ पढ़ा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। अपने इदारे को कायम करके पढ़ाने का मकसद ये था कि उस कौम के बच्चों को जो पैशन मैं अपना रखता हूँ, उस पैशन को डिलीवर कर सकूँ। जो कौम के बच्चों को मैं गाइडेंस रखता हूँ, गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूँ। वो पैशन के लिए हम यहाँ पे बैठे थे, हम यहाँ पे आए थे। तो हमें किसी हमारे डायरेक्टर को ज़रूरत नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह, ना हम किसी के पास जॉब कर रहे थे। हम अपने पाकिस्तान की या दुनिया की सबसे बड़ी फर्म्स के अंदर सारे जॉब कर रहे थे। तो भाई ये गाइडेंस जो आपको मिलती है, जो हमारे आपको पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेटर और एकेडमिक काउंसलर का आपको एक्सेस मिलता है, ये आपको पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा ऑफर नहीं कर रहा। ये सबसे खास फीचर्स आपको हमारे पास मिलते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि एनईडी यूनिवर्सिटी की इस साल की मेरिट लिस्ट क्या होगी। एनईडी यूनिवर्सिटी की लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट क्या थी, 2025 की, 2024 की, 2023 की, 2022 की, 2021 की। ये तमाम मेरिट लिस्टें मैंने खुद बनाई है। जितने भी इदारे बेटा आपको शो कर रहे होते हैं सारे मुझसे कॉपी पेस्ट करते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि मेरा एनईडी के ऊपर एक बड़ा पुराना काम है अल्हम्दुलिल्लाह व ज़वजल। तो ये तमाम मेरिट लिस्टें मैंने खुद बनाई हैं, क्योंकि जब बच्चे जाके अपने पर्टिकुलरली फील्ड में एडमिशन लेते हैं तो फिर वो अपनी मेरिट क्लोजिंग को शेयर अप करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये एक्सपेक्टेड एक मेरिट लिस्ट हमारे पास होती है 2026 के अंदर जो हमें इस्तेमाल होगी, या फिर पर्टिकुलरली 2025 के अंदर कौन सी फील्ड कितने पे क्लोज हुई थी, उसके अंदर एक एवरेज हम लोग देखते हैं कि भाई कितने बच्चों का किस फील्ड में ज्यादा रुझान था, किस फील्ड के ऊपर ज्यादा बच्चे गए थे। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, मेरिट लिस्ट एनईडी की बनती कैसे है। एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं, आप किसी भी सीट पे अप्लाई करें, चाहे वो रेगुलर कैटेगरी है, चाहे वो सेल्फ फाइनेंस की है, चाहे वो स्पॉन्सर की है। एनईडी के अंदर सेल्फ फाइनेंस स्पॉन्सर का मतलब ये होता है कि भाई इनकी जो सीटें होती हैं उसके ऊपर ज्यादा पैसे देते हो। सेल्फ फाइनेंस के ऊपर तकरीबन 8 लाख रुपए आप टेस्ट से पहले सबमिट करवाते हो, स्पॉन्सर के ऊपर तकरीबन आप 11 लाख रुपए टेस्ट से पहले सबमिट करवाते हो। इन पे फायदा ये होता है कि भाई इनकी कुछ डेजिग्नेटेड सीट्स हैं सेल्फ की और स्पॉन्सर की हर डिपार्टमेंट में। इनमें आपको फायदा ये मिलता है कि भाई अगर आपकी मेरिट स्कोर आपका कम भी है तो उसके ऊपर भी आपको एडमिशन हो जाता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरिट स्कोर आपका 50s के अंदर हो, यहाँ पे भी आपके पास मेरिट मैटर करता है। याद रखिएगा, स्पॉन्सर तक के ऊपर टेस्ट में अच्छा स्कोर अगर होगा, 11 लाख रुपए ऑल तो आपने सबमिट करना है। बच्चे बहुत दफा क्या कहते हैं, सर मैंने 11 लाख रुपए दिए तो मेरा एडमिशन कंफर्म है। नहीं भाई, किसने कहा आपका एडमिशन कंफर्म है। आपको टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना हर सूरत के अंदर होगा। और एनईडी ने पिछले साल कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में ज्यादा फील्ड्स जो है ना रख दी है स्पॉन्सर के अंदर। इसका मतलब ये है कि भाई वहां पे मेरिट हमेशा इंक्रीज होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि 11 लाख रुपए सिर्फ आपके पेरेंट्स के पास नहीं है, हर बच्चे के माँ बाप के पास है तकरीबन, जो अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, एनईडी यूनिवर्सिटी का मेरिट फॉर्मूला बनता कैसे है। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द एनईडी यूनिवर्सिटी, तो याद रखिएगा एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास सबसे पहले नंबर के ऊपर जो मेरिट फॉर्मूला होता है, वो मेरिट फॉर्मूला आता कैसे है कि भाई एनईडी का जो टेस्ट है ना, ये 60% टेस्ट काउंट होगा। 60% ऑफ द टेस्ट प्लस का साइन 40% ऑफ योर इंटरमीडिएट और द ए लेवल्स। जिन बच्चों का सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया हुआ, वो भी सेकंड ईयर में मौजूद है, उनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट काउंट होता है। और जिन बच्चों का सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुका है, उस सूरत के अंदर उन बच्चों का कंप्लीट इंटर का रिजल्ट काउंट होगा। सिमिलरली जो ए लेवल्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, इनका ए लेवल्स का रिजल्ट अभी मई जून सीरीज वो दे रहे होंगे, उनका ए लेवल्स का रिजल्ट अगर नहीं आता अगस्त तक, तो उन बच्चों का ओ लेवल्स काउंट होता है इंटर की जगह पे। तो 60% टेस्ट का मतलब ये कि लेट सपोज अगर किसी बच्चे के टेस्ट के अंदर से, देखो 60% टेस्ट का मतलब क्या है कि लेट सपोज एक बच्चा है, उसके इंटर के अंदर लेट सपोज 70 परसेंटेज है। अब बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता कि भाई 70 या 60 परसेंटेज के अगर आपकी एग्जिस्ट है इंटरमीडिएट के अंदर, लेवल्स के अंदर, बट टेस्ट में अगर अच्छा परफॉर्म करोगे आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेट सपोज किसी बच्चे की इंटर के अंदर 70 परसेंटेज है, तो 70 का आपने करना है 0.40 प्लस का साइन। फिर इंटर अगर आपने टेस्ट के अंदर 90 का स्कोर करा, और आप इजीली कर सकते हो वो अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हो, तो उसका 60% काउंट होगा, यानी कि 0.60। आप सिंपल तरीके से यहाँ से इजीली अपना मेरिट निकाल सकते हैं। तो भाई 70 का 40% यानी कि तकरीबन 35 नंबर बनेंगे। तो 70 का 40% हम कर रहे हैं 0.4 प्लस के साइन के बाद, टेस्ट में बच्चे ने 90 स्कोर किया, तो 90 का हम 60% करेंगे 0.60, तो आपका आंसर आ जाएगा 82 का। आपका आंसर आ जाएगा 82 का, जो कि स्टिल लेस है आपके पास कंप्यूटर की फील्ड्स के लिए, मगर स्टिल आप बाकी डिपार्टमेंट्स में इजीली जा सकते हैं। बताने का मकसद ये कि कंप्यूटर के डिपार्टमेंट के लिए फिर 90 से प्लस का स्कोर भी करना होगा। मगर मजे की बात क्या है कि देखो 82 का मेरिट आ गया, 82 का मेरिट बहुत बड़ा है। 82 के मेरिट पे आपको सेल्फ के ऊपर सॉफ्टवेयर वगैरह मिल जाएगी, बिल्कुल स्पॉन्सर के ऊपर मिल जाएगी कंप्यूटर साइंस। क्योंकि भैया सेल्फ या स्पॉन्सर के ऊपर अगर लेट सपोज कोई नॉर्मल फील्ड है, वो रेगुलर कैटेगरी के ऊपर 86 87 पे क्लोज हो रही है, तो सेल्फ स्पॉन्सर के ऊपर नॉर्मली वो 82 के ऊपर 80 के ऊपर क्लोज हो रही होती है। मगर सेल्फ या स्पॉन्सर के लिए आपको टेस्ट से पहले पैसे देने होते हैं, और ये किस्तों में नहीं दे सकते भाई। और फिर आपका जब एडमिशन हो जाता है उसके बाद जो नॉर्मल फीसेस है, वो जो नॉर्मल बच्चा दे रहा है, वो भी आपको देनी होती है। तो जाहिर सी बात है भैया, सेल्फ या स्पॉन्सर यूनिवर्सिटी इसलिए अनाउंस करती है ताकि वहां से उनकी अर्निंग हो सके और वो अपने डिफरेंट फाइनेंसेस को मैनेज कर सकें। क्योंकि एनईडी के अंदर एक बच्चे की जो महीने आपकी जो सेमेस्टर की फीस है 35,000 रुपए है, बाकी के 6.5 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे करती है, वो भी पे नहीं हो रही होती। तो जाहिर सी बात है उनको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना होता है। दैट्स द थिंग। खैर,
अगर हम 2025 के मेरिट को पहले डिस्कस कर लें, 2025, 24, 23, 22 और 21। देखो 2021 के अंदर, 2022 के अंदर एक मेजर चेंज था कि आपके पास इस ज़माने में कोविड के ज़माने थे। 2021 और 2022 के अंदर क्या ख़ास बात थी कि भाई यहाँ पे इस वक़्त आपके पास कोविड का टाइम चल रहा था, कोविड का। तो उस वक़्त आपके पास इंटर के पेपर्स नहीं हुए थे, पुरानी परसेंटेजेस को काउंट किया गया था और 2022 के अंदर तो खाली एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट हुआ था। ऐसा ही है ना भाई, 2022 के अंदर आपके पास जो 21 के बच्चे थे उनके लिए एमसीक्यूज़ का टेस्ट हुआ था। आप लोग उस वक़्त 8-9 के अंदर होंगे, सही है? तो यहाँ पे इसलिए मेरिट आपको ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि उस ज़माने में कोविड का टाइम था। 2021 का जो रिज़ल्ट है कोविड से पहले का है, उस वक़्त भी थोड़ा-सा इम्पैक्ट ये हुआ था कि बच्चों के लास्ट सिर्फ टेस्ट के नंबर काउंट हुए थे। इसके अलावा 2022 के अंदर तो एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर हुए थे इंटरमीडिएट के, तो इसलिए आपको मेरिट थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा। मगर मैं आपको एक चीज़ बहुत कैटेगोरिकल वे में बता देता हूँ बिफोर डिस्कसिंग दिस मेरिट लिस्ट। आप इधर ए लेवल्स बैकग्राउंड से हैं, आप इधर कराची बोर्ड से हैं, सक्कर बोर्ड से हैं, लाड़काना से हैं, मीरपुर खास से हैं, फेडरल बोर्ड से, आगा खान बोर्ड से हैं। आपने कोशिश ये करनी है इस मेरिट लिस्ट को देखने से पहले कि आपका मेरिट जो है ना 82 प्लस का बने हर सूरत के अंदर। उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी है। आपका मेरिट 82 बिलो कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं वाकई में कि आपका टेस्ट क्लियर आपको बहुत अच्छे नंबरों से करना है, आप एनईडी के अंदर किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, देखो आजकल की जो हाई डिमांडिंग फील्ड है, हर बच्चे को शौक है कंप्यूटर में जाने का। ऑल्दो अगर बच्चे से पूछो भाई कंप्यूटर में क्यों जाना है, सर वो मेरे मामू ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, उन्होंने कहा था सीएस कर लो, सीएस का स्कोप है। हालांकि उसको कुछ नहीं पता वो कंप्यूटर में होता क्या है, मगर आजकल की जो हाई डिमांडिंग फील्ड है कंप्यूटर है भाई कंप्यूटर है। मगर आज अब बच्चे उससे भाग रहे हैं क्योंकि एआई का दौर आ गया है। मगर याद रखिएगा जब कैलकुलेटर आया था ना तो लोगों ने कहा था मैथमेटिशियन की जॉब खत्म हो जाएगी, नहीं खत्म हुई। तो एआई आने से कभी भी कंप्यूटर इंजीनियर की जॉब खत्म नहीं होगी। हाँ, बेसिक रेगुलर टास्क आपके एआई कर देगा, मगर फिर भी आपके पास ह्यूमन माइंडसेट की कहीं ना कहीं नीड हमेशा से पड़ेगी और हमेशा रहेगी। तो एक चीज ध्यान में रखो कि अगर एनईडी के अंदर सेफ साइड पे रहना चाहते हो तो 82 प्लस का आपने एम करना है। और वो तमाम बोर्ड्स जिनकी सीट्स एनईडी में कम है, मैंने एनईडी यूनिवर्सिटी की 2026 की गाइडेंस वीडियो ऑलरेडी डिजाइन करी हुई है, तो नंबर ऑफ सीट्स अपनी लाजमी तौर पे चेक करें। एनईटी के अंदर जो आपको एडमिशन मिलता है वहां पे दो फैक्टर्स बड़े मैटर करते हैं। इस मेरिट लिस्ट को समझने से पहले आपको बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए। सिर्फ मेरिट लिस्ट खुदा रहे, बेसिक बातें आपको आइडिया होना चाहिए। एनईटी के अंदर सबसे पहले नंबर के ऊपर सिंध का डोमिसाइल आपके पास होना जरूरी है। अगर आप कराची के अंदर पैदा हुए, कराची में रहते रहे, मगर आपका डोमिसाइल सिंध का नहीं है, एनईटी आपको एडमिशन नहीं देगा रेगुलर कैटेगरी के ऊपर। खाली स्पॉन्सर पर एडमिशन आप ले सकते हैं, जिसकी टेस्ट से पहले 11 लाख रुपए पे करने होते हैं। तो एनईटी के अंदर जो रेगुलर कैटेगरीज की जितनी सीट्स हैं, सेल्फ फाइनेंस की जितनी सीट्स हैं, वो सिर्फ सिंध के डोमिसाइल होल्डर के लिए पहले नंबर के ऊपर। आप कोई बच्चा, आप बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैं तो कराची के अंदर ही पैदा हुआ था या कराची में तालीम हासिल करी है, बट नो, अगर सिंध का डोमिसाइल नहीं है दैट सिंपली मींस नो। और डोमिसाइल ऐसे आप चेंज नहीं करवा सकते। डोमिसाइल अगर आपने इलीगल बनवाने की कोशिश करी उसमें 3.5 साल की कैद की सजा है, तो ये जहन में रखिएगा। तो आप सिंध की गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपके पास सिंध का डोमिसाइल नहीं है। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर एनईटी के अंदर जो आपकी सिलेक्शन होती है ना, जहां हम मेरिट की बात करते हैं वहां पे एक चीज होती है नंबर ऑफ सीट्स। अब एनईटी के अंदर हर पर्टिकुलर बोर्ड का एक कोटा है। जैसे कि सबसे ज्यादा सीट्स हैं कराची बोर्ड के बच्चों के लिए, सेंट डोमिसाइल होल्डर कराची बोर्ड, इनकी 1400 के करीब की सीट्स हैं। इसके बाद फिर आपके पास ए लेवल्स के जो बच्चे हैं जो सेंट डोमिसाइल होल्डर है बट ए लेवल्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ए लेवल बोर्ड से, कैम्ब्रिज बोर्ड से तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी तकरीबन 400 350 की सीट्स आ रही हैं, यानी कि रेगुलर और सेल्फ के मिला के। इसके अलावा आपके पास फिर फेडरल बोर्ड के बच्चों की तकरीबन 60-70 के करीब की सीट्स हैं। ज़ियाउद्दीन बोर्ड की सिर्फ 20 सीट्स हैं, क्योंकि ज़ियाउद्दीन बोर्ड इंतहाई बेकार बोर्ड है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे जो बच्चे जाते हैं वो नॉर्मली इंटरमीडिएट इनका क्लियर नहीं होता, वहाँ से क्लियर कर ले होते हैं। इसी तरीके से आगा खान बोर्ड की फिर सीट्स हैं। इसी तरीके से फिर हैदराबाद बोर्ड की सिर्फ 30 से 34 के करीब सीट्स हैं। फिर मीरपुर खास बोर्ड की सिर्फ अगेन 3 से 34 के करीब सीट्स हैं। इसी तरीके से लाड़काना बोर्ड की 3 से 34 की सीट्स हैं। नवाबशाह बोर्ड या शहीद बेनज़ीराबाद एक ही चीज़ है, नया नाम नवाबशाह का शहीद बेनज़ीराबाद है, तो उसकी आपके पास खाली 20 से 30 के करीब सीट्स आ रही हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई एनईटी के अंदर हर कैटेगरी की डिफरेंट सीट्स होती हैं। अगर सिंध का डोमिसाइल होना तो कंपलसरी है। सिंध के डोमिसाइल के बाद की कहानी ये होती है कि आपका जो बोर्ड है उस बोर्ड की बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है, यानी कि नंबर ऑफ सीट जितनी ज्यादा होंगी उस उन पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर उतने कम मेरिट जाएगा। एक मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं, देखो जितनी सीट्स कम होंगी, लेट सपोज अगर 4 सीट्स हैं और 1000 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस पर्टिकुलर कैटेगरी का मेरिट 89 90 का होगा। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे ज़ियाउद्दीन बोर्ड की, ये चलो हैदराबाद बोर्ड की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर सिर्फ एक सीट है, मैं हैदराबाद बोर्ड का जिक्र करता हूँ। हैदराबाद एक बड़ा शहर है, मगर हैदराबाद बोर्ड की एनईटी यूनिवर्सिटी के सॉफ्टवेयर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर सिर्फ एक सीट है, और हैदराबाद से मिनिमम मिनिमम 4000 5000 बच्चा एनईटी में अप्लाई करता है। अब नंबर ऑफ सीट्स कम इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है इंटीरियर सिंध के बच्चों के लिए मेहरान यूनिवर्सिटी मौजूद है, तो एनईटी के अंदर नंबर ऑफ सीट्स कम है इंटीरियर सिंध के बोर्ड्स के लिए। मगर हैदराबाद बोर्ड से सिर्फ एक एक सीट मौजूद है कंप्यूटर के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, और आपके पास अल्लाह भला करे बीसीआईटी के अंदर, यानी कि बीएससीएस के अंदर। तो जाहिर सी बात है यहाँ से फिर
जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेरिट होगा वो 87 नहीं होगा, यहाँ पे फिर 89 होगा। अगर मैं बात करूँ ए लेवल्स के बच्चों की, ए लेवल्स की 8 से 10 सीटें हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। तो यहाँ पे मेरिट आपका जितना हाईएस्ट होगा वो आपके लिए रिलीफ का बाइस है। तो फिर आप वहाँ पे इस लिस्ट को फॉलो नहीं कर सकते, आप इससे ज़्यादा के assumption करेंगे। अच्छा, किसी बच्चे के ज़हन में एक चीज़ आ रही होगी, सर वो एनईटी अपनी क्लोजिंग कब जारी करता है खुद से? बेटा एनईटी कोई क्लोजिंग जारी नहीं करता। क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? जब 2026 के एडमिशन हो जाएँगे तो फिर हम जैसे जो थोड़े से जो है ना फारिग लोग हैं जो बच्चों की बेहतरी के लिए कुछ काम कर रहे होते हैं, फिर बाकी इदारे कॉपी कर लेते हैं उसे। तो ये मेरी लिस्ट अभी तक सारे इदारों ने कॉपी करके चला दी है। तो भाई फिर हम जैसे जो लोग होते हैं ना वो बैठते हैं, वो देखते हैं कि भाई कौन-सी फील्ड में कितने बच्चे गए, कौन-सी फील्ड के अंदर आखिरी बच्चा जो गया। तो ये 87.53 डज़न्ट मीन कि भाई यहाँ पे आपके पास जो है ना ये 86 वाले का एडमिशन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो लास्ट बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर गया, रेगुलर कैटेगरी के ऊपर वो 87.53 के ऊपर गया, लास्ट बच्चा जो गया। तो बताने का मकसद ये है कि भाई फिर ये हम बैठ के निकालते हैं, हम बैठ के बनाते हैं। एनईटी कभी भी ऑफिशियली कोई क्लोजिंग मेरिट लिस्ट जारी नहीं करता, ये ज़हन में रखिएगा। तो कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा है। आपका एम होना चाहिए, अगर आप मुझसे बहुत फ्रैंकली पूछें और बहुत सीरियसली पूछें तो मैं आपसे कहूंगा आपका एम 90 प्लस के मेरिट का होना चाहिए। 90 प्लस का मेरिट, 88 प्लस का मेरिट। उस सूरत में आप सेफ साइड के ऊपर हो, अदरवाइज आप सेफ साइड पे नहीं हो। आपकी कश्ती जो है ना नैया के पार लगेगी या नहीं पार लगेगी, उसके ऊपर आप कशमकश में आप रहोगे। अच्छा, सबसे पहले अगर हम मेरिट लिस्ट को आप डिस्कस कर लें। अच्छा, याद रखिएगा रेगुलर सेल्फ फाइनेंस स्पॉन्सर के ऊपर कोई मेरिट लिस्ट नहीं होती। मैंने जो एनईटी की डिटेल वीडियो बनाई थी 2026 वाली, उसमें मैंने समझाया भी था कि अगर आप किसी भी फील्ड का या किसी भी बोर्ड का खुद से मेरिट लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप सिंपल एनईटी की वेबसाइट पे जाइए और उनकी तमाम मेरिट लिस्टों को स्टडी करिए कि भाई पहली मेरिट लिस्ट में कितने बच्चों को कॉल किया गया था, दूसरी में कितने को कॉल किया गया था, कौन कौन सी सीट बच रही, साफ ऊपर लिखा हुआ होगा। आप वैसे एक जहन में अंदाजा कर सकते हैं। मगर ये चीज जहन में रखिएगा, आपका मेरिट 85 88 प्लस का होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप सेफ साइड के ऊपर हो। इस साल 2025 के अंदर जो एनईटी यूनिवर्सिटी के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो आखिरी बच्चा जिसका एडमिशन हुआ वो 87.53 के ऊपर हुआ, रेगुलर कैटेगरी के ऊपर। 2024 के अंदर ये स्कोर 86.86 का था, 2023 में भी तकरीबन 86 का था, 2022 में 91 के ऊपर मेरिट गया था क्योंकि उस जमाने में एमसीक्यूज बेस्ड पेपर हो गए थे तो हर बच्चे की इंटर की परसेंटेज बहुत अच्छी आई थी। 2021 के अंदर 83.35 का था, यानी कि ऑन एवरेज अगर आप देखें तो 2021 से लेकर 2025 के अंदर इंक्रीज हुआ है। 2022 को मैं खुद माइनस कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे सब बच्चों की परसेंटेज ज्यादा थी। तो इसी तरीके से अगर आप कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग सीआईएस को या कंप्यूटर इंजीनियरिंग को देखें, कंप्यूटर इंजीनियरिंग अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होती है, मैं साथ साथ फील्ड्स के बारे में भी आपको बता देता हूँ। जो बच्चे चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जाएं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट डेटा एनालिटिक्स, ऑल अबाउट वेबसाइट डिजाइनिंग, ऑल अबाउट वेबसाइट पोर्टल्स मैन्युफैक्चरिंग, ऑल साइट सॉफ्टवेयर पोर्टल्स को इंजीनियरिंग करना, एप्लीकेशंस को मैन्युफैक्चर करना, एप्लीकेशंस की इंजीनियरिंग करना, वेब पेज डिजाइन करना, चाहे वो फ्रंट आपके पास हो, यूएक्स यूआई जिसको हम कहते हैं, यानी कि फ्रंट एंड और बैक एंड का होना। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आप हार्डवेयर रिलेटेड डेटा कुछ भी नहीं पढ़ते। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज प्योर प्रोग्रामिंग साइड, प्योर प्रोग्रामिंग साइड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा, अक्सर बच्चे जो है ना आजकल मैं देखता हूँ उनको डेटा साइंसेज में, एआई में, साइबर सिक्योरिटी में, गेमिंग एंड एनिमेशन में जाने का बड़ा शौक होता है। क्यों जाना है भैया? सर वो एआई, एलॉन मस्क ने कहा था एआई में जाना है। अरे भाई एआई सब फील्ड है, खुदा रहा है बात समझिएगा। ये अब देखो छोटी छोटी बातें आपको नहीं बताऊंगी। एआई इज अ सब फील्ड। आप हमेशा अपना बैचलर्स बड़ी फील्ड में करते हो तो आपका पहला एम होना चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या सीआईएस में जाने का, क्योंकि ये आपके पास मदर फील्ड है। मदर फील्ड का मतलब क्या होता है? मदर फील्ड के मायने ये होते हैं कि भाई ऐसी फील्ड जिससे छोटी छोटे बच्चे निकलते हैं। मदर का मतलब क्या होता है? माँ छोटे छोटे बच्चों को निकालती है ना। तो भैया जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, सीआईएस है या सीएस है, ये मदर फील्ड्स हैं। आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेटा साइंसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, गेमिंग एंड एनिमेशन ऑलरेडी पढ़ रहे होते हो। अब लेट सपोज एक डिमेरिट क्या होता है? डिमेरिट ये होता है कि अगर कोई बच्चा पहले एआई में एडमिशन ले ले, अब उसने 4 साल एआई को पढ़ा, अब कल को वो मास्टर्स अपना प्योर सीएस साइड पे नहीं कर सकता, कल को उसको किसी और फील्ड में जाना है तो उसके लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। फिर यूनिवर्सिटी आपको ऐसे एडमिशन नहीं देती। कल को वो कहते हैं कि भाई तेरा जो आपका जो बैचलर्स है वो किसी और चीज के अंदर है, आप हमारे पास आ रहे हो, या तो आप कोर्सेज वगैरह उनको शो करते हो सेकंड नंबर के ऊपर। तो भाई आप हमेशा अपना जो बैचलर्स होता है मदर फील्ड में करते हो। एआई आपकी सब फील्ड है, वो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सीएस के अंदर ऑलरेडी कवर हो जाती है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। सिंस आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड आई हैव वर्कड इन द मैकेनिकल फील्ड एंड सप्लाई चेन फील्ड, तो लेट सपोज अगर मैं अपना बैचलर सप्लाई चेन इंजीनियरिंग कर लूं, तो सप्लाई चेन इंजीनियरिंग बहुत लिमिटेड चीज है। सप्लाई चेन इंजीनियरिंग में अपना बैचलर्स कर लूं, बहुत स्कोप है, सब सारे कहते हैं, मैं कर लेता हूं। बट कल को मैं अपना मास्टर्स जो है ना इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में नहीं कर सकता। सही है, मैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में जा ही नहीं सकता क्योंकि मैंने अपना बैचलर्स एक सब फील्ड में कर लिया। तो बैचलर जब आप बड़ी फील्ड में करते हैं, लेट्स से मैकेनिकल में करते हैं, तो मैकेनिकल में करने के बाद कल को आप बायोमेडिकल में भी आ सकते हैं, आप कल को पेट्रोलियम में भी आ सकते हैं, कल को आप इंडस्ट्रियल में भी आ सकते हैं, कल को आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, कल को आप पर्टिकुलरली केमिकल में जा सकते हैं, कल को आप इलेक्ट्रॉनिक साइड में भी आ सकते हैं।
भाई मैकेनिकल सबकी मदर फील्ड है, एवरग्रीन फील्ड है। तो भाई बताने अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे और तासुर आप लोगों के ज़हनों में होगा, लोग कहते हैं कि सर वो पैसा नहीं होता, सर वो मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, अभी मैं उनके ऊपर आऊँगा। मगर ये इंतहाई बेकार चीज़ है। आप किसी भी बच्चे से अगर पूछो ना तालीम क्यों हासिल कर रहे हो? पैसे के लिए। ज़ाहिर-सी बात है भाई, तालीम क्यों लोग हासिल करते हैं? तो पैसे के लिए या लड़की के लिए या लड़के के लिए कि भाई कल को शादी अच्छी जगह पे हो जाएगी इसलिए तालीम हासिल कर रही है, इंतहाई गलत चीज़ है। रिमेंबर दिस थिंग, पैसा आपको हर फील्ड के अंदर मिलेगा। इनफैक्ट जो आज के ज़माने में जो टीन डब्बे वाला भी होता है ना, जो एक स्क्रैप का काम करता है, अगर आप तरीके से स्क्रैप के काम को करो तो स्क्रैप के काम का बहुत बड़ा स्कोप है। आपको शायद पता नहीं होगा कि मैं प्रोक्योरमेंट साइड पे रहा हूँ। आई नो दिस पर्टिकुलर थिंग। तो स्क्रैप के काम का बहुत बड़ा काम है। आप उसके ऊपर पूरी इंडस्ट्री बना सकते हो, उसके ऊपर पूरे एक एक $1 मिलियन का बिज़नेस बना सकते हो। बट डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो। तो आपकी नीयत बड़ी मैटर करती है। तो खुदारा ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, पैसा आपको हर फील्ड में मिलेगा। पैसा हर फील्ड में मिलेगा, सिर्फ़ पैसा आपको सीएस में नहीं मिलेगा। सीएस करने के बाद ज़मानत नहीं है कि कल को आपको जॉब लगेगी। आप जिस भी फील्ड को सेलेक्ट करते हो, आप उसको अपने पैशन के साथ पढ़ोगे। आप अगर उस फील्ड को अपनी मेहनत के साथ कवर करोगे, आपको इंशाअल्लाह ताला जॉब मिलेगी। भाई मैं अपनी शौक से मैकेनिकल छोड़कर बैठा हूँ। मैं जीएसके के अंदर बहुत सी पोस्ट पे काम कर रहा था। मैं ऐसे-ऐसे कई इंजीनियर्स को जानता हूँ जो ओरेकल छोड़कर बैठे, जो पार्टिकुलरली के इलेक्ट्रिक जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन कंपनी है, वहाँ पे मैनेजर्स थे। सही है ना? बहादुराबाद क्लस्टर और ये जौहर क्लस्टर पूरा सर बिलाल ज़ैद के अंडर आता था, जिस ज़माने में वो मैनेजर थे। तो पॉइंट इज़ दैट वो छोड़ के इदारे के अंदर डायरेक्टर के तौर पे फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि भाई पैसा आपको हर जगह पे मिलेगा और बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। मगर आपकी नीयत होनी चाहिए कि आपने इस कौम के बच्चों को आपने खुद भी अच्छे तरीके से तालीम हासिल करनी है, आपको हर जगह पे एडमिशन मिलेगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की बात करूँ, तो भाई कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग का इस साल जो आखिरी बच्चा जिसका एडमिशन हुआ 85.84 पे गया। अगेन मैं बार-बार कह रहा हूँ ये क्लोजिंग है। पहला बच्चा जो गया होगा वो 93, 95, 94 के मेरिट के ऊपर गया होगा। ये आखिरी बच्चा जिसका कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ 85.84 पे हुआ। यानी कि इससे ऊपर का टारगेट रखा है आपने। 2024 के अंदर 83.90 था। 2023 में भी तकरीबन 83.90 था। जबकि हमारे पास 2022 के अंदर ये 89.19 था, कोविड का टाइम था। 83.61 था 2021 के अंदर। तो ये छोटी-छोटी बातें हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर मैं अच्छा इस चीज़ के बारे में ज़हन में रखिएगा, मैंने जानबूझ के यहाँ पे बी रखा हुआ है, क्योंकि सारे इदारे वाले छाप-छाप के उसको बी कॉपी कर रहे होंगे। डेटा साइंसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और गेमिंग एंड एनिमेशन। एनईटी ने 2022 में और 2023 में अलग से फील्ड्स मुतारिफ करवाई थी, अलग से इनके साथ ही अलग से नंबर ऑफ सीट्स इनकी मौजूद थी। मगर 2023 ऑनवर्ड, 2024 से ऑनवर्ड एनईटी ने इन चारों फील्ड्स को बीसीआईटी के साथ मर्ज कर दिया है, यानी कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ। अब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या चीज़ है? एनईटी में अगेन 2 तरह की सीट्स, अभी एक और तरह की कैटेगरी है सीट्स की। एनईटी में एक सीट्स होती है बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से वेरिफाइड है। इस वक़्त जो बाय द वे पीसी के चेयरमैन हैं, वो डॉक्टर सरोज अशमत लोधी हैं, जो कि मेरे ज़माने में आज से कोई 10 साल कबल, 15 साल कबल वो माशाल्लाह से 15-16 साल वो एनईटी के वाइस चांसलर रहे थे। उन्होंने इलेक्शन को कॉन्टेस्ट किया था। इस वक़्त पूरे पाकिस्तान में जो इंजीनियरिंग की फेडरेशन है, उसके वो हेड हैं, माशाल्लाह से डॉक्टर सरोज साहब। अच्छा, तो बताने का मकसद ये है कि 2023 ऑनवर्ड तो एनईडी ने क्या किया, जो उनकी बीएस की फील्ड थी ना, उनको मर्ज कर दिया बीसीआईटी के साथ। अब कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में डिफरेंस क्या है, जरा इसको समझ लीजिए। ये जो सीआईएस है ना, ये आपकी बीई प्रोग्राम है और ये वाला जो प्रोग्राम है बीएस है। बीई प्रोग्राम क्या होता है, जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से वेरीफाइड प्रोग्राम्स होते हैं ना, वो आपके पास होते हैं बीई प्रोग्राम। मेरा शायद यहाँ पे पीसी का कार्ड कहीं पड़ा हुआ होगा मेरे वॉलेट के अंदर, यानी कि मैं एक पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से वेरीफाइड इंजीनियर हूँ। उसके कुछ पर्क्स आपको मिलते हैं, कल को जब आप जर्मनी को ट्रैवल करोगे ना, वहाँ पे आप बताओ कि आप वेरीफाइड इंजीनियर हो, आपकी अलग लाइन बन जाती है भैया, इसके बड़े पर्क्स होते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब तो भाई सिंध के बच्चे को वैसे भी नहीं मिलती नॉर्मली, तो आपको उसका इससे इससे फ़ायदा कोई है नहीं। बट बीएस का प्रोग्राम सेम चीज़ ही है। अच्छा, बीई और बीएस में डिफरेंस एक और होता है कि एनईडी के अंदर जो बीई की फीस कैटेगरी है, बीई के प्रोग्राम्स के अंदर जो फीस होती है वो तकरीबन 35,000 रुपए, बीएस के अंदर 45,000 रुपए। बीएस के प्रोग्राम में एक डिफरेंस आपको ये मिलता है कि फीस ज़्यादा होती है और बीएस का प्रोग्राम पीएससी रिकॉग्नाइज नहीं होता, मगर अगेन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको गवर्नमेंट जॉब मिलनी नहीं है, ना हमने गवर्नमेंट जॉब करनी है। नॉर्मल सी बात है, हमें पता है ये बात। तो उसका और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी कोई फ़र्क नहीं होता। अच्छा, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस दर हकीकत कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की है। तो एनईडी ने एक बड़ा अच्छा काम पता है क्या किया हुआ है? एक उन्होंने कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की सीट्स रखी हुई हैं, जिसके अंदर अच्छी खासी सीट्स हैं। इसी तरीके से एक और प्रोग्राम जो एनईडी के अंदर मौजूद है, बीसीआईटी का प्रोग्राम होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि कंप्लीट सीएस का चीज़ ही आ रही है, जो कि कंप्लीट आपके पास सीएस वाली साइड ही आ रही है, मगर ये बीएस का प्रोग्राम है। तो एनईडी ने जो डेटा साइंसेस थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, साइबर सिक्योरिटी थी, गेमिंग एनिमेशन थी, इसकी तमाम की तमाम सीट्स को एनईडी के अंदर बीसीआईटी में मर्ज कर दिया। अब होता ये है कि पहला
पहला साल जो होता है बच्चों का, पहले साल तमाम बच्चे सीएस को पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस की बेसिक्स को पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस डिटेल में स्टडी करते हैं। फिर 1 साल के बाद एनईडी आपको ऑफर करता है कि भाई डिपेंडिंग अपॉन योर सीजीपीए, कि भाई जिस बच्चे की सबसे हाईएस्ट सीजीपीए होगी उससे पहले पूछा जाएगा आपको अब अपना मेजर क्या रखना है? डेटा साइंस रखना है, एआई रखना है, साइबर सिक्योरिटी रखना है, गेमिंग एनिमेशन रखना है। जिसकी सीजीपीए सबसे अच्छी होती है, लेट्स सपोज ने एआई सेलेक्ट कर लिया। इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन द सीजीपीए बच्चे सेलेक्ट करते जाते हैं। तो जिन बच्चों की सीजीपीए सबसे कम होती है, तो फिर जो प्रोग्राम बच रहा होता है, यानी कि इन चारों में से उसका मेजर रखा जाता है। तो यानी कि इन चारों प्रोग्राम्स को एनईडी ने अब सीएस के अंदर बीसीआईटी में मर्ज कर दिया है। अच्छा, एक और चीज ध्यान में रखिएगा, सीआईएस का जो प्रोग्राम है ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का मिक्सचर है। हार्डवेयर का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल साइड। अब बहुत सारे बच्चों को बातें नहीं पता होंगी, सिंस मैं आपको एक छोटी सी बात अगर बता दूं कि भाई हार्डवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल जो है वो मदर फील्ड है कंप्यूटर की। एक ज़माने पहले 1995 से पहले तक एनईटी यूनिवर्सिटी में सिर्फ 3 डिपार्टमेंट होते थे, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। कंप्यूटर वाले जो होते थे वो इलेक्ट्रिकल ही लेते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो है ना बेसिकली दरहकीकत वो कंप्यूटर की मदर फील्ड है। ये मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ जिस ज़माने मेरी वालदा ने पढ़ा था। मेरे वाले साहब भी एनईटी के इंजीनियर रहे, मेरी वालदा भी रही अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सर बिलाल को आप वैसे ही जानते हैं, दूसरे भाई मेरे एनईटी से रहे इंजीनियर। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मुझे पर्क मिला कि सारी फैमिली ही रही। द पॉइंट इज दैट कि उस जमाने के अंदर नॉर्मली एनईटी के अंदर सिर्फ 3 डिपार्टमेंट्स होते थे, सिर्फ 3 डिपार्टमेंट्स होते थे वहाँ पे एनईटी यूनिवर्सिटी के अंदर। इनफैक्ट एनईटी ने जब 1996 के अंदर अपना कंप्यूटर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम लेकर आए, तो उसमें होता ये था, जो आज भी जो पुराने टीचर्स मुझे बताते हैं बातें, कि उसमें होता ये था कि भाई 3 साल पहले बच्चा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ता था और फिर 1 साल वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ता था। और आपको लग रहा होगा शायद ये मजाक मैं कर रहा हूँ, नहीं, इस वक्त जो सबसे बड़ी सिलिकॉन वैली के अंदर जिस बंदे ने कंपनी अपनी भेजी है, मैं उनसे मिल चुका हूँ एनईटी के एलुमनाई कॉन्फ्रेंस के अंदर वॉशिंगटन के अंदर। उन साहब ने इसी तरीके से पढ़ा था। वो 1987 के 1992 के जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बैच था वो उसके थे, और उन्होंने इस वक्त जो अपनी कंपनी को बेचा है सिलिकॉन वैली के अंदर, ही इज एनईटी ग्रेजुएट। मुझे उनकी कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा, बट उन्होंने मार्वल वगैरह की जो आपके पास ये जो मूवीज होती हैं उनको अपनी उनकी जो उनकी जो पेरेंट कंपनी उसको बेचा था सिलिकॉन वैली के अंदर। एंड ही वॉज दी वन जो कि इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी थी। तो बताने का मकसद ये है कि भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद भी कंप्यूटर साइड पे आ सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो होती है उसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंटेंट आप दोनों बेसिक लेवल पे पढ़ रहे होते हो, सही है ना। दूसरे नंबर के ऊपर एनईडी की जो सीआईएस की फील्ड है, इसमें हार्डवेयर का कंटेंट भी यानी कि इलेक्ट्रिकल साइड भी आप पढ़ते हो और कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी पढ़ते हो। तो ये प्योर प्रोग्रामिंग के साथ साथ हार्डवेयर का कंटेंट भी होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हार्डवेयर कंटेंट बिल्कुल नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग साइड बिल्कुल नहीं है। अभी देखो छोटी छोटी डिटेल्स जो आपको नहीं पता होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसी तरीके से बीसीआईटी जो है ना, इसमें भी हार्डवेयर कंटेंट इतना नहीं है, सारी ज्यादातर प्रोग्रामिंग साइड ही है। मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके लिए फायदेमंद चीज है। आप याद रखिएगा, आप इधर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाते हैं, इधर आप कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में जाते हैं, या फिर इधर आप बीसीआईटी में जाते हैं। ये तीनों बहुत बेहतरीन है, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर पढ़ना है, हार्डवेयर प्लस प्रोग्रामिंग करनी है, तो उसके लिए आप कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में जाएं। अगर आपको प्योर प्रोग्रामिंग के ऊपर जाना है, तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि जो बीसीआईटी है उसमें आप जा सकते हैं। अगर आपको हार्डवेयर का इलेक्ट्रिकल कंटेंट बिल्कुल नहीं पढ़ना, और जो रिकमेंडेड ही होता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसके ऊपर। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूँ, वो बच्चे जो देखें, हर बच्चा सेल्फ फाइनेंस स्पॉन्सर अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ इस बात को, मैं आपको फील करता हूँ बेटा। अगर आप सेल्फ फाइनेंस स्पॉन्सर अफोर्ड नहीं कर सकते, आपका फिर भी अच्छा मेरिट है भाई, 80 प्लस का मेरिट अच्छा मेरिट होता है। तो फिर एनईडी के अंदर हम लाजमी तौर पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर जाएं। अगर आप सेल्फ फाइनेंस स्पॉन्सर अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको कंप्यूटर साइड पे जाने का शौक है, आप इलेक्ट्रिकल साइड के ऊपर जाएं। व्हाट इफ आई टेल यू कि मैं पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर हाउस को जानता हूँ जिनके साथ हम लोगों ने ऑन बोर्ड होकर काम किया। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, नस से भी और एनईडी से भी। इनफैक्ट मैं अपने बहुत अच्छे एक दोस्त को जानता हूँ जिन्होंने नस से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी एच-12 से। आज वो दुबई की सबसे बड़ी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वहां बैठ के काम कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज अ मदर फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइड। तो याद रखिएगा कि भाई इलेक्ट्रिकल करके भी आप सीएस साइड पे आ सकते हो। तो अगर आपका कंप्यूटर जाने में क्रेज है, अगर आपका सीएस करने का क्रेज है और आपको एनईडी के अंदर कंप्यूटर ऑफर नहीं होती, तो फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे लाजमी तौर पर जाएं, ये सबसे बेहतरीन फील्ड है आपके लिए, सही है। तो भाई अक्सर बच्चों ने इस दफा एक गलती करी, मैं उस गलती को बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे कंप्यूटेशनल फाइनेंस में ले गए। भाई कंप्यूटेशनल फाइनेंस में उस वक्त जाइएगा जब इलेक्ट्रिकल की फील्ड खत्म हो जाए। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों सीएस की मदर फील्ड्स के अंदर काउंट होती है। इलेक्ट्रिकल भी इलेक्ट्रॉनिक्स भी, ये दोनों मदर फील्ड है। कभी आपने सोचा है एनईडी के प्रोस्पेक्टस को कल को देखिएगा कि जो कंप्यूटर जिसने बच्चे ने इंटर या लेवल्स में कंप्यूटर पढ़ा हुआ होगा ना, उसको कंप्यूटर की जो फील्ड्स ऑफर हो रही है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मौजूद होती है। क्यों क्यों मौजूद होती है भाई? रीजन यही है कि कंप्यूटर की मदर फील्ड है। आप कल को बैचलर्स अपना अगर इलेक्ट्रिकल में करते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हो, कल को आप पाकिस्तान से बाहर जाके सीएस साइड पे इजीली जॉब कर सकते हो। भाई सीएस साइड पे जॉब करने के लिए आपकी तालीम से ज्यादा आपकी स्किल्स आनी चाहिए, आपकी प्रोग्रामिंग की स्किल्स आनी चाहिए।
आज के ज़माने में जो एप्पल के अंदर आप जॉब करने के लिए जाओगे, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करने के लिए जाओगे, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि भाई तेरी डिग्री क्या है? वो ये पूछेंगे ये सॉफ्टवेयर मुझे बना के दिखा, ये प्रोग्राम मैं दे रहा हूँ, बना के दिखाओ मुझे। वो आपसे ये चीज़ पूछते हैं भाई। तो ये ज़हन में रखिएगा जो आपके टेक्निकल इंटरव्यूज़ होते हैं सिंस आई हैव गिवन दोज़ पर्टिकुलर टेक्निकल इंटरव्यूज़ व्हेन आई वाज़ अप्लाइंग फॉर डिफरेंट फील्ड्स। मैंने डीएसपी में काम किया, मैंने जीएसके में काम किया। तो टेक्निकल इंटरव्यूज़ के अंदर जो मेरी फील्ड के रिगार्डिंग टेक्निकल इंटरव्यूज़ होते थे, मुझे याद नहीं पड़ता कि आज तक किसी ने मुझसे मेरी फील्ड के बारे में कि डिग्री क्या करी थी, सीजीपीए क्या थी पूछी थी। मुझसे जो मेजरली क्वेश्चन हमेशा पूछे गए, वो यही होते थे। आई रिमेंबर कि आई वाज़ गिविंग द इंटरव्यू फॉर द आज से कई साल कबल। तो बेटा कभी भी आपसे जो इंटरव्यू लिया जाता है वो हमेशा आपकी रिलेवेंट जो आपकी स्किल्स होती है प्रोग्रामिंग की उसके ऊपर होता है। टेक्निकल इंटरव्यूज हमेशा पहले होते हैं जहाँ पे आपसे सिंपल तरीके से पूछा जाता है कि भाई आपको प्रोग्रामिंग आती है नहीं आती है। तो आप अगर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी करते हो तो उसके बाद भी आप अच्छी जगह पे सीएस करने जा सकते हो। ना सिर्फ सीएस की जॉब कर सकते हो बल्कि कल को उसमें अपना मास्टर्स कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो भाई। नॉर्मल सी बात है। अच्छा, अगर मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड मेरे साथ वो डीजे साइंस कॉलेज में भी होते थे। उनका नाम है शाहरुख, कभी उनका लिंक्डइन सर्च करिएगा। उस बंदे ने एनईटी से सिविल इंजीनियरिंग करी, पाकिस्तान के बड़े मशहूर डिबेटर्स के अंदर वो शामिल रहा। भाई सॉफ्ट स्किल्स आपको खुद बनानी पड़ती हैं। अगर आपको बेचना नहीं आता, अगर आपको बात करनी नहीं आती ना, आप एनईटी क्या, आप हार्वर्ड से बैठ के अपनी इंजीनियरिंग कर लो, आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपको बोलना आना चाहिए, आपको बात करने का अंदाज आपको होना चाहिए कि आप लोगों को कन्विंस कर सको। तो मैं एक बड़े अच्छे बंदे को जानता हूँ, मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ। ये मेरा दोस्त था और मेरा दोस्त आज भी है। इनकी आप लिंक्डइन कभी चेक करिए, इनका नाम है शाहरुख। शाहरुख एनईडी करके लिखोगे आ जाएगा। इसने रमज़ान ट्रांसमिशन के ऊपर, एयरवाई के ऊपर और जियो के ऊपर गाड़ी जीती हुई है। ये बड़ा मशहूर डिबेटर था, इसको शौक था सिविल इंजीनियरिंग का। जिस ज़माने में हम अपने इंटर के ज़माने की बात है ये। तो इस बंदे ने एनईडी से सिविल इंजीनियरिंग करी। मगर जब यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में था ना, इसको समझ में नहीं आई। इसने बोला यार मेरा दिल अब भर गया है। इसने यूनिवर्सिटी के आखिरी साल से बैठ के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को लर्न करना स्टार्ट किया। पढ़ना स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट किया, उसको बड़ा मज़ा आया। आज ये पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक के अंदर साइबर सिक्योरिटी का मैनेजर है। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट था, अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका गया हुआ था। ये मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मैं इसलिए इनकी बात बता रहा हूँ, ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सन। ये एनईडी के और पाकिस्तान के बड़े मशहूर डिबेटर्स के अंदर रहा है। इसने रमज़ान ट्रांसमिशन के ऊपर गाड़ी जीती हुई है। तो भाई बताने का मकसद ये है कि आपकी जो फील्ड ऑफ स्टडी होती है वो आपकी कल की लाइफ को डिसाइड नहीं करती। आपकी फील्ड ऑफ स्टडी आपके पैशन को शो करनी चाहिए। तो इस बंदे ने अपने शौक के ऊपर सिविल इंजीनियरिंग ली थी। मुझे आज भी इनकी वो बात याद है कि ही यूज्ड टू से मी कि यार हाशिम, मैंने 2014 या 12 के अंदर जब मैं एनईटी के अंदर पहली दफ़ा गया था सिविल के ऑडिटोरियम के अंदर, तो उस दिन मेरा क्रेज़ था कि मैं सिविल में एडमिशन लूँगा और मैंने सिविल में एडमिशन लिया। बट फिर आज मुझे रियलाइज़ होता है कि यार हाशिम, कि आज जो है ना मुझे रियलाइज़ ये होता है कि अब मुझे सीएस साइड पे जाना है। तो इन्होंने साइबर सिक्योरिटी के आज ये एनालिस्ट हैं। मैं नाम बता देता हूँ कंपनी का, हबीब बैंक के अंदर ये माशाल्लाह से साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं और एक बड़ी मशहूर कंपनी अब तो मेरे ख्याल में दूसरी कंपनी के साथ है जो कि डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर्स को साइबर सिक्योरिटी की प्रोवाइड करती है। साइबर सिक्योरिटी सबसे जो आपके पास हाई पेइंग जॉब है उसके अंदर आती है और सबसे बेहतरीन फील्ड है अगर आपका शौक है। तो ये सिविल इंजीनियर था एनईडी का, कभी सर्च करिएगा, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो सिविल इंजीनियरिंग इन्होंने करी थी और आज ये साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पे, साइबर सिक्योरिटी मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका गया हुआ था ये बंदा, कंपनी ने इसको बेचा हुआ था वहाँ पे किसी कॉर्पोरेट के अंदर कि साइबर सिक्योरिटी का मसला वसला डील करने के लिए गया हुआ था। तो बताने का मसला क्या है? बताने का चीज़ ये है कि देखें, आपकी फ़ील्ड आपके पैशन को शो करनी चाहिए। आप किसी भी फ़ील्ड में जाएँ, आपको हर फ़ील्ड में इज़्ज़त भी मिलेगी, अगर आप उसको मेहनत से पढ़ेंगे। लोग सिविल करने के बाद भी सीएस साइड पे आ सकते हैं, अगर उनमें पैशन होगा। अगर पैशन नहीं है बेटा, तो आप किसी के अगर प्रेशर के ऊपर कंप्यूटर साइंस को ले रहे हो ना, आप कुछ नहीं कर सकते। ये ज़हन में रखिएगा। मैं अक्सर बच्चों को बात बताता हूँ, खुदा ना किसी के प्रेशर के ऊपर आके फ़ील्ड को सेलेक्ट ना करो। आपके चाचा, आपके मामा, आपके ताया या गली के अंदर जो अनवर भाई खड़े हुए थे या गली में जो रज़ा भाई खड़े हुए थे, जिनके मशवरे के ऊपर आपने कहा कि भाई एनईटी जाना है, एनईटी के अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है। तो रज़ा भाई कल को आपकी जॉब नहीं लगाएँगे। कल को जब आपकी जॉब का टाइम आएगा ना, रज़ा भाई पतली गली से कट मार के निकल जाएँगे। तो कल को फिर आपने सैक्रिफाइसेज़ वहाँ पे समझने हैं। कल को वहाँ पे आपने अपनी रातों की नींदों को बर्बाद करना है। इसलिए उस फ़ील्ड में जाइए जिसका आपको शौक है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरे नंबर के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैं इसी तरीके से मैकेनिकल के लोगों को जानता हूँ जो कि आज कंप्यूटर साइंस पे काम कर रहे हैं। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है अली, ही इज़ वर्किंग इन दी करंटली जो आपके पास ये डोमिनोज़ की कंपनी थी, उनका जो डोमिनोज़ का जो डेटा एनालिटिक्स सेंटर है वो पाकिस्तान से काम कर रहा है डिफेंस से। आपको शायद पता नहीं होगा, मुझे पता है बात। डेटा एनालिटिक्स सेंटर जो यूएई की पूरी जो गल्फ कंट्रीज़ की डोमिनोज़ की पूरी जो चेन है, अगर किसी के खानदान के अंदर कोई डोमिनोज़ में काम करता है, दे विल बी टेलिंग यू कि डोमिनोज़ की जो गल्फ की पूरी चेन है, उसका डेटा एनालिटिक्स सेंटर डिफेंस से यहाँ पे बैठ के काम कर रहा है। तो वहाँ पे वो काम कर रहा था बंदा और वो मैकेनिकल इंजीनियर था मेरे साथ का। सो भाई द पॉइंट इज़ दैट कि भाई आप किसी भी फील्ड को करते हैं, आपका जो शौक है, आपका जो पैशन है, वो आपको असल जगह पे लेके जाता है। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा।
अच्छा, लोग कहते हैं भैया मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेकार है। इंतहाई बेकार बात। मैकेनिकल वालों को जॉब नहीं मिलती। यार आपकी अगर फूफा के बेटे को जॉब नहीं मिली तो उसका मतलब ये नहीं कि मैकेनिकल बेकार है, या आपकी गली के अंदर फलाने अनवर साहब के बेटे को जॉब नहीं मिली तो उसका मतलब मैकेनिकल ऐसा नहीं है भाई। मैकेनिकल की एवरग्रीन फील्ड है, दुनिया में कभी मैकेनिकल की जॉब खत्म नहीं हो सकती। आप मुझे खुद बताइए कभी प्रोडक्शन रुक सकती है? नहीं रुक सकती। जितने भी रोबोट्स आ जाएँ, भाई क्या ये पेन बनना रुकेगा? नहीं रुकेगा। क्या ये आईफ़ोन कभी भी बंद होगा? नहीं होगा। क्या ये मोबाइल जो है बंद होगा? नहीं होगा। क्या ये घड़ी, ये कपड़े बंद हो सकते हैं? नहीं हो सकते। मैकेनिकल एवरग्रीन फील्ड है, कभी खत्म नहीं हो सकती। मैकेनिकल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, सिविल हो गई, इंडस्ट्रियल हो गई, अर्बन हो गई, ये आपके पास ये एवरग्रीन फील्ड्स हैं। केमिकल हो गई, ये अर्बन फील्ड्स हैं। एवरग्रीन फील्ड्स का मतलब ये होता है कि भाई ये कभी कंस्ट्रक्शन कभी रुक सकती है, बिजली कभी बंद होगी? नहीं होगी भाई। अगर सोलर भी आ जाएगा तो उसके बाद भी बिजली की उनकी ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर वर्किंग करने के लिए इंजीनियर की नीड है। तो पॉइंट इज दैट कि भाई ये एवरग्रीन फील्ड्स हैं। खुदारा आपने किसी के बहकावे में नहीं आना कि जो खानदान के जो बुजुर्ग होते हैं ना, जिनकी कोई बात उनके घरों पे नहीं सुन रहे होते, वो आपको आके मशवरे देते हैं और बच्चा एक गलत डिसीजन लेता है। बच्चे का शौक नहीं होता किसी दूसरी फील्ड का, वो आपको मशवरा देते हैं कि भैया उसकी तो जॉब ही नहीं लगी थी। भाई उसकी जॉब नहीं लगी थी, नालायक था उनका बच्चा। उनकी जॉब नहीं लगी थी, उनको बात करना नहीं आती थी। उनकी जॉब नहीं लग सकी थी क्योंकि उनको अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता था। भाई हम भी इसी मुल्क से बिलोंग करते थे। हमने तो यूएस के इंटरव्यूज भी क्लियर किए। हम बेतहाशा लोगों को जानते हैं जिन्होंने जाके पर्टिकुलरली जॉब्स भी हासिल करी। कोई एग्रो के अंदर गया, कोई आपके पास फौजी फर्टिलाइजर्स के अंदर गया, कोई आपके पास के इलेक्ट्रिक्स के अंदर गया, कोई लाहौर कॉर्पोरेशन की कंपनीज के अंदर गया, कोई आपके पास नासा में बैठ के काम कर रहा है, कोई आपके पास बैठ के माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है। वो इसी इलाके जगह से बिलोंग करते थे, वो इसी मुल्क से बिलोंग करते थे, वो आपके जैसे लोग थे। उनमें से किसी के अब्बा ने कोई जॉब सिफारिश नहीं कर सकता था। तो भाई आपने हमेशा खुद से स्टडी करनी होती है। तो अगर आप मैकेनिकल करना चाहते हैं, आई वुड रियली रिकमेंड यू, इट्स अ वेरी गुड फील्ड। मैकेनिकल इस दफा 78 के मेरिट के ऊपर क्लोज हुई थी, 73 के ऊपर 2023 में 24 में हुई थी, 73.86 के ऊपर 2023 के अंदर हुई थी, देन 82.86 के ऊपर आपके पास 2022 में हुई थी, 2021 के अंदर 77.67 के ऊपर हुई थी। सही है। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल की एक सब फील्ड है, और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप मैकेनिकल और सप्लाई चेन दोनों को पढ़ते हो। बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग फील्ड है। तो आपके पास इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इस साल जो क्लोज हुई 77.43 के ऊपर, 2024 के अंदर 73 के ऊपर, 2023 में 73.60 के ऊपर, 2022 के अंदर 82.14 के ऊपर, 76.04 के ऊपर, 2021 के अंदर। केमिकल इंजीनियरिंग अगेन एक एवरग्रीन फील्ड है। लोग कहते हैं केमिकल की जॉब नहीं है, खुदारा आप अपनी शौक के ऊपर जाते हो। भाई हर बच्चे का, अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो स्टार्टिंग के मेरिट वाले होते हैं, हर बच्चे का शौक नहीं होता कंप्यूटर में जाने का। कुछ बच्चे मैकेनिकल अपने शौक पे लेते हैं स्टार्टिंग वाले भी, कुछ इलेक्ट्रिकल अपने शौक पे लेते हैं, कुछ केमिकल शौक पे लेते हैं, कुछ आईएम शौक पे लेते हैं, कुछ सिविल शौक पे लेते हैं। तो भैया आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि आपके पास जो केमिकल इंजीनियरिंग है वो एवरग्रीन फील्ड है। दुनिया भर के अंदर कभी भी आपके पास जो एफएमसीजी सेक्टर है खत्म नहीं हो सकता। एफएमसीजी सेक्टर क्या है भाई? मेरी फील्ड है, मैं आपको बता दूं कि मेरा सप्लाई चेन, मेरा इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में था। एफएमसीजी कहा जाता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। आपके पास जो लेस का पैकेट हो गया, कॉलगेट हो गया, या ये साबुन साबुन हो गया, ये सारे एफएमसीजी आइटम्स होते हैं। सही है। तो केमिकल जो जितनी फूड इंडस्ट्री आ रही है, जितनी आपके पास फूड इंडस्ट्री आ रही है, जितनी आपके पास डाइंग इंडस्ट्री आ रही है, यहाँ पे सबके अंदर केमिकल इंजीनियर्स की नीड होती है भैया। केमिकल इंजीनियरिंग सब में काम करता है। तो केमिकल इंजीनियरिंग इज समथिंग जो कि दुनिया में हमेशा एवरग्रीन रहेगी, हमेशा रहेगी। तो इसके अंदर आपके पास क्या मेरिट है भैया? 76 के ऊपर आपके पास इस साल क्लोजिंग हुई, 71.90 के ऊपर 2024 में हुई, 73.32 के ऊपर आपके पास 2023 में हुई, 80.32 के ऊपर 2022 में हुई, और 74.00 के ऊपर आपकी 2021 के अंदर हुई। भाई ये तमाम बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं दोस्तों को लाजमी तौर पे बताएं। और ये तमाम बच्चे जो आपके सामने शो हो रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी में 131 से ज्यादा पोजीशन हमारे बैचेस से लेकर आए। तो आप किसी भी इदारे में बैठे हुए, उन इदारे वालों से आपने सवाल जरूर पूछना है। मैं इस कौम के बच्चों को यही शऊर देना चाहता हूं कि आप लाजमी तौर पे सवाल पूछें। आपके वालिदैन को चाहिए कि आप जाके हंगामा करें कि भाई इतनी मेहनत, इतने पैसे दिए, आपके पास कितनी पोजीशन आई हुई हैं, कितने बच्चों का 90 प्लस स्कोर आया हुआ है। तो ये पूछना है आपने, आपका काम है। अच्छा, अगर हम कंप्यूटेशनल फाइनेंस की बात करें, तो कंप्यूटेशनल फाइनेंस 2025 के अंदर इसकी क्लोजिंग हुई है 78.98 के ऊपर। कंप्यूटेशनल फाइनेंस जो है ये बैंकिंग और कंप्यूटर का मिक्स है। ये कंप्यूटर की फील्ड नहीं है प्रॉपर। अक्सर बच्चों को एक तो बेवकूफ़ी मिल जाती है कि बेचारे जो मासूम से बच्चे होते हैं, बच्चों को ये बेचारे बच्चे जो है ना, कंप्यूटर का नाम देख के जो है ना इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। भाई इसके अंदर फाइनेंस के मॉड्यूल ज़्यादा हैं, इसके अंदर आपके पास सिंपल तरीके से फाइनेंस के मॉड्यूल, बैंकिंग ज़्यादा है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस हद से 3 या 4 सिखाई जाती हैं। अब लोग क्या होता है, कंप्यूटेशनल फाइनेंस है तो कंप्यूटर की फील्ड होगी। ये कंप्यूटर की फील्ड नहीं है, ये फाइनेंस का मेजर पोर्शन है और कंप्यूटर का पोर्शन है। तो अब देखो ये जो मेरिट है ना, ये मेरिट डिसाइड करता है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। अब बच्चे बेचारा मासूम सा, उसको पता कख नहीं होता, उसने क्या करा, उसने मेरिट इंक्रीज कर दिया।
दी। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। किसी भी फ़ील्ड का जो आपको ज़्यादा या कम मेरिट लग रहा है ना, वो बच्चों की बेवकूफ़ी की वज़ह से होता है। वो फ़ील्ड अच्छी या बुरी है, उसका फ़ैसला मेरिट नहीं कर सकता। आप लेट्स सपोज़ 87.53 के ऊपर अगर क्लोजिंग हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत अच्छी फ़ील्ड है। सही? इसका मतलब ये नहीं है, हर फ़ील्ड अच्छी होती है। लास्ट बच्चा जो इस फ़ील्ड में जाके इसने एडमिशन लिया, वो इस मेरिट के ऊपर गया। सिमिलरली अब देखो कंप्यूटेशनल फाइनेंस को नॉर्मली पिछले सालों तक कोई पूछता भी नहीं था। इस साल के जो बच्चे आए वो जेन ज़ी जनरेशन की अल्ट्रा किस्म आई है। उन्होंने कंप्यूटेशनल फाइनेंस का मेरिट 72 से 78.98 में इंक्रीज़ करवा दिया। उनको कक पता नहीं होगा कोर्सेज़ क्या है कंप्यूटेशनल फाइनेंस के। हालाँकि प्रोस्पेक्टस जो आपको मिलेगा टेस्ट डे उसमें लिखा हुआ होगा। बट द पॉइंट इज़ दैट कि भाई ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि कंप्यूटेशनल फाइनेंस के अंदर फाइनेंस का पोर्शन ज़्यादा है, कंप्यूटर लैंग्वेजेज़ 3-4 खाली सिखाई जा रही होती हैं, उसका पोर्शन कम आ रहा है। अब ये बच्चों ने जो इस साल जो आखिरी बच्चा कंप्यूटेशनल फाइनेंस में गया वो 78.98 पे गया। तो इन बच्चों ने इसका मेरिट इंक्रीज़ कर दिया। सही अब इसकी हाई पे बना दी। हालाँकि किसी भी कोई भी फ़ील्ड अच्छी या बुरी उसका मेरिट फ़ैसला नहीं करता, उसका फ़ैसला होता है बच्चा खुद करता है। आप उसके प्रोस्पेक्टस के अंदर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को देखते हो, कौन से सब्जेक्ट ऑफर होंगे 4 साल के अंदर, उसकी बेसिस पे आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करते हो। 2024 के अंदर इस फील्ड का 72.73 था, 2023 के अंदर भी इतना ही था, 2022 में 77 था, 2021 में 72 था। तो बताने का मकसद ये है कि भाई इसका मेरिट कम होता था, मगर जो आज की नई जनरेशन आई, जेन ज़ी जनरेशन जो आती है, जो किसी की बात नहीं सुनती माशाल्लाह से, आप जैसे बच्चे मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप सुनो बैठ के। तो भाई इसका अपना शौक देखना है, अगर शौक है इसके अंदर फिर लाज़मी तौर पे चाहिए। अच्छा टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये कंप्यूटेशनल फाइनेंस से ज़्यादा अच्छी फील्ड थी, बच्चों ने मगर नहीं ली। टेलीकम्युनिकेशन डायरेक्टली कंप्यूटर की सब फील्ड है, ये लोगों को पता ही नहीं होगा। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डायरेक्टली कंप्यूटर की सब फील्ड है। इसका मेरिट मेरे नज़दीक ज़्यादा होना चाहिए था, मगर बच्चे इस पे नहीं गए। हालाँकि टेलीकम्युनिकेशन डायरेक्टली सीएस के रिगार्डिंग फील्ड है, तो इसके अंदर 76.40 का मेरिट गया। 2024 में 71 का गया था, 2023 के अंदर 71.66 का गया था, 2022 में 80 का गया था और 2021 के अंदर 73.69 का गया था। सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो भाई इस साल जो सिविल इंजीनियरिंग का मेरिट गया 72.34 पे गया। अगेन देखो मेरिट इस बात का फैसला नहीं कर सकता कौन सी फील्ड अच्छी है, कौन सी खराब है, ये बच्चे जाके जो फील्ड सेलेक्ट करते हैं वो कर रहे होते हैं। सिविल एवरग्रीन फील्ड है भाई, दुनिया में कभी कंस्ट्रक्शन नहीं रुक सकती। दुनिया में हमेशा अब तो ज़माना ही हाई राइज़ बिल्डिंग का है भाई? कभी चाइना की आपने शहरों की पिक्चर देखी है कभी गलती से चाइना की? चाइना के अंदर बेटा 50वें फ्लोर के ऊपर ग्राउंड फ्लोर लगता है, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही होती हैं। दुनिया के अंदर सिविल इंजीनियरिंग का लेवल आज ये चल रहा है। तो शायद आपको पता नहीं है कि सिविल इंजीनियरिंग की डिमांड कितनी ज़्यादा है दुनिया भर में। कभी आप यूएस में जाके सिविल इंजीनियरिंग की जॉब्स करिएगा, सबसे ज़्यादा जॉब सिविल इंजीनियरिंग की होती हैं। सही है, मैकेनिकल की होती हैं। क्यों? क्योंकि भाई सिविल की दुनिया भर में डिमांड है, हमेशा रहेगी। हम पाकिस्तान में तो खैर चाचा हमारे ठेकेदार बन जाते हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर भी स्कोप है भाई। पाकिस्तान में भी आपके पास हाई राइज़ बिल्डिंग तो बनेगी, आज नहीं तो कल बनेगी आपके पास। दुबई में बहुत बड़ा स्कोप है, हाई राइज़ बिल्डिंग हर जगह बन रही है। इनफैक्ट मैं कई सिविल इंजीनियर्स को जानता हूँ जो कि अभी नियोन के प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग कर रहे थे, जो कि सऊदी अरब के अंदर एक नया शहर बन रहा है। तो बेतहाशा जॉब्स हैं दुनिया भर में भाई। तो सिविल का आप अगेन मेरिट देख के फैसला नहीं कर सकते कि कौन सी फील्ड अच्छी है, कौन सी बुरी है। अच्छा इसी तरीके से 2024 में 69.0 का था, 2023 में 70.18 का था, 2022 में 79 का था और 2021 में 73.6 का था। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का आपके पास जो मेरिट आ रहा है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग अगेन पाकिस्तान टेक्सटाइल सेक्टर का मुल्क है। पाकिस्तान में जितनी बड़ी-बड़ी फर्म्स आ रही हैं, आर्टिस्टिक हो, माइडास सेफ्टी हो, आपके पास अलकरम हो, आपके पास जितनी भी आपके पास आ रही हैं, ये सारी वॉलमार्ट के लिए कपड़ा बनाती हैं, टारगेट के लिए कपड़ा बनाती हैं, सही है, एच&एम के लिए कपड़ा बनाती हैं। तो पाकिस्तान में तो बेतहाशा टेक्सटाइल इंडस्ट्री मौजूद है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का स्कोप बहुत अच्छा है। अगेन बच्चे नहीं जा रहे, बच्चों को अपना शौक नहीं है, तो भाई आपको अगर करनी है मैं रिकमेंड करूंगा गो फॉर इट। तो 2025 में 71.30 था, 2024 के अंदर 69.32 था, 2023 में 69.32 था, 2022 के अंदर 79.36 था, 2021 के अंदर 74.89 था। जबकि अगर हम फूड इंजीनियरिंग की बात करें, फूड इंजीनियरिंग अगेन एक बेहतरीन फील्ड है, लोगों को पता नहीं है इसके बारे में ना। एफएमसीजी सेक्टर, शान के मसाले घर में बिरयानी बैठ के खाते हो ना बेटा, मेहरान के मसाले खाते हो बैठ के, नेशनल के खाते हो, सबसे ज्यादा जॉब्स फूड इंजीनियरिंग की तमाम एफएमसीजी सेक्टर के अंदर है, पीएनजी के अंदर है, पीएनजी प्रॉक्टर एंड गैम्बल आपके पास आ गया, आपके पास यूनिलीवर हो गया। भाई हर जगह पे फूड इंजीनियरिंग की जॉब आएगी यार, कोई भी आपके पास ब्रेड की कंपनी आ रही है, डॉन आ रही है, कोई भी आ रही है, तो एफएमसीजी सेक्टर तो भाई कभी लोग खाना खाना बंद करेंगे नहीं करेंगे। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर मैंने, क्योंकि मैं फार्मा से बिलोंग करता हूँ, मेरी पहली जॉब भी एस्पिन फार्मा के अंदर ओबीएस ग्रुप के अंदर थी, देन डीएसपी एक लॉजिस्टिक कंपनी थी, देन उसके बाद मैं जीएसके के अंदर रहा हूँ हमेशा। तो फार्मा के अंदर फूड इंजीनियरिंग की बेतहाशा जॉब है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बहुत ज्यादा जॉब्स हैं, लोगों को मालूम ही नहीं है। अब लोग बेसिकली अपने चाचे मामे से कंपेयर कर रहे होते हैं, चाचे मामे ने कहा कि भाई ये फील्ड अच्छी उस पर ले लिया, आपने कभी स्टडी नहीं करी उस चीज को। तो फूड इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द बेस्ट फील्ड, आई वुड रियली रिकमेंड गो फॉर इट अगर आपका शौक है। मेरिट अगर आपका कम बनता है या आपको कंप्यूटर का, बहुत सारे बच्चों को सीएस का शौक नहीं होता भाई, बहुत सारे। अब एक जो बच्चा है ना जिसको मिल नहीं रही होती सीएस, वो कहता है कि भाई शायद हर बच्चा सीएस में जाएगा, नहीं हर बच्चा नहीं जाता भाई। मुझे शौक नहीं था कभी भी, मुझे जिंदगी में इलेक्ट्रिकल का शौक नहीं था ही नहीं, मुझे शौक नहीं था तो मैं क्यों जाऊँ इसके ऊपर, मुझे मिल रही थी नहीं क्या।
बताने का मकसद ये कि मुझे प्रोग्रामिंग का शौक ही नहीं है। आपको अगर प्रोग्रामिंग का शौक नहीं है तो फिर जो आपको चीज़ अच्छी लगती है उसमें आप जाओ, खुदारा। हर फील्ड में पैसा मिलेगा, डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसको हासिल करोगे। इसी तरीके से जो एनईडी आर्किटेक्चर ऑफर करता है, आर्किटेक्चर का डिपार्टमेंट एनईडी का बहुत अच्छा है। ये एनईडी का जो इसका ओल्ड कैंपस है जो कि आपके पास डीजे साइंस कॉलेज की बैक साइड पे वहाँ पे मौजूद है। इस साल इसका मेरिट 69.60 था, 2024 में 67 का था, 2023 में 67 का था और 2022 में 76 का था और 2021 में 71.05 का था। इसके अलावा फिर कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग आती है। कंस्ट्रक्शन आपके पास सिविल की सब फील्ड है, सिविल की डॉटर फील्ड है। ये 69.56 पे क्लोज हुआ, 66 के ऊपर 2024 में हुआ, 66 के ऊपर 2023 में हुआ, 2022 में 77 के ऊपर हुआ और 2021 के अंदर 72.64 पे हुआ। देखो तमाम प्रोग्राम्स का मेरिट इंक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से पेट्रोलियम इंजीनियरिंग 70.20 पे हुआ। पेट्रोलियम का दुनिया भर में बहुत स्कोप है भाई। ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, गल्फ रीजन जितना आपके पास आ गया या अमेरिका आ गया, पेट्रोलियम का गैसेस कभी खत्म नहीं हो सकती भाई, गैस हमेशा निकलेंगी। ये जो कहते हैं ना कि भैया इलेक्ट्रिक कार आ जाएंगी, भाई इलेक्ट्रिक कार जब भी आएंगी फिर भी अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक कार के अंदर जो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी कहीं न कहीं से लेकर आ रहे हो उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसके लिए आप टरबाइन्स को तो कभी न कभी रन करोगे। आप कैसे भी करते हो, आप वाटर टरबाइन्स पे जाते हो, किसी भी चीज़ के ऊपर जाते हो। तो आपके पास इंजीनियर पेट्रोलियम इंजीनियर की नीड कहीं न कहीं पड़ती रहेगी, सही है? तो आप बेहतरीन फील्ड है, अब गो फॉर इट। इसके अलावा 65.00 2024 के अंदर था, 2023 में 65.77 था, 2022 में 76.13 था, 2021 में 71.25 था। अर्बन इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें 68.83, अर्बन अगेन सिविल की सब फील्ड है, रोड्स की रिगार्डिंग होती है, रोड्स की अच्छा पाकिस्तान में तो रोड का कल्चर नहीं है भाई, मगर दुनिया भर में रोड सेफ्टी बड़ी मैटर करती है, तो अर्बन इंजीनियरिंग की बहुत डिमांड है, लोगों को पता तक नहीं है इस बारे में। बेटा बाहर के मुल्क के अंदर जो है ना, अगर एक पैसेंजर पेडेस्ट्रियन ब्रिज से गुजर रहा है, गाड़ी वाले ने अगर हल्की सी गाड़ी भी आगे कर ली ना, वो पेडेस्ट्रियन आपकी जो है ना आपके ऊपर नीचे जो है ना आपके ऊपर केस कर सकता है। सही है, सीधा सीधा आपके ऊपर जो है ना पर्टिकुलरली आपके ऊपर केस हो जाएगा, बहुत शदीद किस्म का, बहुत शदीद किस्म का आप पे टिकट हो जाएगा। दुनिया भर में रोड जो बनाई जाती है तो उसके लिए प्रॉपर अर्बन इंजीनियरिंग होती है कि भाई अर्बन इंजीनियरिंग के अंदर आप बेसिकली डिस्कस करते हो कि ट्रैफिक किस तरह कंट्रोल होना है, किस तरीके से पॉपुलेशन यहाँ से गुजर रही होगी, ये बहुत बड़ी एक साइंस है। तो भाई ये बहुत अच्छी फील्ड है, लोगों को पता ही नहीं है। लोग वही अभी तक जो है ना आज भी इतनी टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर भी कंप्यूटर के पीछे भाग रहे हैं। भाई कंप्यूटर के साथ भी बाकी फील्ड्स अच्छी हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे 63.40 था 2024 के अंदर, 2023 के अंदर 63.41 था, 76.45 आपके पास 2022 में था, 72.00 आपके पास आ रहा था 2021 के अंदर। इसी तरीके से अगर हम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग अगेन एक बहुत अच्छी फील्ड है। इनफैक्ट यहाँ पे मेरिट प्री मेडिकल के बच्चे का 80 प्लस का मेरिट के ऊपर जाती है। ये इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के बच्चों का लिखा हुआ है। तो आपके पास बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जिन बच्चों का एमबीबीएस में नहीं हो सका तो उनके लिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बेस्ट है। सेकंड नंबर के ऊपर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर याद रखिएगा 2025 73.88 रेगुलर आपके पास इसके अंदर इंजीनियरिंग के बच्चों का और सीएस के बच्चों का 73.88 का गया था। 2024 के अंदर 66.36 का था। इसके अलावा 2023 में 62.77 था और 2022 में 72.50 था। 2021 के अंदर 73 का था। मटेरियल इंजीनियरिंग मैकेनिकल की एक सब फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है। दुनिया भर में मटेरियल्स की मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल्स की काम करने का तरीकेकार, ऑटोमोटिव के अंदर मटेरियल का यूजेज, दुनिया की हर फील्ड के अंदर, हर प्रोडक्शन हाउस के अंदर मटेरियल का इस्तेमाल होगा भैया। उस मटेरियल के इस्तेमाल के लिए मटेरियल इंजीनियरिंग काफी काम आएगी। 68.12 2025 में था, 2024 में 64 था, 2023 में 63 था, 2022 के अंदर 75 था, 2021 में 70.75 था। जबकि अगर हम ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की बात करें तो ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग का 74.54 था आपके पास 2025 के अंदर। ऑटोमोटिव अगेन गाड़ियों के रिगार्डिंग है, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। पाकिस्तान में तो खैर 4-5 ही लोगों की मोनोपोली चल रही है, आईएमसी की चल रही है, इंडस मोटर कंपनी टोयोटा जिसके पास है। इसके अलावा आपके पास चंगान चल रही है, आपके पास सुजुकी चल रही है। मगर दुनिया भर में भैया इलेक्ट्रिक कार्स में कोई भी कार्स हो, कार्स ऑटोमोटिव दुनिया उसके ऊपर ट्रैवल करती है भैया। तो 74.54 68.32 इन 2024, in 25 it was 68.32, in 2022 it was 78.95, in 2021 it was 73.04। इसके अलावा अगर हम मजीद आगे जाएं तो भाई साथ साथ अगर आप देखो तो एनईटी के अंदर 131 ज़्यादा बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी करके किया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका टेस्ट का स्कोर अच्छा हो तो आपने खुदारा जो हमारा न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है उसका हिस्सा बनना है, ताकि आपकी तैयारी बेसिक लेवल से स्टार्ट हो सके, ताकि आप लाइव क्लासेस के ऊपर कोर्स मल्टीपल टाइम कवर कर सको। भाई ये तमाम गाइडेंस आपको हमारे बैचेस के अंदर वैसे ही मिलती है। एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस मिलता है आपको, वो लोग गाइड करते हैं जिन्होंने खुद प्रोफेशनली इन तमाम फील्ड्स में काम किया। ये नहीं कि भैया इंटर में फेल हो गए थे तो बीएससी एमएससी करने के बाद टीचिंग साइड पे आ गए। हमारे इदारे में तमाम टीचर प्रोफेशनल हैं। मैं ये बात बार बार इसलिए बच्चों को बताता हूँ कि भैया खुदारा आपने किसी भी ऐसे बंदे से गाइडेंस नहीं लेनी जिनका प्रोफेशनल साइड पे कोई तजुर्बा ना हो, जिनका कॉर्पोरेट साइड पे कोई तजुर्बा ना हो, जिन्होंने कभी किसी कॉर्पोरेट साइड पे काम नहीं करा, वो आपको नहीं गाइड कर सकते, वो आपको मिस गाइड करेंगे सिर्फ और सिर्फ। जिनको ये मालूम ही नहीं है कॉर्पोरेट साइड चलती कैसे, वो कैसे आपको गाइड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अदर फील्ड पर, जो नेक्स्ट फील्ड आती है इसका नाम है मैनेजमेंट साइंसेज।
एनईडी की मैनेजमेंट साइंसेज़ बहुत अच्छी है। अगर मैं आपको एक हकीकत बताऊँ तो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग को अगर कोई फ़ील्ड टक्कर देती है कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर मैनेजमेंट साइंसेज़ ने, क्योंकि मैंने मैनेजमेंट साइंसेज़ के कई ग्रेजुएट्स को कंट्रोल भी करा। मेरे अंडर भी काम कर रहे थे और मैंने उनसे कई जगहों पे ऊपर उनके साथ भी काम किया। वन ऑफ द बेस्ट फील्ड। अगर आप कल को चाहते हो कि आप इंजीनियरिंग के नए पढ़ो, आप बीएस साइड पे जाओ, तो बीएस मैनेजमेंट साइंसेज करने के बाद आप सप्लाई चेन, मार्केटिंग, फाइनेंस साइड हर जगह पे आ सकते हो। तो ये एनईडी का वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ इसको। वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है। जिस इंसान ने इस डिपार्टमेंट को बनाया था, उनका नाम था डॉक्टर सैयद महमूदुल हसन, वन ऑफ माय वेरी फेवरेट टीचर। अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे। मेरे बड़े अच्छे प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे एंटरप्रेन्योरशिप, उन्होंने मुझे कई कोर्सेज पढ़ाए। मैनेजमेंट के सारे कोर्सेज तकरीबन मैं उनसे पढ़ रहा होता था, उनके कोर्स उठाता था मैं। तो आज वो रॉयल हॉलोवे कॉलेज के अंदर बैठे हुए हैं इंग्लैंड के अंदर, और उनका पीएचडी पाकिस्तान के पहले सप्लाई चेन इंजीनियर थे वो। तो मेरी सप्लाई चेन की जितनी नॉलेज रही वो उनसे रही मेरी। बड़े बेहतरीन इंसान डॉक्टर सैयद महमूदुल हसन साहब। तो बताने का मकसद ये है कि भाई मैनेजमेंट साइंसेज़ की बुनियाद जिस इंसान ने रखी थी ना, वो खुद इंग्लैंड की बेस्ट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे। मास्टर्स उन्होंने वहाँ से किया था, पीएचडी उन्होंने वहाँ से किया था, और आज 16 साल के बाद वो पाकिस्तान छोड़ के वापस इंग्लैंड जाके वहाँ के सबसे मशहूर और सबसे महँगे और सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। तो ख़ैर उन्होंने इसकी तमाम स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था, तमाम स्ट्रक्चर्स को बनाया था। तो 2025 के अंदर 72.58 के मेरिट पे क्लोज़ हुई, 2024 में 69 पे क्लोज़ हुई थी, 2023 में 69 पे क्लोज़ हुई, 2022 में 77 पे क्लोज़ हुई थी, 2021 के अंदर 66 पे क्लोज़ हुई थी। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग अगेन मैकेनिकल के सब फील्ड है। मेटलर्जी का काम मटेरियल से मिलता-जुलता होता है। अगेन इसकी कभी आपकी वर्थ खत्म नहीं होगी। दुनिया भर में हर इंडस्ट्री के अंदर, हर प्रोडक्शन साइट के ऊपर मेटलर्जी इंजीनियर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। गाड़ियों के अंदर हर जगह के ऊपर। तो बेटा ये आपके पास सिंपल तरीके से 2025 के अंदर 66 पे क्लोज़ हुई, 2024 में 63 पे क्लोज़ हुई, 2023 में 60 के ऊपर क्लोज़ हुई, 2022 में 74 पे हुई, 2021 में 67 पे क्लोज़ हुई। पॉलीमर एंड पेट्रोकेमिकल पेट्रोलियम की सब फील्ड है। ये इस साल 65.32 पे क्लोज़ हुई, 2024 में 60.55 पे हुई, 2023 में 60.55 पे हुई, 2022 में 72 पे हुई, 2021 में 70 के ऊपर हुई। अप्लाइड फिजिक्स के अंदर हर तरह का बच्चा अप्लाई कर सकता है। बीएस प्रोग्राम है, और इसको करने के बाद भी आप सीएस साइड पे आ सकते हो। अप्लाइड फिजिक्स ये प्योर फिजिक्स नहीं है, ये अप्लाइड फिजिक्स है। अप्लाइड फिजिक्स करने के बाद भी आप सीएस साइड पे आ सकते हो, ध्यान में रखिएगा। और आप अप्लाइड फिजिक्स करने के बाद भी कई इंडस्ट्रीज के अंदर आप मैकेनिकल साइड पे आ सकते हो, क्योंकि फिजिक्स मैकेनिकल की बुनियादी फील्ड है। फिजिक्स के बगैर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कोई भी प्योर इंजीनियरिंग नहीं हो सकती। तो अप्लाइड फिजिक्स इस साल 63.65 पे क्लोज हुई, 60.25 के ऊपर 2024 में हुई, 60.09 पे 2023 में हुई, 73.0 2022 में हुआ, 2021 के अंदर 58 पे क्लोज हुई। अप्लाइड फिजिक्स करने के बाद अब नासा अप्लाइड फिजिक्स करने के बाद आप एस्ट्रोनॉट बन सकते हो। बहुत सारी इसके अंदर डोमेन्स होती हैं भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड पे भी जा सकते हो। काफ़ी सारे लिंकेज होते हैं। इस तरीके की डेवलपमेंट स्टडीज़ हमारे पास क्लोज़ हुई 59.22 के ऊपर। डेवलपमेंट स्टडीज़ जो है ये आर्किटेक्चर की सब फील्ड है। ये इस साल 59.22 के ऊपर हुई, 2024 के अंदर 60.09 पे हुई, 2023 में 60.91 पे हुई, 2022 में 75 पे हुई, 2021 के अंदर 60 के ऊपर हुई। इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस हमारे पास 69.98 2025 में हुआ, 2024 के अंदर 61.36 के ऊपर हुआ, 2023 में भी सेम रहा, 71.50 2022 में रहा, 65.50 2021 में रहा। इकोनॉमिक एंड फाइनेंस अगेन एनईडी की अच्छी फील्ड है। वो बच्चे जो कॉमर्स बैकग्राउंड के ऊपर हैं, तो मैनेजमेंट साइंसेज हो गया, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस हो गया, कंप्यूटेशनल फाइनेंस हो गया, आपको मिल रही होती है। कंप्यूटेशनल फाइनेंस नहीं मिलती, बाकी मिल रही होती है। खैर, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और इंग्लिश लिंग्विस्टिक बहुत अच्छी फील्ड है। अगर कल को एचआर साइड पे करियर बनाना है, अगर कल को आपको करियर बनाना है बिजनेस साइड के ऊपर, तो इंग्लिश लिंग्विस्टिक से बेहतर कोई फील्ड नहीं है। इसका मतलब इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती भाई यहाँ पे आपको स्पीकिंग स्किल्स, और यहाँ पे आपको 4 साल का जो आप कोर्स करते हो मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं। तो भैया ये डिग्री दुनिया भर में बड़ी डिमांडिंग है। इंग्लिश लिंग्विस्टिक करने के बाद आप सोशल साइंसेज में मास्टर्स कर सकते हो। इनफैक्ट जब मैं अपने यूएस में मास्टर्स कर रहा था, तो एनईडी की ही मैंने एक इंग्लिश लिंग्विस्टिक के जो ग्रेजुएट थी, उनसे मेरी मुलाकात रही, एंड शी वाज डूइंग द एमबीए फ्रॉम द टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी। तो बताने का मकसद ये है कि भाई इसकी बड़ी डिमांड है, दुनिया भर में आप एमबीए कर सकते हो, बहुत सारी जगहों पे आ सकते हो। अच्छा, इंग्लिश लिंग्विस्टिक लास्ट ईयर 69.98 पे क्लोज हुई, सॉरी 62.65 पे क्लोज हुई थी। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का लोगों को नहीं पता, ये 5 साल का एनईटी का प्रोग्राम है, वाहिद प्रोग्राम है जो 5 इयर्स का है, बाकी सारे प्रोग्राम 4 इयर्स के होते हैं। तो ये जो आपके पास फील्ड आ रही है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की, इसकी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सबसे ज्यादा वर्थ है। फार्मा के अंदर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की सबसे ज्यादा वर्थ है, एफएमसीजी सेक्टर में सबसे ज्यादा वर्थ है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो आपके जितने इंडस्ट्रियल प्रोसेस आ रहे हैं, जितने आपके केमिकल प्रोसेस आ रहे हैं, ये उनका निचोड़ है, और ये बेहतरीन फील्ड है। मैं रिकमेंड करता हूँ बच्चों को। टेक्सटाइल साइंसेज का लास्ट ईयर का मेरिट 63.89 था, और बाकी ईयर्स का गिवन मेंशन है आपके सामने। टेक्सटाइल साइंसेज टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट साइंस का मिक्सचर है। और अगेन आपके पास टेक्सटाइल साइंसेज की पाकिस्तान में बेतहाशा जॉब में, टेक्सटाइल साइंसेज करने के बाद ना सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर में आ सकते हो, बल्कि आप किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर मैनेजमेंट साइड पे भी आ सकते हो, क्योंकि ये मैनेजमेंट का और टेक्सटाइल का मिक्सचर आ रही है। इसके अलावा फिर एनईटी का एक और कैंपस जो है, थर्ड कैंपस, वहां पे 2 फील्ड्स ऑफर होती है, सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस, तो उनके लास्ट ईयर का मेरिट भी मेंशन है। तो ये हमारे पास ओवरऑल
25 से प्रीवियस जितने ईयर्स थे उनकी मेरिट लिस्ट आ रही है। बट एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, खुदारा आपका मेरिट 88 प्लस का होना चाहिए, 85 प्लस का होना चाहिए, वो फॉर अ सेफर साइड। मगर लास्ट 5 ईयर्स के मेरिट के ऊपर आप इस साल की प्रेडिक्शन अपनी कर सकते हो कि इस साल मेरिट जो होगा 1-1% इंक्रीज कर लो, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर लास्ट ईयर 87.53 पे हुई थी तो इस साल 83 का उसके ऊपर रखो। कंप्यूटर सिस्टम अगर लास्ट ईयर 85.84 पे हुआ था तो इस साल 86 का रखो, क्योंकि मेरिट हमेशा इंक्रीज होता है, क्योंकि हर साल बेतहाशा नया बच्चे का इजाफा होता है और पुराने ईयर का जो गैप ईयर वाला था, जो पुराने ईयर का बच्चा था जिसने प्रॉपर्ली तैयारी नहीं करी थी, जिसने प्रॉपर्ली चीजों को नहीं पढ़ा था, जो पुराने सालों का बच्चा था वो भी फिर ऐड होता है और वो भी ऐड होने के बाद कंपटीशन में अपना हिस्सा डालता है, निचोड़ डालता है। एक चीज बस मैं यहाँ पे आपको डिफाइन बैक करना चाहूंगा, खुदारा आपने तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है। अभी हमारे पास बैच नंबर 4 इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने लाजमी तौर पे इसका हिस्सा बनना है। आप इससे ज्यादा लेट नहीं कर सकते। एनईटी का पहला टेस्ट आपके पास अप्रैल मई के अंदर आ जाएगा। फरवरी से आपके पास उसके एडमिशन फॉर्म्स अनाउंस हो रहे हैं। मैं आपको ये बात कंफर्म बता रहा हूँ कि मेरी कल ही एनईटी एडमिशन कमेटी से बात हो रही थी, जो उनके मेरे काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं वहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे कोलीग्स हैं, मेरे असातिज़ा मौजूद हैं। तो मैं कल ही उनसे ये चीज़ कंफर्म कर रहा था ताकि आप लोगों के लिए वीडियो डिज़ाइन कर सकूँ। तो भैया आप इससे ज़्यादा लेट नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर तैयारी कवर हो, उसके लिए बैच का हिस्सा बनना ज़रूरी है। बैच में आपको फ़ायदा क्या मिलता है? सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड टीचर्स, पाकिस्तान की वो टीचर जो किसी भी प्राइवेट इदारे में जब पढ़ाते हैं तो 2.5-3 लाख की सैलरी लेते हैं, हमसे भी वो इतनी सैलरी लेते हैं। मगर उन इदारों के अंदर बच्चों से जो फीस ली जाती है वो 70,000 रुपये 60,000 रुपये ली जाती है। ऑन दी अदर एंड अगर आप हमारे बैचेस में आते हैं तो पूरे साल की एकेडमिक ईयर की फीस बामुश्किल 8,500 होती है, जिसमें आपको पाकिस्तान की तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी तैयारी कवर करवाई जाती है। अगर आप इंजीनियरिंग के बैच में आ रहे हैं, चाहे वो नस्ट हो, चाहे वो एनईटी हो, फास्ट हो, जीआईके हो, कॉमसेट्स हो, प्याज हो, आईबीएस, सीएस हो, लम्स का एलकेट हो, दाऊद यूनिवर्सिटी हो, कराची यूनिवर्सिटी हो, पंजाब यूनिवर्सिटी हो। अगर आप बिजनेस के बैच में आते हैं, बीकेट के बैच में आते हैं, तो तमाम यूनिवर्सिटीज की बिजनेस प्रोग्राम की तैयारी कवर होती है, चाहे वो बिजनेस स्कूल हो, चाहे वो आईबी हो, लम्स हो। अगर आप मेडिकल के बैच में आते हैं तो मेडिकल की तमाम यूनिवर्सिटी तैयारी कवर होती है, एमडी कैट हो, नम्स हो, एकेयू, या नस के अप्लाइड साइंसेस के प्रोग्राम्स हो, या एनईटी के बायो मेडिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हो। बताने का मकसद ये है कि लाइव क्लासेस के अंदर आपका स्केड्यूल क्या होता है। भाई लाइव क्लासेस के अंदर आपको मल्टीपल टीचर्स बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर चीजें कवर करवाते हैं। मल्टीपल टीचर्स, हमारी तमाम की तमाम क्लासेस स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कंडक्ट होती हैं। रिमेंबर दिस थिंग, ये क्लासेस किसी जूम शूम पे कंडक्ट नहीं होती है भाई, ये बेकार एप्लीकेशन कर रही होती हैं। हमारी तमाम की तमाम स्मार्ट बोर्ड की जो क्लासेस होती हैं, जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, दे ऑल आर कंडक्टेड ऑन आवर ओन प्लेटफॉर्म। हमने अपना प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह क्रिएट किया, हमारे सॉफ्टवेयर टीम ने क्रिएट करा, और उस प्लेटफॉर्म, उस एप्लीकेशन का, उस एलएमएस पोर्टल का आपको एक्सेस मिलता है। आईडी पासवर्ड डाल के आप उसे लॉगिन करते हो। हमारी जितनी भी लाइव क्लासेस होती हैं सारी की सारी वहीं से सिर्फ कंडक्ट हो सकती हैं। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है आपको उसकी ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग मिलती है। आपको हम लोग कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा फीचर सबसे यूनिक है। आप यकीन मानो मुझे बड़ा अफसोस होता है जब इस मुल्क के बच्चों के साथ नुकसान किया जाता है। मैं ऐसे ऐसे इदारों को जानता हूँ, नाम नहीं लेते भाई, ऐसे ऐसे इदारे हैं जो सिर्फ कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग का जो बैच है ना, 40,000 रुपए का, 22,000 रुपए का बेच रहे होते हैं। शर्म नहीं आती? तो आपको हमारे बैचेस में कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग वैसी मिलती है, जो लाइव क्लास कंडक्ट होगी उसकी रिकॉर्डिंग में मिलेगी। इसके अलावा आपको तमाम के तमाम टीचर जो पढ़ाते हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको 2-2 प्रोफेसर मिलते हैं ताकि आपका कोर्स रैपिडली कवर हो। विद इन 2 मंथ्स में एक दफा कोर्स कवर हो। फिर जैसे ही कोर्स कवर होगा तो आपको बैच से रिमूव नहीं किया जाएगा। कंप्लीट एकेडमिक ईयर तक आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होता रहेगा। तो जो भी टीचर क्लास में टॉपिक कवर करवाता है वो प्रैक्टिस मटेरियल, स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस मटेरियल, अगर आपने हमारे प्रैक्टिस मटेरियल को सॉल्व कर लिया, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आप एनईटी में पोजीशन लेकर आओगे, आप नस में पोजीशन लेकर आओगे, आप आईबी में पोजीशन लेकर आओगे, आप एमटी कैट में पोजीशन लेकर आओगे। तो जो प्रैक्टिस मटेरियल तैयार किया जाता है उस प्रैक्टिस मटेरियल का आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है कि भाई इस प्रैक्टिस मटेरियल में क्या क्वेश्चन थे क्या नहीं थे। ना सिर्फ ये, बल्कि आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। अच्छा, ये प्रैक्टिस मटेरियल तमाम का तमाम टीपीपीस के ऊपर बेस करता है, यानी कि टॉपिकल पास्ट पेपर्स के ऊपर। ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, उन टेस्टों का वीडियो सोल्यूशन आपको मिलता है। और ये जो टीचर आपके वीडियो सोल्यूशन बनाते हैं, ये कोई स्टूडेंट नहीं होता भाई, कोई बच्चा नहीं होता, ये प्रॉपर प्रोफेसर है। प्रोफेसर हसन कुरैशी बैठे हुए जो कि ए लेवल के बड़े मशहूर टीचर हैं, काफी सालों से एप्टीट्यूड मैथ्स पढ़ा रहे हैं। ये एज अ टेस्टिंग डिपार्टमेंट के टीचर हैं जिनका काम है कि हर प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सोल्यूशन देना आपको। हर सब्जेक्ट के समय डिफरेंट है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। इसी तरीके से इनका एक और काम ये कि ये आपकी प्रॉपर्ली लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करते हैं। तो आपकी हर सब्जेक्ट की लाइव डाउट क्लास वीक के अंदर होती है, ताकि अगर कोई मसला, कोई क्वेरी आपको फेस करते हो लाइव क्लास में के अंदर, तो आप डायरेक्टली वो पूछ सकते हो। बट अगर खुद से कोई मटेरियल आप सॉल्व करो, वहां पे कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हो, तो डाउट क्लासेस के अंदर वो भी आपको मिलती है। इसके अलावा आपके सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे 24/7 हमारी डाउट टीम एक अलग मौजूद होती है जो कि जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं। तो वहां पे आप 24/7 के ऊपर अपनी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, वहां पे भी पूछ सकते हैं। तो ये तमाम फीचर्स आपको मिलते हैं। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, पाकिस्तान में यूट्यूब तो बहुत दूर की बात है, वो इदारे जो 70,000 रुपए भी चार्ज कर रहे हैं ना, आपको ये फीचर्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। कोई भी इदारा आपको एक सब्जेक्ट का मल्टीपल टीचर नहीं देगा। वो नॉर्मली उनके पास क्या होगा, आप उनके पास जाकर एडमिशन करवाओगे, 10,500 रुपए फीस ले रहे होंगे, वहां पे एक टीचर ही आपको मैथ्स पढ़ा रहा होगा, फिजिक्स पढ़ा रहा होगा,
केमिस्ट्री, कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ। हमारे पास आपको हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स मिलती हैं, मल्टीपल टीचर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया आप वीकडेज़ पे क्लासेस लेना चाहो, वीकडेज़ पे मिलेंगी, वीकेंड पे लेना चाहो, वीकेंड पे मिलेंगी। और अगर कोई बच्चा पूरा हफ्ता क्लासेस लेना चाहे, पूरा हफ्ता मिलेंगी ताकि उसका कोर्स जल्दी कवर हो। कोई बच्चा कहता है मैं सिर्फ वीकडेज़ पे सर हाशिम को फॉलो करूँगा, आप मेरी क्लास को लो। कोई बच्चा कहता है मैं प्रोफेसर आफ्ताब को फॉलो करूँ, उनको फॉलो करो। कोई बच्चा कहता है मैं सर रोनाल्ड विल्फर्ड को फॉलो करूँ, उनको फॉलो करो। कोई बच्चा कहता है मैं सर बिलाल को फॉलो करूँ, उनको फॉलो करो। तो आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी। ये सबसे बड़ा फ़र्क है। आपका कोई फ्रेंड बैठा हुआ होगा ना किसी कोचिंग के अंदर, पूछिएगा कितने टीचर्स मिल रहे हैं? एक टीचर मिल रहा होगा, वो भी घिस-घिस के बेचारा पढ़ा रहा होगा। वो भी जानबूझ के आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ा रहा होगा। हमारा एक दफ़ा कंप्लीट कोर्स नस के नेट 1 से पहले ऑलरेडी हो चुका है। दूसरी दफ़ा कोर्स अभी कंप्लीट करवा देंगे। फिर नेट नंबर 3 से पहले कोर्स कवर होगा, नेट नंबर 2 से पहले कोर्स कवर होगा, एनईटी के राउंड 1 से पहले कोर्स कवर होगा, एनईटी राउंड 2 से पहले कोर्स कवर अप होगा फिर। तो आपको बार-बार पैसे नहीं देने। आप एक दफ़ा जो फीस देते हो, इस वक़्त जो हमारी फीस चल रही है इट इज़ 8500। भाई फीस हमारी ज़ाहिर-सी बात है जनवरी में अगर आप आएँगे तो फीस ज़्यादा होगी, क्योंकि फीस मंथ टू मंथ पे इंक्रीज़ होती है। तो हम जो फीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चा हमारी फीस पे हमारे पास नहीं आता, बच्चा हमारे फीचर्स के ऊपर हमारे पास आता है, बच्चा हमारी क्वालिटी पे हमारे पास आता है। इस वक़्त जो हमारी फीस चल रही है पूरे पाकिस्तान में सबसे लोएस्ट चल रही है, मगर जो क्वालिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो इदारे जो ₹80,000 ₹70,000 चार्ज कर रहे हैं उनसे बेहतर प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड वी हैव प्रूवन दिस थिंग कि आप पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे बच्चों ने पोजीशन स्कोर करी है। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में पोजीशन नहीं है कि हम एक यूनिवर्सिटी का ढिंढोरा पीटें। मुझे तो शर्म आती है कहते हुए कि मैं एक ऐसे इदारे को जानता हूँ जो कि नस के अंदर 130 वालों का हाईएस्ट अचीवर बता रहा था। हमारे पास 2024 में भी नस के अंदर 170 का स्कोर आया था। नस सबसे डिफिकल्ट यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की। 2025 के अंदर भी हमारे पास नस के अंदर से पोजीशन आई है 3 पोजीशन। 2026 के अंदर जो भी नेट 1 हुआ उसके अंदर 2 पोजीशंस आई हुई हैं। फास्ट के अंदर जो इस साल की पहली पोजीशन तो हमारे पास से थी। जीआईके में 4 पोजीशन हमारे पास इस साल से आई हैं। एमडी कैट की फर्स्ट पोजीशन हमारे पास से आई है। आईबी की फर्स्ट पोजीशन हमारे पास आई है, 4th पोजीशन। बताने का मकसद ये कि भाई हमारे इदारे की किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में पोजीशन नहीं है। हमारे इदारे की हर डोमेन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशंस है, हर डोमेन के अंदर। उसके पीछे रीज़न हमारी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, उसके पीछे रीज़न हमारा एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। वो बच्चा जो हमारी बैचेस के अंदर टेस्टों को अटेम्प्ट नहीं करता, अगर आप 3 कंसेक्यूटिव टेस्टों को छोड़ता आपको बैच निकाल दिया जाता है। ये हमारा एक सिस्टम है, ये डंडा है बेटा हमारी तरफ से। एडमिन टीम जो हमारी है बड़ी स्ट्रॉन्ग एडमिन टीम बैठी हुई है। एडमिन टीम कोऑर्डिनेटर्स का काम यही है कि अगर बच्चे ने 3 कंसेक्यूटिव टेस्टों को छोड़ दिया उसको बैच से निकाल दिया जाएगा, अनलेस एंड अनटिल उसके पेरेंट्स आके माफी मांग के ये डिफाइन ना करें कि भाई बच्चे ने टेस्ट क्यों नहीं दिए थे। मकसद निकालना बच्चे को बैच से निकालना नहीं है। मकसद यहाँ पे बच्चे को बैच से निकालना नहीं है, उसको रुस्वा नहीं करना। मकसद यहाँ पे बच्चे को ये बात समझाने का है कि भैया टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। जितनी मेहनत करोगे उसमें आपके लिए फ़ायदा है। मकसद यहाँ पे ये है, मकसद यहाँ पर ये नहीं है कि हम किसी बच्चे की तज़लील करें और उसको बोलें कि भैया तुमने पैसे दे दिए अब तुम्हें बैच से निकालने नहीं। मकसद यहाँ पर ये है कि बच्चा ये समझ सके कि भाई ये जो बच्चे आपके सामने दिख रहे हैं, ये बच्चे आप जैसे घरों से बिलॉन्ग करते थे। इन बच्चों में बस एक ख़ास क्वालिटी थी कि इनमें से तमाम बच्चे 99% बच्चे हमारे इनिशियल बैचेस के थे। तो भाई खुदारा अभी आप तैयारी स्टार्ट करोगे तो आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर होगा। दूसरे नंबर पे इन बच्चों को नो कहना आता था। इन्होंने अपने फैमिली गैदरिंग्स को, शादियों को बैठ के छोड़ा। इन्होंने रातों की नींद को बैठ के छोड़ा। तो अगर आप किसी मुकाम पे जाना चाहते हो, देखो आज दिसंबर की 21 तारीख पे आप खड़े हुए हो। दिसंबर की 21 तारीख आप जुलाई के अंदर यकीन मानो जितनी जिम करना है, जितनी एक्सरसाइज करनी है, जितनी फुटबॉल खेलनी है, जितनी खानदान की शादियों में जानी है, जितनी आपको सीरीज देखनी है। मैं नेटफ्लिक्स सीरीज में कहने वाला था, आपको नेटफ्लिक्स देखना चाहिए, नेटफ्लिक्स नहीं देखना चाहिए। खैर, तो जितनी आपको सीरीज देखनी है ना, ये सारी की सारी आप देख सकते हो जुलाई के बाद। ये 6 महीने का जो टाइम पीरियड है बड़ा क्रूशियल टाइम पीरियड है। अगर तो मेहनत कर लोगे किसी अच्छी जगह पे बैठ जाओगे, नहीं तो बेटा गैप ईयर लेना बहुत मुश्किल डिसीजन होता है। मैं अक्सर बच्चों को बात बताता हूँ, लोगों को लगता है शायद गैप ईयर बहुत आसान है। बेटा गैप ईयर जो बच्चा लेता है ना, अगर कोई बच्चा यहाँ पे बैठ के सुन रहा है मेरी बात, तो बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कि गैप ईयर लेने के ऊपर जितनी अजियत होती है ना, आप सोच नहीं सकते। जब खानदान वाले रोज सुबह बैठ के आपको ताने देते हैं, जब माँ बाप भी आपको ताने देते हैं कि रोज सुबह पढ़ के उठ के आ गया है, सुबह उठ गया तू, कि भाई बैठ के सुबह सोता रहता है। माँ बाप बेचारे आपकी भलाई के लिए कहते हैं, जाहिर सी बात है। जब आप देखते हो कि आपके साथ वाले किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हुए उनकी स्ट्रीक्स आप खोलते हो, जब आप देखते हो कि साथ वाले एंजॉय कर रहे हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो आप फिर बैठ के पछताते हो कि यार आपने क्यों टाइम ज़ाया कर दिया। तो 6 महीने 7 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेहनत करिए, इसमें एफर्ट्स डालिए, इसमें इतनी मेहनत करिए कि आप तमाम लोगों को बीट कर दें और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल कर सकें। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार जो बच्चों की पिक्चर दिखाता हूँ, मैं इसलिए दिखाता हूँ कि इस कौम के बच्चे, अगर एक बच्चा भी इससे एक गाइडेंस ले सके कि यार मोटिवेशन ले सके कि देखो गिरते हैं वो शायद सवारी मैदान जंग में, वो तुफल ही क्या करे जो घुटनों के बल चले। इसका मतलब ये होता है जब तक जंग के अंदर आप गिरोगे नहीं, हारोगे नहीं, आप जीतना नहीं सीख सकते। तो अभी तो आप जंग की तैयारी नहीं स्टार्ट करी आपने, तो जंग की तैयारी करना स्टार्ट करो भाई। उस जंग के लिए आपको रातों की नींदों को भी हराम करना होगा, आपको दोस्तों की गैदरिंग को भी छोड़ना होगा, आपको मेहनत भी करनी होगी। बेटा जो दोस्त छोड़ोगे ना, अच्छी यूनिवर्सिटी चले जाओगे, सारे लोग वापस आ जाएँगे। चाहे वो लड़के हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे कोई भी हो। आप कहीं भी चले जाओ, मैं गारंटी देता हूँ आपको। आप किसी मुकाम पे पहुँच जाओगे ना, ये सारे लोग वापस आ जाएँगे। अरे मेरे भाई मैं तो कहता था तुम इतना अच्छा स्कोर कर लोगे, मैं तो कहते था तुम इतना अच्छा परफॉर्म कर लोगे। मगर जब आप अपनी ज़िंदगी के लोएस्ट के ऊपर होगे ना, तो कोई आपकी मदद करने को नहीं आएगा। एक बड़ा मशहूर शेर मुझे बड़ा पसंद है
मैं अक्सर बच्चों को समझाता हूँ, डिफीट इज ऑर्फन बट विक्ट्री हैज मैनी फादर। शिकस्त यतीम होती है मगर जीत के कई बाप निकल कर आ जाते हैं। जब आप हारते हो ना तो खानदान वाले सिर्फ बातें करते हैं, जलील करते हैं कि ये तो कभी पास ही नहीं हो सकता था, हमें तो पता था इसके लक्षण ही ऐसे थे इसका तो। मगर जब आप जीत जाते हो ना, तो वो जो फुप्पा के मामा के अंकल भी होते हैं ना, वो भी आपसे रिजल्ट भी पूछते हैं और फिर कहते हैं हाय मेरा बच्चा कितना फखर का मुकाम है, तुमने अच्छी अच्छी जगह चले गए। उस वक्त आपके जो है ना पैर ही अलग चल रहे होते हैं। तो भाई खुदारा मेहनत करिए, मेहनत करने के ऊपर जाइए और मेहनत ही में अजमत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, उन्हें बताइएगा कि सर हाशिम ने एनईडी यूनिवर्सिटी 26 की अपडेट्स प्रोवाइड करी हैं और लास्ट 5 ईयर्स का मेरिट क्लोजिंग को भी एक्सप्लेन करा है बहुत डिटेल के अंदर। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच हाशिम, जस्ट साइनिंग ऑफ।